वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज नहीं बोलूँगा, ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये जो किताब देख रहे हो, इस किताब पर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं पूरी बुक को वन शॉट के अंदर कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप पूरी किताब को एक वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप वन चैप्टर बाई चैप्टर देखना चाहते हैं तो वो पूरी की पूरी सीरीज हमने अपलोड कर दी है। तो डिपेंड करता है आप सभी पे। अगर आप वन बाय वन देखना चाहते हैं तो उस सीरीज को फॉलो करें। अगर आप पूरी बुक को एक वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ क्या है, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बढ़िया शो कौन सा है, तो अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, या फिर अगर नहीं पता तो आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, फिर उसके बाद मुझे उसका नाम बताओगे। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा नाम बताओगे जो एक्चुअल में आप टीवी शोज़ या फिर कोई वेब सीरीज़ ये सारी चीज़ें देखते होंगे। लेकिन मैं आपको इसका एक यूनिक आंसर देता हूँ। यस, द ग्रेटेस्ट शो ऑन दिस अर्थ इज़ मनी, यानी कि जो ग्रेटेस्ट शो है इस पूरी अर्थ पर, उस शो का नाम है मनी, पैसा। और जो इस शो को समझ लेता है, जो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, जो इसके बहकावे में नहीं आता, इसका गुलाम नहीं बनता, वो अपनी लाइफ में अमीर बन जाता है और वो अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर लेता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इस किताब के ऑथर, ये जो आपको दिख रही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं। इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है उसका नाम ही ऑथर ने रखा है द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ। और जो इस शो को नहीं समझ पाते वो इसके गुलाम बने रहते हैं और इसके बहकावे में आकर अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में, यानी कि ये अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिच डैड पुअर डैड जो किताब है उसको कवर किया है। उसके टोटल 8 एपिसोड्स थे। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देखिए। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस सीरीज़ का फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमारी सीरीज़ है उसका सेकेंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं अपनी द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके हर एक चैप्टर को समझेंगे। लेकिन इस फर्स्ट वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ लो, आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे इस किताब को पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्यारी किताब है वेस्टर्न ऑथर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस किताब को फ्रेम किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस किताब में यूज़ करे हैं, वो आपको एक्चुअल बताएंगे आपकी ग्राउंड रियलिटी को। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम 2 स्टोरी के माध्यम से। ये दोनों स्टोरी इतनी प्यारी स्टोरी हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की जो एक अमेरिका के एक छोटे से गांव में पैदा होता है, बिल्कुल छोटे से गांव में पैदा होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक जो इस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ वो ये है कि ये अपनी पूरी फैमिली से पहला ऐसा स्टूडेंट रहा है, पहला ऐसा लड़का रहा है अपनी फैमिली से जिसने 10वीं पास करी है। आप सोचो, जिसने 10वीं पास करी, इसकी पूरी फैमिली से ऐसा कोई नहीं था जो 10वीं पढ़ा हो। ये पहला बच्चा था जिसने अपनी फैमिली से हाई स्कूल किया। उसके बाद 25 साल तक इस लड़के ने गैस स्टेशन पे काम किया और 17 साल तक फ्लोर सफाई का काम किया। काम भी उसी तरीके के करे जिस तरीके के इसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। लेकिन इस तरीके के काम करने के बावजूद 38 साल की उम्र में इसी लड़के ने $12,000 का एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदा। अब सोच कर देखिए, यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इसके बाद 50 साल की एज में इसकी वाइफ की हो जाती है डेथ और इसने दूसरी शादी नहीं करी। अमेरिका के अंदर नॉर्मली दूसरी शादी होती है, बट इसने दूसरी शादी नहीं करी। इसके बाद 2014 में 92 साल की उम्र में इसकी होती है डेथ। अब यहाँ से एकदम से सारी चीज़ें पलट जाएंगी। अब आपको कुछ नया समझ में आने वाला है। जब इसकी डेथ हुई थी 2014 में, तो अमेरिका के अंदर अभी तक इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन 2014 में जब ये मरा तो ये इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका था। यानी कि पूरे अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पर इसको लोग जानने लगे थे। ऐसा क्यों? अब मैं आपको वो बताता हूँ। 2014 में 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी अमेरिका के अंदर, और उसमें से केवल 4,000 ऐसे लोग थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। और उन 4,000 में से इस व्यक्ति का नाम भी था, यानी कि उन 4,000 में ये व्यक्ति भी आता था। ज़रा सोच कर देखिए, गरीब परिवार से आया हुआ बच्चा जिसने गैस स्टेशन पर काम किया, फ्लोर सफाई करी, और जब उसकी डेथ हुई तो उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन निकली। अमेजिंग। और इस बच्चे का नाम था माय डियर फ्रेंड रोनाल्ड जेम्स रेड।
जी हाँ, एक गरीब बच्चे से लेकर 8 मिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ क्रिएट करने तक की जर्नी ये थी। इसके बाद अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल बैकग्राउंड से था, यानी कि जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जिसने MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी और जो मैरिल लिंच जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर था। इस लड़का, ये जो लड़का था जिसने MBA हार्वर्ड से किया था, ये जिस कंपनी में काम करता था उसके जो CEO थे, उस कंपनी के जो CEO थे, वो इस व्यक्ति की जो बिजनेस स्किल्स थी, इस व्यक्ति की जो लीडरशिप क्वालिटी थी, इस व्यक्ति की जो पर्सनल इंटीग्रिटी स्किल्स थी, इसकी जो जजमेंट स्किल्स थी, ये जिस तरीके से चीज़ों को करता था, जिस तरीके से ये फाइनेंस के बारे में समझता था, जिस तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता था, जिस तरीके से ये बिजनेस स्किल्स को क्रिएट करके कुछ नया क्रिएट कर देता था, इसका ये फैन था। यानी कि इसकी कंपनी का CEO इसका फैन था। इसके बाद जब इसकी डेथ हुई, अब ज़रा सोच कर देखिए, इसने बहुत पैसा कमाया था अपनी यंग अर्ली एज में, इसने बहुत पैसा कमाया था। लेकिन जब इसकी डेथ हुई, इसकी डेथ कब हुई? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब उस व्यक्ति की, रोनाल्ड जेम्स रेड की डेथ हुई थी 2014 में, तो उसके 4-5 महीने बाद ही इस व्यक्ति की डेथ हुई। ये भी न्यूज़ हेडलाइन बना। पर ये क्यों बना? इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली पर हज़ारों करोड़ों का कर्जा छोड़ कर गया था। एक तरफ रोनाल्ड जेम्स जो अपनी फैमिली के लिए $8 मिलियन छोड़कर गया था, वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड फस्कॉन, ये अपनी फैमिली पर बहुत सारा कर्जा छोड़कर गया था। और फ़र्क देखिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई फॉर्मल एक्सपीरियंस रहा, ना कोई उसका अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, ना उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग हुई, ना ही किसी तरह के उसके बड़े बड़े कनेक्शंस थे, उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को बीट कर दिया जिसका एक बहुत तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा, बहुत तगड़ी फॉर्मल एजुकेशन रही, जिसकी ट्रेनिंग भी अच्छी रही, फॉर्मल एक्सपीरियंस भी अच्छा था, जिसके कनेक्शंस भी बहुत बड़े बड़े थे। ऐसा क्यों हुआ? अब इस चीज़ के बारे में ऑथर ने इस किताब में बताया है। ऑथर बताते हैं कि आपका पैसे के साथ कैसा संबंध है, ये इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि आपका पैसे से कैसा संबंध है ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो पैसे के प्रति कैसा है। और जो ये बिहेवियर है ना पैसे के प्रति, ये किसी को सिखाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों को जो स्मार्ट होते हैं, जो रिचर्ड जैसे स्मार्ट होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं, फिर इन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और ये फिर दौलत को बुरी तरह से उड़ाते हैं। तो किसी को भी बिहेवियर टूवर्ड्स द मनी सिखाना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इस किताब के अंदर ये सारी चीज़ें बखूबी बहुत आसान तरीके से समझाई हैं, जो कि मैं आपको पूरी इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये जो बिहेवियर टूवर्ड्स द मनी होता है, इसी को ऑथर ने सॉफ्ट स्किल्स बोला है, और इसी सॉफ्ट स्किल्स को ऑथर ने नाम दिया है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑथर ने 2 तरह की स्किल्स के बारे में बात करी है। एक होती है टेक्निकल स्किल। अब ये टेक्निकल स्किल क्या होती है? अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियोस देखी होंगी, तो आपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, स्टार्टअप, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस किताब में चर्चा करी थी। तो इन सारी स्किल्स को बोला जाता है टेक्निकल स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन इसके अलावा और स्किल्स भी होती हैं, जैसे बिहेवियरल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके साथ साथ पैसे को लेकर आपके इमोशंस, बायसेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और जो सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है वो कवर करी है आपकी इस किताब में द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। यानी कि जो टेक्निकल स्किल्स होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो आपको बताती हैं कि अमीर कैसे बनना है, और जो सॉफ्ट स्किल्स होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो आपको बताती है कि अमीर कैसे बने रहना है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिच डैड पुअर डैड किताब है वो आपको बताती है कि अमीर कैसे बनना है, और जो अपनी ये प्यारी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये किताब आपको बताती है कि अमीर कैसे बने रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमीर तो आप बन जाओगे, अमीर बनने का मतलब ये नहीं करोड़ों कमाना। अमीर बनने का मतलब होता है कि जो पैसा आपके पास आया है उसको लेकर आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपका उसके प्रति बिहेवियर कैसा है, वो डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितने अमीर बनोगे। और वो चीज़ बखूबी ये किताब आपको सिखाएगी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इस किताब में हम सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा 2 चीज़ों पर ऑथर ने और फोकस किया है, वो है माय डियर फ्रेंड हेल्थ एंड वेल्थ। अगर मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, दिन रात जिम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए तो उनका बैंक बैलेंस 0 होता है, यानी कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपना खर्चा पानी भी पूरी तरह से उठा ले।
तो ये लाइफ भी यूजलेस है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा काम में घुस जाते हैं कि अपनी हेल्थ पर ही ध्यान नहीं देते, और उनकी हेल्थ ऐसी हो जाती है कि जितना पैसा उन्होंने कमाया उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये लाइफ भी ख़राब है, ये भी ख़त्म है। तो कैसे आपको हेल्थ और वेल्थ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है, और उसका यूज़ करके कैसे आपको अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में जीना है, उस चीज़ के बारे में भी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाया गया है। बहुत प्यारी किताब है, हर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टूवर्ड द मनी कवर किए गए इस किताब के अंदर। इसके साथ साथ जो चैप्टर्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो चैप्टर्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं वो चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड, नो वंस क्रेजी, लक एंड रिस्क, नेवर इनफ, कंपाउंडिंग, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, टेल्स यू विन, फ्रीडम, मैन इन द कार पैराडॉक्स, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, सेव मनी, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल, सरप्राइज, रूम फॉर एरर, you will change, nothing is free, you and me, the seduction of pessimism, when you will believe anything, all together now, confessions। तो ये वो चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड, 20 चैप्टर्स हैं। इन 20 चैप्टर्स पर हम 20 वीडियोस सेपरेटली बनाएंगे और हर एक चैप्टर को इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर आप किताब भी पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किताब पढ़ते हो तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा देखिए, और जो रिच डैड पुअर डैड वाली अपनी सीरीज़ है जो हमने कवर करी है, किताब के हर एक चैप्टर को मैंने कवर किया है। और मेरा क्या फोकस है, मेरा फोकस है कि मैं आपको चीज़ें उस तरीके से समझो। देखो, अगर आप किताबें सुनोगे तो सिर्फ आप सुनते हो, वहाँ पे पढ़ोगे तो सिर्फ आप पढ़ते हो। लोगों का टारगेट होता है कैसे एक हफ्ते के अंदर एक किताब पढ़नी है, ख़त्म करनी है, तो ख़त्म कर लोगे। किताब ख़त्म करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको समझो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका कैसे रिजल्ट हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकें, जो ऑथर हमें बता रहे हैं उसका कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किताबें भले ही मैं वेस्टर्न ऑथर्स की कवर कर रहा हूँ, जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, लोग जिनको डिनाई भी करते हैं कि उनके थॉट प्रोसेस अलग होती हैं, बट डोंट वरी, मैं उनकी एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं उनके थॉट प्रोसेस कैसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिकल है, कौन सी यूज़ करने लायक है, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते और जितना पढ़कर गेन कर सको उससे ज़्यादा गेन करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम इसके फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है नो वंस क्रेजी। बड़ा प्यारा चैप्टर है और नाम से ही प्यारा लग रहा है, नो वंस क्रेजी। इसको समझेंगे, मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, आपके भी कान खुल जाएंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा बहुत यूनिक और अमेजिंग तरीका होगा। ये जो चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें एक लाइन दी है, वहीं से शुरू करते हैं, बड़ी प्यारी लाइन है, बस वही आपका क्रक्स है पूरे चैप्टर का। इसमें क्या लाइन बोली है ऑथर ने कहा है, व्हाट सीम्स क्रेजी टू यू माइट मेक सेंस टू मी। इसको समझिए, बड़ी प्यारी चीज़ है। व्हाट सीम्स क्रेजी टू यू माइट मेक सेंस टू मी, यानी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हमारे साथ होता भी है कि हमें कोई कुछ चीज़ कर रहा होता है तो वो हमें ऐसा लगता है यार ये कितना मूर्ख इंसान है जो इस तरीके से ये काम कर रहा है, हमें मूर्ख लग रहा है। पर क्या पता है जो काम आपको देखने में मूर्ख लग रहा है कि यार ये जो इंसान डिसीजन ले रहा है कितने मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहा है, क्या पता उस व्यक्ति के लिए वो जो डिसीजन है वो सही हो, यानी कि क्या पता उसके लिए सेंस बना रहा हो, आपके लिए मूर्खतापूर्ण हो। और ऐसा हमारे साथ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, आपको लगता होगा यार ये जो बंदा है वो काम को लेकर कितना सीरियस है। जब आप उससे पूछोगे ना यार तू पैसा काम क्यों कर रहा है, पैसा कमाना चाहता है, वो पागलों की तरह आपसे बोलेगा ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपको 50 लग्जरी चीज़ गिना देगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हुए मरे हुए बैठे हुए कुछ कर ही नहीं रहे, टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर रहे हैं बट मीडियोक्रिटी तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा कर लिया फिर आराम कर लिया आराम कर लिया। तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और इनको देखकर हमारे माइंड में क्या आता है, यार ये बंदा ठीक है पैसे के लिए, मतलब ये सीरियस बंदा लाइफ को लेकर, ये राइट पर्सन है, ये विजडम के साथ काम कर रहा है, ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहा है, ये भी मूर्ख है जो काम नहीं कर रहे, ऐसा हमें लगता है। पर ऐसा हमें लगता है, क्या पता सामने वाले के लिए वो काम कर रही हो, वो चीज़ सेंस कर रही हो। और यही चीज़ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि सामने वाला जो कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, वो हमें मूर्खतापूर्ण लग रहा है, क्या वो उसके लिए मूर्खतापूर्ण है या फिर नहीं, क्या वो उसके लिए मूर्खतापूर्ण है या फिर नहीं। आइए समझते हैं। और इनको ना हम बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज करो एक बाइक आपके पास है, एक बाइक मेरे पास है, और हम दोनों यानी कि आप और मैं
बिल्कुल बराबर एक्सपीरियंस है, हम दोनों को एक बराबर टाइम हो चुका है गाड़ी चलाते चलाते, बाइक चलाते चलाते। जितना बाइक आपको चलाना आता है उतना ही मुझे चलाना आता है। अब एक दिन क्या हुआ, हम दोनों यानी कि आप और मैं, हम दोनों निकले एक राइडिंग पर, बाइक राइडिंग पर, और बाइक चलाते चलाते मेरा हो जाता है एक्सीडेंट। सपोज कर रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे चोट लग गई। अब चोट लगी तो मुझे एडमिट किया गया और मैं रिकवर हो गया। अब रिकवर हो गया, चोट मेरी, सब कुछ सही हो चुका है, एवरीथिंग इज़ ओके। फिर उसके बाद हम दोनों ने फिर डिसाइड किया चलो बाइकिंग पे चलते हैं, राइडिंग पे चलते हैं। फिर से हम दोनों बाइक चलाने लगे। अब पता है चोट लगने से पहले जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो मेरा माइंडसेट होगा, जो मेरा कॉन्फिडेंस होगा बाइक चलाने को लेकर, वो बहुत हाई था। लेकिन चोट लगने के बाद अब कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक डाउट आ गया, यार फिर से कहीं ना एक्सीडेंट हो जाए, फिर से कहीं ना गिर जाऊं, तो अब मैं उतना कॉन्फिडेंट होकर बाइक नहीं चलाऊंगा जितना कॉन्फिडेंट होकर मैं पहले चला रहा था। क्या अभी भी फिजिकल कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, मैं ओके हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी माइंड में एक डाउट है कि फिर से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। समझो इस चीज़ को, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि एक बार कहीं किसी बाइक से, कार से एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो उसको टच भी नहीं करते, उनके माइंड में वही चीज़ वापस आ जाती है। ये क्यों हुआ? एक्सपीरियंस की वजह से। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप नए नए बाइक चलाना सीखा है, आपने नया नया सीखा बाइक चलाना, अभी आपने नई नई स्टार्टिंग करी है आप, और आपके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट रहता है ना, आपको ऐसा लगे, हमेशा लगता रहता है कि मुझे बाइक मिले, मैं बाइक चलाना चाहता हूँ। जहाँ भी बाइक देखते हो ना आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो। और मैं बहुत पहले समय से बाइक चला रहा हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया बाइक चलाते चलाते। अब एक व्यक्ति आता है, सपोज करो कोई अपना कॉमन फ्रेंड आता है और वो मुझसे आकर बोलता है, यार शिवम थोड़ा सा वहाँ मुझे कुछ काम है, या फिर घूमने के लिए चलो वहाँ चलते हैं, बाइक से चलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, यार मेरा मन नहीं हो रहा बाइक चलाने का, यार बहुत समय हो गया बाइक चलाते चलाते, अब मेरा मन नहीं हो रहा बाइक चलाने का, तुम चले जाओ यार। अब यही दोस्त जब तुम्हारे पास आएगा कि यार तुम्हारा जो भी XYZ नाम है, सपोज करो तुम्हारा नाम राज है, अब आपसे बोलता है, राज एक काम करते हैं, मुझे वहाँ चलना है, बाइक से चलोगे क्या? तो तुम एक्साइटमेंट के साथ बिल्कुल उससे बोलोगे, बताओ कहाँ चलना है, बाइक कौन सी है, ऐसा पूछो। क्यों? क्योंकि आप नए नए बाइक चलाना सीखा है, आपकी जो आपके अंदर का एक्साइटमेंट है वो अलग है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप खुद मुझे बताओ। होगा बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखिए, बाइक सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है आपके माइंडसेट से। जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है जैसा आप सोच रहे हो। ऐसा क्यों हुआ? एक्सपीरियंस की वजह से। आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपने नया नया सीखा, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मैं बहुत पहले से चलाता आ रहा हूँ। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आया। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में अब एक्चुअल में आपको अमीर गरीब का डिफरेंस बताने वाला हूँ। 3 तरह की कैटेगरीज में मैंने लोगों को डिवाइड किया है। पहला, जो प्योर रिच होते हैं, जो हार्डकोर रिच होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन वेल्दी हैं, जिनके दादा परदादा पिताजी दादी बहुत पैसे वाले, एक तो वो अमीर होते हैं। दूसरा होता है जो जिसको बोलते हैं ना नया नया अमीर, जो न्यूली रिच बना है, जो एक टाइम पर बहुत गरीब था, एक ऐसी फैमिली से आता है जो बहुत पुअर बैकग्राउंड था, लेकिन अभी उसने अपनी मेहनत से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने स्किल सीखी, मेहनत करी और आज वो पैसा कमा रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है, लेकिन वो ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, वो और कमाना चाहता है। एक ये कैटेगरी। और एक थर्ड वन, दैट इज प्योरली पुअर, यानी कि खानदानी गरीब, जो शुरुआत से गरीब है, जिसके पास ना तो कभी पैसा था और ना उसके आज मन में है, ना कोई आज इच्छा है पैसा कमाने की। ये 3 तरह के लोग मैंने डिसाइड करें, कैटेगराइज करें। पहला, जो हार्डकोर प्योर अमीर है, जो बिल्कुल खानदानी अमीर है। अब उस व्यक्ति से मैं जाकर पूछूंगा, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको, आपके माइंड में पैसे को लेकर क्या डेफिनेशन है? जब आप उससे पूछो वो क्या बोलेगा? बड़ा नॉर्मल वे में आपको आंसर देगा, ठीक है यार पैसा है यार, बचपन से जो भी मांगा है वो पूरी, मतलब ख्वाहिशें सारी पूरी करी गई हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, ठीक है यार। मतलब वो आपको बड़े नॉर्मल वे में आंसर बोलेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो उसके माइंड में आपको ये मिलेगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, पैसा है मेरे पास, मतलब जो चीज़ चाहिए मैं ले सकता हूँ। एकदम नॉर्मल वे में बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है, जो लग्जरी बचपन से जी रहा है, तो उसके माइंड में कोई नई चीज़ है ही नहीं, एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो उसके लिए पैसे की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। अब आप इस व्यक्ति से पूछोगे जो बिल्कुल नया नया अमीर बना है, वो कहते नहीं कि आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नई नई है। वो गाना देखा होगा आपने, वो काफ़ी वायरल हुआ था। तो अब इस तरह के जब व्यक्ति से आप जाकर पूछोगे ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से पैसे की डेफिनेशन क्या है, ये पागल पड़ जाएगा। जब आप इससे पूछोगे, ये कहेगा यार मुझे बहुत पैसा कमाना है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, हर चीज़ पैसा है, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे बीच साइड पर एक विला चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। मतलब आपको
बतेड़ों लग्जरी के आइटम गिना देगा, लग्जरी की चीज़ें गिना देगा, तो इसके लिए पैसे की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हालांकि ये भी गरीब परिवार से आया है, बट इसने पैसा कमाना शुरू किया और इसके अंदर एक डिज़ायर है, एक क्रेजी है बंदा ये पैसा कमाने के लिए, तो इसके लिए पैसे की डेफिनेशन बिल्कुल अलग। एंड थर्ड वन, दैट इज़ प्योर गरीब, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन गरीबता ही है इनके अंदर, ना इनके पास पहले पैसा था और ना इनके मन में अभी और पैसा कमाने की इच्छा है। ये वो लोग हैं जैसे आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, दिन में गए काम करके आए, 500,000 कमा लिया, शाम को आए अपन खाना फाना खाया, सोए, सुबह फिर निकल गए। अब ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं। इनका क्या फंडा है, ठीक है आप खुद कमा रहे हैं, बच्चे हैं पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं फिर उनको भी काम पर लगा देते हैं, कोई डिज़ायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब आप इनसे जाकर पूछोगे ना पैसे को लेकर कि भाई तुम पैसे को लेकर क्या सोचते हो, तो मतलब जब आप इनसे पूछोगे तो ये भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं बोलेंगे कि इन्हें लग्जरी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, बट ये बड़े नॉर्मल में बात करेंगे। कैसे, हाँ चाहिए तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक बहुत बड़ा घर हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, एक बड़े नॉर्मल वे में, मतलब थके हुए इस तरीके से बात करेंगे, कोई एक्साइटमेंट नहीं अंदर मिलेगा इनके। क्यों? क्योंकि ये खुश हैं जितना कमा रहे हैं उतने में, ये मतलब ये खुश हैं, इन्हें दिख रहा है कि भाई बस काम है, ठीक है पैसा कमा के लाए, खुश है। तो इनके माइंड में बिल्कुल अलग डेफिनेशन होगी पैसे को लेकर। अब आपने देखा कि तीन तरह की कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया। अब जिसमें से आप देखिए कि तीनों ही इंसान है और पैसा पैसा है, लेकिन तीनों के लिए पैसे की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों का एक्सपीरियंस, तीनों की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग रहा है। एक ने शुरुआत से ही रईसी बिल्कुल एक्सपीरियंस करिए, तो उसको पैसे की कमी कभी तंगी देखी नहीं, तो उसके लिए पैसे का मतलब उसी हिसाब से उसने डिफाइन किया। एक गरीब था लेकिन आज अमीर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए पैसे का डेफिनेशन बदल गई। और एक प्योर गरीब है लेकिन आज भी गरीब ही रहना चाह रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ऐसा होता है आपके एक्सपीरियंस की वजह से। और अब मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो का, दैट इज़ ये आपके फिजिकल एक्सपीरियंस की वजह से नहीं होता, ये आपके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस की वजह से होता है, यानी कि मेंटल एक्सपीरियंस की वजह से। जी हाँ, मैं बाइक से गिरा, चोट लगी, मेरी चोट तो रिकवर हो गई, फिर ऐसा क्यों हो रहा है जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए? क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक वहम बैठ चुका है, एक चीज़ फीड हो चुकी है कि गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं उसको, फिजिकली एक्सपीरियंस किया, बट इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली पड़ा, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था कि एक नया बाइक चला रहा है, मैं बहुत पहले से बाइक चला रहा हूँ, नया पुराना क्या होता है, वो भी बाइक चला रहा है, मैं भी बाइक चला रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि बाइक चलाने में और भी अलग अलग तरह की बाइक होती हैं, इसको और अलग तरीके से चलाया जा सकता है, मुझे और ज़्यादा राइडिंग करनी है, तो उसको क्या दिमाग में साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है। और मुझे साइकोलॉजी क्या हो रहा है यार, बस भले मेरे सामने कोई नई तरह की बाइक भी आ जाए फिर भी मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि बाइक बहुत चलाई है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ पर इसके बाद जो 3 एग्जाम्पल लिए थे हमने, अमीर, न्यूली अमीर और उसके बाद गरीब, इनमें क्या है, फिजिकल एक्सपीरियंस। अब देखो फिजिकल एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, मैं आपको अब समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ? फिजिकल एक्सपीरियंस का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो खानदानी अमीर है लेकिन फिर भी पैसे के लिए पागल है, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है बहुत वेल्थ और कमानी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी बिल्कुल गरीब है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर एक स्पार्क होता है पैसा कमाने का। तो ये फिजिकल एक्सपीरियंस से नहीं है, आपके एनवायरनमेंट आसपास का कैसा है उससे नहीं है, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल आपका क्या इफेक्ट है उससे पड़ता है। जैसे अगर फिजिकल एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है वही आपको इंडिकेट करे कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, तो इस हिसाब से तो जो व्यक्ति एक करोड़पति का ड्राइवर होता है, जिसके पास करोड़ों की वेल्थ है, उसका जो ड्राइवर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, 20-30 हज़ार रुपये, और वो 40-50 साल का हो चुका है, 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, लेकिन रह एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा है जो बिल्कुल अमीर व्यक्ति है, रईस है। वो देख रहा है कि कहाँ जा रहा है, फ़ोन में किससे बात कर रहा है, उसका शेड्यूल क्या है, सारी चीज़ें ये देख रहा है, लेकिन फिर भी ये अमीर नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि फिजिकली तो ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है, बट साइकोलॉजिकली इसके माइंड में वो चीज़ ट्रिगर नहीं कर पा रही कि जिससे ये अमीर बन सके। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा होता है बंदा, अगर फिजिकल एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा रोल रहता तो जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा होता है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि उसके पास सारी किताबों का एक्सेस है, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो व्यक्ति होता है जो उससे एक किताब लेने आया हुआ होता है। तो ये देखिए आप, फिजिकली एक्सपीरियंस का रोल नहीं होता, रोल होता है आपके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस का। वही एक ऐसा व्यक्ति जो गाँव में रहता है, एक गरीब परिवार में रहता है, एक ऐसे परिवार में रहता है जिसके पास ना तो पैसा ना कुछ, लेकिन जब वही लड़का
किसी मर्सिडीज को निकलते हुए देख ले, या कोई भी ऐसी चीज़ को देख ले जो शो करती है एक लग्जरीपन को, तो उसके अंदर एक अलग तरह की स्पार्क जनरेट होती है, उसके अंदर एक अलग तरह की वाइब्स आती है, एक अलग तरह की एनर्जी आती है। क्यों आ रही है? क्या उसका खानदान तो रईस है नहीं, उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है, ना उसके आसपास पैसा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब भी वो ऐसी चीज़ों को देखता है तो वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये साइकोलॉजी जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये आपको आके इस किताब में समझ में आने वाली है जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कि आपको सारे इस तरीके से एग्जाम्पल्स दूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, ये ही आपको समझनी है कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है, वही एक्चुअल में डिसाइड करता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, और यही चीज़ डिसाइड करती है कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पिताजी बहुत स्मार्ट हैं, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन बेटा आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे डिसीजन ले रहा होगा मूर्खतापूर्ण। क्या वो सबसे ज़्यादा किसके साथ रहा है? अपने पिताजी के साथ रहा है, लेकिन फिर ऐसे डिसीजन कैसे ले रहा है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता कैसे है? यही चीज़ आपको आने वाले चैप्टर्स में समझ में आने वाली है। अगर यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई जो भी लाइफ में होता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होता है, लेकिन आपको आगे ये समझ में नहीं आने वाला कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता कैसे। तो इसके लिए आपको आगे वाले चैप्टर्स देखने पड़ेंगे, और इसीलिए ऑथर ने बोला है नो वंस क्रेजी। नो वंस क्रेजी, कोई भी क्रेजी नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है। मूर्ख समझने गलती मत करना। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे टेक डिसीजन। तो इसलिए जब भी आपको कोई दिखे, कोई व्यक्ति दिखे कि यार ये जो है ना, इसके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम नहीं कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं जो डिसाइड कर रहा है वो अपनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से डिसीजन ले रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो पैसा लॉस कर गए, तो फिर उन्हें डर लगा रहता है कि अब कहीं क्रैश ना कर जाए, क्योंकि दिमाग में बैठ गया यार, दिमाग में बैठ गया कहीं क्रैश ना कर, तो वो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाते। कोई रियल एस्टेट क्रैश हो जाए, कोई किसी, सपोज करो किसी ने घर खरीदा और वो जो घर ना वो फ्रॉड कर गया कोई उसके साथ में, तो फिर वो डरेगा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों डरता है? क्योंकि उसके साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बैठ चुका है कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए ऑथर ने बोला नो वंस क्रेजी, कोई क्रेजी नहीं है भाई, कोई क्रेजी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। इसलिए किसी को मूर्ख समझने की कोशिश ना करना। कोई भी इमोशंस में आकर डिसीजन ले रहा है, बायसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, कोई भी किसी भी तरह का उसका बिहेवियर है पैसे को लेकर, इट्स ऑल अबाउट कि उसके साथ उसके लाइफ में क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है। और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जानने के लिए आगे वाले चैप्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका सेकंड चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, इसका नाम है लक एंड रिस्क। बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अमीर बनने में जैसा कि हम सोचते हैं ना कि ये इंसान बड़ा लकी है, बहुत लकी है इसलिए अमीर बन गया, यानी कि पैसा कमाना, अमीर बनने में लक का क्या रोल है, रिस्क का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से समझ में आने वाली हैं कि लक कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान को अमीर बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैंने देखा दुनिया में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लक पर डिपेंड होकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लक कितना काम करता है। आइए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्यारी स्टोरीज से। और ये किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज के माध्यम से समझाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बात है सन 1968 की, यानी कि 1968 की। 1968 में पूरे वर्ल्ड में 303 मिलियन ऐसे स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि 10th क्लास में पढ़ते थे। वो जो 303 मिलियन स्टूडेंट थे उसमें से 18 मिलियन स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थे, और उन 18 मिलियन स्टूडेंट में से 2,70,000 जो स्टूडेंट थे वो वॉशिंगटन स्टेट में पढ़ते थे, और उसमें से 1 लाख स्टूडेंट आपके सीटल एरिया में थे, और उन 1 लाख में से 300 ऐसे स्टूडेंट थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। अब ये मैंने क्यों फिल्टर किया कि 303 मिलियन से 300 लोगों तक लेकर आया मैं डेटा? द रीज़न इज़ कि ये जो 300 लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो एकमात्र ऐसा स्कूल था पूरे वर्ल्ड में जिसमें कंप्यूटर था। पूरी दुनिया में कहीं कंप्यूटर नहीं था एक्सेप्ट दिस स्कूल। और ये 300 लोग कितने ज़्यादा लकी थे कि पूरे वर्ल्ड में 303 मिलियन ऐसे स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में थे, उनमें से 300 ही ऐसे लोग थे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो कंप्यूटर चला सके, उसको सीख सके। और उन 300 में से एक व्यक्ति थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। जी हाँ, तो इसलिए ऑथर ने बिल गेट्स को बहुत लकी बोला है, क्योंकि ये 1 in a million है, यानी कि 1 मिलियन जो हाई स्कूल स्टूडेंट थे उसमें से
एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कंप्यूटर सीख सके। यानी कि 303 मिलियन का आप जब 300 कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 1 इन अ मिलियन। और बिल गेट 1 इन अ मिलियन ऐसे इंसान थे जिनको कंप्यूटर सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली। इसलिए बिल गेट को बहुत ज़्यादा लकी इंसान बोला गया है और यही लक की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉर्गन हाउसेल के द्वारा। अब हम दूसरी स्टोरी समझते हैं जो आपके रिस्क को डिफाइन करती है। माय डियर फ्रेंड, बिल गेट्स के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था केंट एवन। केंट एवन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल गेट्स के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ये उनके साथ क्लास 8 से पढ़ते थे। लंगोटिया यार एक तरह से मान लीजिए ये दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बिल गेट्स बताते हैं कि वो घंटों तक फ़ोन पे बात किया करते थे, मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके साथ साथ बिल गेट्स बताते हैं कि उन्हें आज भी अपने फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद है। इसके साथ साथ बिल गेट्स कहते हैं कि जो केंट एवन थे वो उनकी क्लास के टॉपर स्टूडेंट थे, यानी कि उनकी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो बिल गेट्स बताते हैं कि जितनी स्किल्स, जितना विजन उनका था कंप्यूटर्स को लेकर, जिस तरीके से वो चीज़ों को सीखते थे, जिस तरीके से वो सॉफ्टवेयर मेकिंग की सारी चीज़ों में इतने एडवांस थे, वैसे ही उनके जो फ्रेंड थे जिनका नाम था केंट एवंस, वो भी इस चीज़ में एडवांस थे। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, इसके बाद जो स्टोरी में टर्न आया ना, अब इसके बाद स्टोरी में टर्न आया कब? एक डेटा के हिसाब से उसी साल यूएस के अंदर लगभग 36 लोगों की डेथ होती थी जो माउंटेन ट्रैवलर थे, जिनको माउंटेनियर्स बोला जाता है। और उनमें से एक वो स्टूडेंट होता है जो हाई स्कूल में पढ़ता है, यानी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी होता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हर साल यूएस में 1 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट माउंटेनियर्स बनते हैं, यानी कि माउंटेन्स एडवेंचर पर जाते हैं। उनमें से एक की डेथ होती है और जिस एक की डेथ हुई थी वो थे केंट एवन। अब आप देखिए 1 मिलियन स्टूडेंट जा रहे हैं, उनमें से एक की डेथ किसकी हुई? केंट एवंस की। यानी कि ये भी 1 इन अ मिलियन हुए, जैसे बिल गेट्स थे ना 1 इन अ मिलियन, पर वो उनके लिए लक का फैक्टर था कि उनको कंप्यूटर चलाने की अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पर ये इनके लिए एक रिस्क फैक्टर बन गया। तो ऑथर ने बताया कि दोनों ही 1 इन अ मिलियन थे, लेकिन फ़र्क क्या था? एक के लिए लक ने काम किया और दूसरे के लिए रिस्क ने काम किया। तो इस तरीके से ऑथर ने समझाया है कि रिस्क और लक किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर ने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स बोली हैं। वो क्या है कि नॉट ऑल सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड नॉट ऑल फेलियर्स इज ड्यू टू लेजीनेस। जी हाँ, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे हार्डवर्क नहीं होता और हर फेलियर इंसान के पीछे लेजीनेस नहीं होती। यहाँ पर सक्सेस का मतलब है रिचनेस और फेलियर का मतलब है पुअरनेस। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ माय डियर फ्रेंड, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको अमीर दिखते हैं। तो जब भी आपको कोई अमीर दिखे उसके पीछे सीधा डायरेक्टली ये रीज़न नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और अगर आपको कोई गरीब दिखता है तो यहाँ पर भी ये डायरेक्टली रीज़न नहीं होता कि वो एक लेज़ी, एक आलसी इंसान है। क्यों ऐसा? क्यों ऑथर ने बोला? क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर और आ जाते हैं, दैट इज़ रिस्क एंड लक। जी हाँ, आपके हार्ड वर्क और आपकी लेजीनेस के अलावा भी जो चीज़ आपके सक्सेस को डिसाइड करती है वो है लक एंड हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं किसी भी इंसान को ले लीजिए, अगर कोई ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में लक का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंसान अपनी लाइफ में गरीब हुआ है, चाहे फेल हुआ है, तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए ऑथर ने इस चीज़ को समझाया है कि सक्सेस इज़ नॉट ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड फेलियर इज़ नॉट ऑल अबाउट लेजीनेस। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर ने कुछ और चीज़ें बताई, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सक्सेस इज़ अ लॉजी टीचर, इट seduces स्मार्ट पीपल into thinking they can't lose. Failure can be a lousy teacher. It seduces smart people into thinking their decision is terrible, when sometimes they just reflect the unforgiving realities of risk. माय डियर फ्रेंड, ऑथर कहते हैं कि जो सक्सेस है एक बहुत ही ज़्यादा लॉजी टीचर है। लॉजी मतलब बहुत बुरा। पता है क्यों? सक्सेस एक ऐसा लॉजी टीचर है कि उसको बुरा बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि सक्सेस एक इंसान को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अब अपनी लाइफ में कभी फेल ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को सफल होते देखते हैं, अब वो ये देखते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि ये सफल हो गया, और फिर क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या पता कि उसकी लाइफ में लक का क्या रोल रहा है, शायद वो लक आपकी लाइफ में ना हो। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि सक्सेस एक बहुत बड़ा लॉजी टीचर है, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने की कोशिश ना करें। दूसरा ऑथर कहते हैं कि फेलियर कैन ऑल्सो बी अ लॉजी टीचर। क्यों? जैसा हमने देखा कि बहुत से लोग फेल हो जाते तो हमें क्या लगता है,
अच्छा ये फेल हुआ है, इसने ऐसा किया जिसकी वजह से ये फेल हुआ है। ज़रूरी नहीं कि उसने जो किया उसकी वजह से वो फेल हुआ है। अगर वो आप अपनी लाइफ में करो तो आप भी फेल हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करते आ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक एंड रिस्क दोनों ही चीज़ें अनकंट्रोल्ड है। तो क्या पता उसकी लाइफ में रिस्क इस तरीके से आ गया हो जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई और दुनिया के सामने वो फेलियर घोषित हो गया। अब आप डर रहे हो कि कहीं मैं ये काम करूंगा और मैं भी फेल हो गया तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी को कॉपी ना करें। अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो जिस स्ट्रैटेजी से वो सक्सेसफुल हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में काम करे, और अगर कोई किसी भी चीज़ की वजह से फेल हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अगर आप करते हो तो आप भी फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से ऑथर ने बताया कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे या फिर किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने के पीछे सिर्फ हार्डवर्क का ही रोल नहीं होता, उसके सक्सेसफुल होने के पीछे लक का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वैसे ही अगर कोई फेल होता है तो वो सिर्फ लेजीनेस, कायरता या फिर बोलते नहीं कि काम पर ध्यान ना देना, इसकी वजह से नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में रिस्क का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब यहाँ से लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। पता है क्या, बहुत से लोग फिर ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मेरी किस्मत में अच्छा लिखा होगा, अगर मैं लकी इंसान होऊंगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और इस वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। द रीज़न इज़, उन्हें ऐसा लगता है कि लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती, लकी होना ज़रूरी है। जिस वजह से क्या होता है, बहुत से लोग मेहनत ही करना बंद कर देते हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो बन जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर बिल गेट्स, उनके लकी होने का तो आपको बता दिया कि वो लकी थे कि वो उन 300 लोगों में से थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ ऑथर ने और भी एक चीज़ शेयर करी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि ऑथर मॉर्गन हाउसल ने बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और एक विजनरी पर्सन थे। वो अपने जो एग्जीक्यूटिव था, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव था, उससे ज़्यादा स्मार्ट थे और उससे ज़्यादा विजनरी व्यक्ति थे। मतलब उससे पहले चीज़ों को समझ जाते थे। इस तरीके का माइंड था बिल गेट्स का। और यहाँ पर उन्होंने लक से बिल गेट्स को डिफाइन किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 300 स्टूडेंट थे। लकी सिर्फ बिल गेट्स नहीं थे, लकी 300 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो 300 ही थे जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटी थी। पर सिर्फ बिल गेट्स से क्यों इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने क्रिएट करी? द रीज़न इज़ बिल गेट्स हार्डवर्क, स्मार्ट और विजनरी व्यक्ति थे। तो सिर्फ लक पर डिपेंड होकर ज़िंदगी मत जीना माय डियर फ्रेंड। अब जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। ठीक है, चाय बेचने से वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे यार वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि चाय बेचने से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्यों? क्योंकि चाय तो और भी बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, सब क्यों नहीं बने, वही क्यों बने? ये सोचने वाली बात है ना आपकी कि चाय सब बेच रहे होंगे, वही क्यों बने? तो लोगों को लगता है यार बहुत ज़्यादा लक्की होंगे। अगर लक्की होना होता, चाय बेचने वाले लक्की होता तो फिर तो सबका बनना ज़रूरी था। वैसे ही न्यूज़पेपर बेचा था आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। अब आप कह दो कि उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा था इसलिए वो लक्की थे कि वो प्रेसिडेंट बन गए, भारत के प्रेसिडेंट बने। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोग उस समय बेच रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर, वो क्यों नहीं बने? माय डियर फ्रेंड, लक्की होना ही सिर्फ आपको सफलता नहीं दिलाता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग हार्डवर्किंग पहले थे, लकी बाद में थे। क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करी, ये विजनरी थे। डॉक्टर कलाम, नरेंद्र मोदी जी, ये विजनरी व्यक्ति थे जिसकी वजह से सफल हुए। ऐसे ही इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को जस्ट लक के बेसिस पर डिफाइन ना करें। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको इस चीज़ को समराइज़ करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें हमने 4 वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, लेजीनेस, आपका हार्डवर्किंग, लक एंड रिस्क। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके कंट्रोल में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपके कंट्रोल में है? अगर मैं बात करूँ लक और रिस्क, क्या आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता, क्योंकि ये दोनों अनकंट्रोल्ड चीज़ है। आपको नहीं पता कि कब आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिसका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है और आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लक और रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल माय डियर फ्रेंड, लेजीनेस एंड हार्ड वर्किंग, ये 2 आपके कंट्रोल में है। अब हमने देखा, अच्छा इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि
लेज़ीनेस होना गरीबी की निशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि भाई लेज़ी हो जाओ, क्यों, क्या है, अगर लकी होंगे तो बन जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि इस किताब में इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी कि अगर आप लेज़ी हो गए तो आपने अपने चांसेस कम कर दिए अमीर बनने के, शुरुआत में कम कर दी। अब आप पता है किस चीज़ पे डिपेंड रहोगे कि काश मेरी किस्मत बदलेगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग होगा तो मैं अमीर बनूंगा। अब आप उस पर डिपेंड हो। अगर वो नहीं हुआ, जो कि 1 in a million होता है, अगर वो नहीं हुआ, आपकी लाइफ कभी नहीं सुधरेगी, आप कभी अभी नहीं बन पाओगे। इसलिए लेजीनेस को छोड़ दो, हार्ड वर्क पे फोकस करो। मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर भी 1 in a million होता है। बुरा हर किसी के साथ नहीं होता, मिलियंस में से एक के साथ बुरा होता है। अब आपके कैंट इवेंट्स, वो भी मिलियन में से एक थे जिनके साथ बुरा हुआ था, हर किसी के साथ नहीं होता। इसलिए मिलियन में से एक के साथ अच्छा होता है और एक के साथ बुरा होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। देखो यार, जब आप हार्ड वर्क करोगे ना, मेहनत करोगे, तो उससे क्या होगा, सपोज करो आपने बहुत मेहनत करी एंड आगे जाकर कुछ भी ऐसा आपके फेवर में नहीं हो पाया, यानी कि कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई, आप फेलियर की ओर चले गए, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना फुल 100% दिया। लेकिन अगर आप लेज़ी होकर बैठ रहे और आप बस ये सोचते रहे कि जो लेज़ी लोग हैं वही आविष्कार करते हैं, जो लेज़ी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, ये सोचकर बैठ रहे और लक के भरोसे बैठ रहे, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ आप कभी सफल नहीं होंगे। आप उस गेम को खेल रहे हैं जिसमें 1 मिलियन के अंदर एक व्यक्ति का जो है विजेता होता है, जिसका लॉटरी निकलती है 1 मिलियन में से एक। तो ऐसे पे मत जाइए, हार्ड वर्क पे फोकस करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और ये था पूरा का पूरा निचोड़ इस चैप्टर का, लक एंड रिस्क। बहुत प्यारा चैप्टर है। आई होप कि मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझा पाया हूँ। देखो, इस चैप्टर में ऑथर ने काफ़ी चीज़ें लिमिटेड रखी हैं, लेकिन मैंने इस पर थोड़ा एक्सटेंड करके अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है थोड़ा सा, कि इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें। एंड ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन पर अगर आप और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं 1 by 1, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट प्रोसेस ज़रूर शेयर करें कि अभी तक आपने इस किताब को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई हैव 1 क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए, आप सभी ने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ देखी होगी, यानी कि जो हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज़ थी वो आप सभी ने देखी होगी। तो मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि उस स्कैम के पीछे क्या रीज़न था। वीडियो पॉज करो, इसका जवाब लिखो, तब आगे बढ़ना। तो आप सभी ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा होगा। अब मैं आपको एक इसका ऐसा रीज़न बताता हूँ, शायद जो रीज़न आप सभी ने सोचा तक नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि हर्षद मेहता ने अपनी ज़िंदगी में अपना इनफ पॉइंट फाइंड नहीं कर पाया था। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, हर्षद मेहता ने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ का इनफ पॉइंट फाइंड नहीं कर पाया था, और ये सबसे बड़ा कारण था इस इतने बड़े स्कैम के होने का। और ये तो सिर्फ एक हर्षद मेहता की कहानी है। आज आप देख रहे हो जगह जगह कहीं पर किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है। कोई बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला हो गया, इसके बावजूद भी वो दुखी है। आपने देखा होगा कई लोगों जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। उसके पीछे भी जो रीज़न है माय डियर फ्रेंड, वो रीज़न है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो इनफ पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये जो इनफ पॉइंट है, इसको ना आइडेंटिफाई करना इतना खतरनाक हो सकता है आप सभी की ज़िंदगी के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए ये जो इनफ पॉइंट है ये क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। ये किताब आप देख पा रहे हो, ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि जो हमने फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ये जो सीरीज स्टार्ट करी है उसका ये दूसरा पार्ट है। इसका आई थिंक 4th वीडियो है जिसमें हम 3rd चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेवर इनफ। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है नेवर इनफ, और बहुत प्यारा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप कितना भी अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। प्लस ऐसा हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में हर्षद मेहता जैसा कुछ न कुछ गलती कर बैठें। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम स्टोरी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो किताब है वो स्पेशली मानी जाती है आपकी स्टोरीज़ के लिए, क्योंकि इसमें हर चीज़ स्टोरीज़ की हेल्प से समझाई गई है। तो उसी तरह से हम भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो कहानी है वो एक ऐसे बच्चे की है जो कोलकाता के एक स्लम एरिया में पैदा होता है, एक ऐसे परिवार में, बिल्कुल गरीब परिवार में, स्लम एरिया में पैदा होता है, और अपनी यंग एज में ही वो अपने माता पिता को खो देता है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यही बच्चा जो एक स्लम एरिया में पैदा हुआ था,
अपने 40 साल के बाद, यानी कि अपनी उम्र के 40 साल बाद, जब ये अपनी 40s में था, यही व्यक्ति, यही छोटा बच्चा, यही पर्सन मैकेंजी जैसी वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म ऑफ द वर्ल्ड का CEO था। अब ज़रा सोच कर देखिए कि एक ऐसा बच्चा जो एक स्लम एरिया में पैदा हुआ और वहाँ से फिर वो मैकेंजी जैसी कंपनी का CEO बना, और वो भी अपनी 40s में। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि इसने अपनी ज़िंदगी में अपने 40 साल में बहुत मेहनत करी है। ये एक तरह से क्रेज़ी रहा है अपने काम को लेकर। इसके बाद यही इंसान जिसका नाम रजत गुप्ता था, ये व्यक्ति 2007 में रिटायरमेंट लेता है। उसके बाद ये बिल गेट्स के साथ एज अ पार्टनरशिप के तौर पर भी काम करता है, और उसके बाद 5 पब्लिक कंपनियों में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी बनता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका ये मेंबर भी रह चुका होता है 5 पब्लिक कंपनीज में। और जब ये रिटायर्ड हुआ उस समय जो इसकी नेटवर्थ कैलकुलेट करी गई थी वो थी $100 मिलियन। फिर से वीडियो पॉज करो, सबसे पहले जाओ $100 मिलियन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखो कितनी अमाउंट होती है, उसके बाद वीडियो देखना। इट शोज़ कि आप कितने क्रेज़ी हो ये चीज़ सीखने के लिए। तो सबसे पहले जाओ और इस अमाउंट को कैलकुलेट करो। यानी कि एक ऐसा लड़का स्लम एरिया में पैदा हो, कुछ नहीं था, वहाँ से उसने अपने 40 साल के करियर के अंदर, 40 साल की उम्र के अंदर $100 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये व्यक्ति कुछ ना भी करे और सिंपली अपने पैसे को बैंक अकाउंट में डाल दे और हर साल इसको 5% इंटरेस्ट मिलता रहे अपने पैसों पर, तो हर घंटे का ये लगभग $600 कमा रहा होगा। अब आप सोचिए कितना सारा पैसा इसने अर्न किया था, कितना कमाया था इसने पैसा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसकी ये स्थिति हो गई थी, इस लेवल पे पहुंच गया था कि ये जो चाहे वो खरीद सकता है, जहां चाहे वहां घूम सकता है। इस तरह का इसका एटीट्यूड हो गया था, इस तरह की इसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो गई थी। किसकी वजह से हुआ? अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से। अब कहानी का जो ट्विस्ट है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो यहीं से स्टार्ट होती है माय डियर फ्रेंड। ये मिलियनियर बना, मल्टी मिलियनियर बना, रिटायर्ड हो गया अच्छी खासी अमाउंट के साथ, $100 मिलियन के साथ रिटायर्ड हुआ, जो कि लोगों का सपना होता है, इसने पूरा किया। इसके बाद यही इंसान रजत गुप्ता मैडली पागलपन की, मतलब एक तरह से पागल हो गया था कि मुझे बिलियनर बनना है। अब इसकी डिज़ायर और बढ़ गई कि मुझे बिलियनर बनना है, और इसी की वजह से रजत गुप्ता ने वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका एक मेंबर बना। क्यों बना? क्या रीज़न क्या था? रीज़न था कि ये रजत गुप्ता उन लोगों के बीच जाना चाहता था, उन लोगों के सर्कल में एंटर करना चाहता था जो ऑलरेडी बिलियनियर्स थे। अब चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो उन लोगों का बैठना उठना ही उन लोगों के साथ होता है जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, जो बिलियनियर्स हैं। और इसका टारगेट, यानी कि इनका टारगेट ही था उन लोगों के साथ बैठना। एंटर हुए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये जो गोल्डमैन सैक्स थी, इसकी जो नींव थी, जो जड़ थी, वो बुरी तरह से डगमगा चुकी थी। यानी कि ये कंपनी अब पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पर थी, पूरी तरह से बंद होने की कगार पर थी, क्योंकि इसका फाइनेंशियल लॉस बहुत तगड़ा हुआ था 2008 की क्राइसिस की वजह से। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, उस समय इस कंपनी को बचाने के लिए जो वॉरेन बफे हैं, वॉरेन बफे को आप सभी जानते होंगे, उन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि ये सर्वाइव कर सके। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी। ये क्या प्लान किया गया था, ये सिर्फ उन्हीं के बीच डिस्कस किया गया था जो उस बोर्ड मीटिंग्स के डायरेक्टर्स थे। जो बोर्ड मीटिंग बैठी हुई थी गोल्डमैन सैक्स की, उसके जो मेंबर्स थे, जो डायरेक्टर्स की वो मीटिंग्स थी, सिर्फ उन्हीं के बीच इस चीज़ का जिक्र किया गया था। और उसके बाद रजत गुप्ता जी के मन में लड्डू फूटा। उन्होंने क्या किया, फ़ोन उठाया, राज रत्नम, उनको सीधा कॉल डायल किया, उनसे बात हुई, और जैसे ही बात करी उसके इमीडिएटली थोड़ी देर बाद राज रत्नम ने इसी गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रजत गुप्ता और राज रत्नम के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो वॉरेन बफे प्लान कर रहे थे $5 बिलियन इन्वेस्ट करने की इस कंपनी में, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी गई थी रजत गुप्ता के द्वारा राज रत्नम को, जो कि एक हेज फंड मैनेजर थे। उन्होंने 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। एंड यू डोंट बिलीव, आपको शायद भरोसा नहीं होगा, जैसे ही पब्लिकली मार्केट में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची कि वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के अंदर, गोल्डमैन सैक्स के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो जैसे ही ये पब्लिकली हुई, लोगों ने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया।
और इमीडिएटली राज रत्नम ने $1 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। तुरंत $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। और जिस तरीके से इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, ये जो पूरा घोटाला हुआ था, रजत गुप्ता और राज रत्नम ने ये जो काम किया था, इसकी जब रिसर्च, इसकी जो सर्च पूरी करी गई थी SEC के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे अपने इंडिया में सेबी होता है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, वैसे US के अंदर SEC होता है। तो जब उसने पूरे केस को स्टडी किया तो पता चला कि रजत गुप्ता की हेल्प से, उस इंफॉर्मेशन के लीक करने की वजह से राज रत्नम ने $17 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था इस पूरी प्रोसेस के दौरान। और इस फ्रॉड को नाम दिया गया था इनसाइडर ट्रेडिंग। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की कॉन्फिडेंशियल जानकारी को बाहर लीक करके सामने वाले का प्रॉफिट करा देना, समय से पहले चीज़ों को बाहर लीक कर देना, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। इस फ्रॉड करने के बाद राज रत्नम और रजत गुप्ता दोनों को ही जेल हुई। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे ही दोनों को जेल हुई, उनका जितना भी करियर था, जितनी भी रेपुटेशन उन्होंने अर्न करी थी, जितना भी पैसा कमाया था रजत गुप्ता और राज रत्नम ने, जितनी इज्जत कमाई थी, पूरी की पूरी मिट्टी में मिल गई। शायद रजत गुप्ता अगर इसके बाद अपने स्लम एरिया में जाते और वहाँ पर लोगों को जब इस फ्रॉड के बारे में पता चलता, तो वहाँ के लोग शायद रजत गुप्ता को वहाँ पनाह भी न देते। ये स्थिति हो चुकी थी रजत गुप्ता की। यानी कि कितना पैसा कमाया था, रिटायर्ड हो चुके थे $1 मिलियन की नेटवर्थ के साथ। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया जिसकी वजह से उनका पूरी मेहनत, पूरा करियर, पूरी 40-50 साल का जो करियर था, इतने लोगों के साथ काम किया, इतनी रेपुटेशन अर्न करी, इतना स्टेटस कमाया, सब कुछ खत्म हो गया था फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर। कुछ ही चंद मिनटों में पूरा करियर खत्म हो गया था एक छोटे से गलत स्टेप की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रजत गुप्ता ने अपनी ज़िंदगी का इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उसकी लाइफ का इनफ पॉइंट था $100 मिलियन। शायद इनफ पॉइंट ना आइडेंटिफाई करने की वजह से ही रजत गुप्ता ने $100 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट करी, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया और उसको कंटिन्यू करता रहा। वो पागलपन, क्रेजीपन, उसी पागलपन की वजह से वो लगातार काम करता रहा और आगे जाकर पैसों के लालच में उसने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। ये हुआ अपनी लाइफ का इनफ पॉइंट ना आइडेंटिफाई करने की वजह से। हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था अपनी ज़िंदगी का इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई ना करने की वजह से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हर्षद मेहता से एक व्यक्ति ने ये सवाल पूछा था, मेहता यू मस्ट हैव सम लिमिट्स इन योर लाइफ, तो मेहता ने क्या जवाब दिया था? आई डोंट हैव एनी लिमिट्स इन माई लाइफ बिकॉज आई एम अ लिमिटलेस। और ये जो आंसर था, ये जो लिमिटलेस इन्होंने बोला था, शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से स्कैम हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और बहुत सारे लोगों को पैसा गया था। तो अपनी ज़िंदगी में इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। अभी आपको इनफ पॉइंट एक्चुअल समझ में नहीं आया कि क्या होता है, वो हम समझेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर माय डियर फ्रेंड, वॉरेन बफेट ने एक बात बोली थी, बहुत प्यारी बात है, बहुत तगड़ी बात, आप सभी को रिलेट करेगी। वो बात क्या बोली थी? इफ़ यू रिस्क समथिंग that is important to you for something that is unimportant to you, it does not make any sense। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप उस चीज़ को रिस्क पर डाल रहे हो जो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस चीज़ के लिए, जो आपकी ज़िंदगी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो आप बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं। और ऐसा ही रजत गुप्ता जी ने किया। रजत गुप्ता ने क्या किया कि जितनी मेहनत करी उन्होंने, जितना एफर्ट लगाया, जितना क्रेजीपन से उन्होंने अपनी 40s में नेटवर्थ क्रिएट करी थी $100 मिलियन, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और बिलियनियर बनना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन के लिए उन्होंने किया, और जिसकी वजह से उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो दाव पर लगाई, रिस्क पर लगाई, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा और उनका पूरा करियर स्पॉइल हो गया। अब माय डियर फ्रेंड, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल हुआ कि अगर आप ऐसा करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में लिमिट सेट नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा वो आपको समझ में आ चुका है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा, बड़े लोगों का एग्जाम्पल देखा, मेहता जी जैसा, रजत गुप्ता जैसा, राज रत्नम जैसा एग्जाम्पल देखा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे इस किताब की चीज़ लगी कि ऑथर ने हर तरह के व्यक्ति को कवर किया है। अब एक्चुअल में आपकी बारी आने वाली है कि इस चीज़ को आप कैसे समय रहते समझ लो, जिससे आगे इन फ्यूचर आपके साथ कभी ऐसा ना हो। ऑथर ने बोला है कि $100 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिंपली। और हम में से जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं, आप सभी लोग, हम में से
कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इस तरीके से नेटवर्थ क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो अभी हम में से जॉब कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, हमारी कुछ सेविंग है जिनका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। जो हमें चाहिए वो खरीद रहे हैं, जो गाड़ी चलाना चाहते हैं वो ले रहे हैं। ये सब हमारा जो है रूटीन चल रहा है इस समय। ये मैं नहीं, ये ऑथर ने एग्जैक्टली बोला है इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आप इस स्टेज पर हो जहाँ पर आपके पास उतना पैसा है नहीं, बट इन फ्यूचर आपके पास पैसा आता है और कहीं आप ऐसा काम ना कर बैठें कि जितना पैसा और रेपुटेशन आपने कमाई वो पूरी ज़ीरो हो जाए। उसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए, 4 पॉइंट्स बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उन्हें समझते हैं। वो 4 पॉइंट्स कौन से, उन्हें समझते। सबसे पहला पॉइंट है, माय डियर फ्रेंड, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। जी हाँ, अभी हमने रिच डैड पुअर डैड लास्ट कवर करी है किताब अपनी। उस किताब के अंदर हमने सारी की सारी फाइनेंशियल स्किल्स कवर करी हैं। जो उस किताब के अंदर हमने कवर करी वो थी हमारी टेक्निकल स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। इसलिए ऑथर ने बोला है कि सबसे हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल जो है वो पता है क्या है, कि आपका जो गोल पोस्ट है वो कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है, उसको स्टॉप करना। और ये बहुत हार्ड फाइनेंशियल स्किल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने डिसाइड किया कि आपको 5 लाख रुपए महीने का कमाना है, आप कमाना शुरू कर दिया। अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, फिर 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने गोल पोस्ट को मूव करते जा रहे हो। आपका गोल पोस्ट बढ़ता जा रहा है। इसको समय रहते स्टॉप करना, यही एक हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल ऑथर ने बताई है। माय डियर फ्रेंड, आज के समय में हर कोई पावर के लिए, बहुत ज़्यादा पावर के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज के लिए अपने गोल पोस्ट को मूव करता जा रहा है। यानी कि अपनी जो डेडलाइंस है उसको बढ़ाता जा रहा है, अपनी जो इच्छा है उसको बढ़ाता जा रहा है। आज 10 लाख की इच्छा थी, कल 20 लाख की इच्छा है, परसों 1 करोड़ की इच्छा है, तो बढ़ाता जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा। आपसे मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप सभी लोग गोल पोस्ट को मूव क्यों करते हो? आप क्यों अपनी अमाउंट को बढ़ा रहे हो? 10 लाख से 20 लाख, 30 लाख, फिर 50 लाख क्यों बढ़ा रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। अब आपने फील करा यार 5 लाख रुपए पे तो आपको वो हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही। फिर आपने बोला कि ये हैप्पीनेस 10 लाख पे होगी। अब 10 लाख पे गए तो आपको लग रहा है कि यार 80 लाख पे होगी, फिर 1 करोड़ पे होगी। तो इस तरीके से आप क्या करते जा रहे हो, अपनी हैप्पीनेस ढूंढने के लिए अपने गोल पोस्ट को बढ़ाते जा रहे हो, मूव कराते जा रहे हो। लेकिन आपको नहीं पता कि इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश हो ही नहीं पाओगे। इसीलिए ऑथर ने इसमें एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है जिससे आप जस्टिफाई कर पाओगे कि आपकी हैप्पीनेस का लेवल क्या है। बहुत एप्लीकेबल फार्मूला जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या फार्मूला ऑथर ने बताया है कि हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशंस। बहुत प्यारा फार्मूला है। जैसे सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी मंथली इनकम 5 लाख रुपीज़ करनी है। आपने डिसाइड किया, यानी कि अब आपकी हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा कि आप अपना अचीवमेंट पूरा कर लो। अब सपोज करो कि आपने पहली साल 1 लाख रुपए अपनी इनकम कर ली। आपका एक्सपेक्टेशन क्या थी? 5 लाख रुपए। तो हैप्पीनेस के फॉर्मूले को अगर हम सेट करें, H इक्वल्स टू रिजल्ट क्या है? 1 लाख रुपए माइनस एक्सपेक्टेशन कितनी है? 5 लाख रुपए। तो आपकी हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू माइनस में 4 आया। यानी कि अभी आपकी जो हैप्पीनेस की वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। तो यहाँ पर सैड होना, दुखी होना बनता है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ऑथर ने भी बोला है, बनता है। अभी आप दुखी हो सकते हो। अब आपने 2 लाख रुपए कमाए, यहाँ पर भी सैड होना बनता है। 3 लाख रुपए कमाए, यहाँ पर भी सैड होना बनता है। 4 लाख रुपए कमाए, यहाँ पर भी सैड होना बनता है। अब आपने सपोज करो कि आप अपने टारगेट पर पहुंच गए। अब आपने महीने के 5 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको अगर हम हैप्पीनेस के फॉर्मूले में फिट करते हैं तो हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि 5 माइनस 5 कितना होता है? 0। यानी कि अब ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि अब आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां पर ना तो आपको खुश होने की ज़रूरत है और ना ही आपको दुखी होने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर हैप्पीनेस आपकी 0 है तो सैडनेस भी 0 है। अब इसके बाद सपोज करो कि आप 6 लाख रुपए महीने का कमाने लगे। अब फिर से आप इस फॉर्मूले में फिट करके देखो तो 6 माइनस 5, एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 5, और आपका रिजल्ट क्या है? 6। तो हैप्पीनेस इक्वल्स टू 6 माइनस 5, पॉजिटिव का 1, यानी कि पॉजिटिव का 1 लाख आया। आपकी हैप्पीनेस इस फॉर्मूले के अंदर जब पॉजिटिव की वैल्यू आ जाए, समझ लीजिए यही आपका इनफ पॉइंट है। यानी कि आपने डिसाइड किया था 5 लाख रुपए महीने का कमाना, आप कमा रहे हो 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए महीने का। तो जैसे ही आपने फिट किया तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप कमाना स्टार्ट कर दिया आपने।
दिस इज़ द टाइम जब आपको पैसे को फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। ये वो समय होता है जब यही आपका इनफ पॉइंट है। ये वो टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो अदर डायरेक्शन में, दूसरी फील्ड्स में। आपकी ज़िंदगी, आप घूमना स्टार्ट करो, आप थोड़ा सा रिलीजियस की ओर जा सकते हो, आप डिफरेंट जो सेक्टर्स है वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ना कि पैसे के पीछे पागलों की तरह भागना। काम बंद करने के लिए नहीं बोला, पागलों की तरह पैसे के पीछे भागने को बंद करने के लिए बोला है। अब आपको, जैसे आप इससे पहले एक क्रेज़ थे आपके माइंड में चल रहा था कि मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम करनी है, उसको भगाओ। काम मैं अभी भी करूँगा, लेकिन अब मेरे माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे को 10 लाख 20 लाख रुपए जाना है। काम करूँगा, इनकम बढ़ाऊँगा, बट पागलों की तरह नहीं करूँगा, अपनी हेल्थ फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एंड दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप हैप्पी हो जाते हो। तो यार 20 साल की लाइफ एज में अगर आपने डिसाइड किया, सपोज 25 साल की एज में डिसाइड किया कि यार मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाने, चलो 30 साल तक आपने अचीव कर लिया, यार खुश हो जाओ अब तो। दिस इज़ द थिंग, इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप रिजल्ट देखोगे। इसीलिए ऑथर ने बोला है कि अपने गोल पोस्ट को मूव कराने से रोको अगर खुश रहना चाहते हो। सो दिस इज़ द थिंग माय डियर फ्रेंड, हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर लो लाइफ में, हमेशा खुश रहोगे। सेकेंड पॉइंट माय डियर फ्रेंड, दैट इज सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, सोशल कंपैरिजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और बुरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में सोशल कंपैरिजन आ गया। अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि दोनों के बीच में सोशल कंपैरिजन आ गया। अगर 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो समझ लीजिए सोशल कंपैरिजन बीच में आ गया। अगर एक इंडिविजुअल और उसकी फाइनेंशियल लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, डिसबैलेंस आ गया, समझ लीजिए कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में सोशल कंपैरिजन आ गया। सोशल कंपैरिजन एक इतना बुरी चीज़ है, इतना बुरा कीड़ा है, जिन दोनों चीज़ों के बीच में आ जाता है उन दोनों को अलग कर देता है। इतनी बुरी चीज़ है सोशल कंपैरिजन। इसको समझने के लिए ना ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, उसको समझते हैं। ऑथर ने एक एग्जाम्पल शेयर किया। ऑथर ने कहा है कि उनका एक फ्रेंड था जो लास वेगास में रहता था। तो लास वेगास में वो गया था एक कसिनो, और जब वो कसिनो गया तो वहाँ पर एक कसिनो डीलर था। एंड जस्ट ही आस्क टू द कसिनो डीलर कि भाई मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं यहाँ पर गेम जीत सकूँ। तो कसिनो डीलर ने उससे पता है क्या जवाब दिया, एग्जैक्टली जो किताब के अंदर लिखा है मैं आपको वही बताता हूँ। तो कसिनो जो डीलर था उसने उससे क्या बोला, द ओनली वे टू विन इन लास वेगास कसिनो इज टू एग्जिट एज सुन एज यू एंटर। बहुत तगड़ी चीज़ बोल दी। मतलब अगर आप लास वेगास के कसिनो में जीतना चाहते हो, इस कसिनो में जो गेम चल रहा है उन सबको जीतना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे ही आपने एंटर किया, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एग्जिट मार दो, बाहर निकल आओ। जो जितना जल्दी इस कसिनो से बाहर आ जाता है, इस गेम प्ले से बाहर आ जाता है, वो उतना ही जल्दी इस गेम को जीत जाता है। समझ में आया कितनी गहरी लाइन बोली है। और यही सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है माय डियर फ्रेंड सोशल कंपैरिजन पे। आपको मैं बताऊं, सोशल कंपैरिजन भी एक तरह से गेम है और हर कोई इसको जीतने में लगा हुआ है। हर कोई जीतने में लगा हुआ है। सोशल कंपैरिजन एक ऐसा गेम है जिसको हर कोई जीतना चाहता है। आपके पड़ोसी ने शिफ्ट खरीद ली, अब आप सोच रहे हो मैं क्रेटा लेके आता हूँ। आप क्रेटा लेके आए, सामने वाला फिर से क्रेटा ले आया। अब आप सोच रहे हो कि मैं MG हेक्टेयर लेकर आऊँगा, सामने वाले ने MG हेक्टेयर ले ली। अब आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा, सामने वाले ने फॉर्च्यूनर ले ली। अब आप मर्सिडीज। तो ये क्या हो रहा है, सोशल कंपैरिजन हो रहा है। और क्या कर रहे हो आप जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो सोशल कंपैरिजन में एक ऐसा खेल है जिसको हर कोई जीतना चाहता है। और अगर आप इस गेम को जीतना चाहते हो, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जितना जल्दी हो सकता है इस गेम से बाहर आ जाओ, सेम कसिनो के कंसेप्ट की तरह। क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो ख़त्म आपके मरने के बाद भी नहीं होता। पता है क्यों? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, सपोज करो कोई 3 भाई हैं, उनमें से एक भाई की डेथ हो गई। तो जैसे एक भाई की डेथ होती है उसके बाद आप देखना जो 4 लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं ना, वो क्या बात कर रहे होते हैं कि ये 3 भाई थे, इनमें से जिस भाई की डेथ हुई है ना, जो मर गया, वो इन तीनों में सबसे बढ़िया इंसान था। वो कभी किसी से बुरा नहीं बोलता था, सबकी भलाई करता था, जब ज़रूरत थी तब मैं हेल्प करता था। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। यानी कि एक इंसान मर चुका है, उसके बाद भी उसका कंपैरिजन चल रहा है। तो जो कंपैरिजन है, जो सोशल कंपैरिजन है माय डियर फ्रेंड, ये आपके मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। तो कम से कम जीते जी तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जिस इंसान की लाइफ में सोशल कंपैरिजन भर भर के पड़ा होगा ना, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। रजत गुप्ता,
हर्षद मेहता, राजरत्नम, इनके अंदर दबा दबा के सोशल कंपैरिजन भरा हुआ था। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप सोशल कंपैरिजन को जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इसको विन कर सके, तो इससे बाहर आओ, अपने आप पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। यार जब तुम अपने आप को बनाने फोकस करोगे ना, मत देखो दुनिया को कौन क्या कर रहा है, अपने आप पर फोकस करोगे ना, तो आप इतनी अपने लिए इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर लोगे कि जब आप सक्सेसफुल होने के बाद बाहर निकल के देखोगे ना, तो आपको साफ दिखेगा कि यार मैं कितना आगे निकल चुका हूँ। तो सोशल कंपैरिजन को ख़त्म करो, क्योंकि सोशल कंपैरिजन अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी इनफ पॉइंट फाइंड कर ही नहीं पाओगे और बुरी तरह से ख़त्म हो जाओगे। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ माय डियर फ्रेंड, इनफ इज़ नॉट टू लिटिल। अब मैं इनफ की बात कर रहा हूँ तो आपको शायद लग रहा होगा कि यार बंदा कंजर्वेटिव होने की बात कर रहा है, पॉजिटिव होने की बात कर रहा है, पैसे को लेकर, लाइफ को लेकर, कि भाई छोटा सोचो उतने ही प्यार पसारो जितनी बड़ी चादर है। ये सुनिए ना आपने कहावत कि भाई अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे सेट करके ख़त्म हो जाए, मर जाओ, बस यही ज़िंदगी, खुश रहो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनफ का मतलब कम नहीं होता। इसलिए ऑथर ने बोला इनफ इज़ नॉट टू लिटिल। जितना आप सोच रहे हो उतना कम है नहीं इनफ। इनफ समझने के लिए ना बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया, मैं आपको उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऑथर ने बोला है द ओनली वे टू नो हाउ मच फूड यू कैन ईट इज़ टू ईट अंटिल यू आर सिक। कितना खाना आप खा सकते हो, ये अगर आपको जानना है ना, तब तक खाते रहो जब तक आप बीमार ना पड़ जाओ। आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी आप खा सकते हो, चलो पुश कर लिया, 6 रोटी खा लिया आपने, 7 खा ली। अगर आप 10 रोटी आपको खिला दी जाए, 15 रोटी आपको खिला दी जाए, तो आप बीमार पड़ जाओगे। एंड दैट इज़ द सेम कंसेप्ट यूज इन द मनी सेगमेंट। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ जो रोड साइड पर, स्ट्रीट पे आपने देखा होगा जो फलों की ठेली लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, सपोज कि आप सभी को पता है वो हर दिन 500 या 1000 रुपये कमा कर ले जाते हैं। अब उनके महीने की इनकम कितनी है? 30,000 रुपये मान कर चलते हैं। अब आप उस व्यक्ति को जो 30,000 रुपये महीने के कमा रहा है अपने फल बेचकर, जो उसके फ्रूट्स हैं उनको बेचकर, आप उस व्यक्ति को महीने के 30 लाख रुपये इनकम देना स्टार्ट कर दो। 30 लाख रुपये इनकम देना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखना कि कैसे वो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। बीमार इन द सेंस, समझिए आप, उसको समझ ही नहीं आएगा कि उस पैसे का वो क्या करे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो 30,000 रुपये अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, इसीलिए वो 30,000 रुपये कमा रहा है। आप उसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा दे दोगे ना, 30 लाख रुपए दोगे, वो ऐसे ऐसे स्टेप उठाना स्टार्ट कर देगा कि अभी उसकी कैपेसिटी 30,000 रुपये कमाने की थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा ही होता है फाइनेंशियल लाइफ में हम सभी के ज़िंदगी में। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 5 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 करोड़ कमा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कैपेसिटी है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब 5 लाख कमाने वाले को अगर आप महीने के 5 करोड़ देना शुरू कर दो तो वो बीमार पड़ जाएगा। बीमार इन द सेंस कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 5 लाख रुपए मेंटेन करने की, मैनेज करने की, वो इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा। उसको उससे ज़्यादा पकड़ाओगे तो वो बीमार पड़ जाएगा। और यही चीज़ आपको समझनी है माय डियर फ्रेंड। रोटी खाने की कैपेसिटी अगर 6 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो आप 10 नहीं खा सकते, कितनी भी भूख हो तब भी 10 नहीं खा सकते आप, और कोशिश करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ऐसी फाइनेंशियल लाइफ में होता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है पता है? अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अगर मैं 20,000 रुपये ईजिली कमा पा रहा हूँ, जो कि उसको मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी फिर 1 लाख रुपये कमा ही नहीं पाऊँगा। उसका मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लोग गलती क्या करते पता है? अगर आप 20,000 रुपये महीने का कमा रहे हो तो आप उसे ईजिली मैनेज कर पा रहे हो, ईजिली अर्न कर पा रहे हो, दिख रहा है, ठीक है, तो 20,000 रुपये की हमारी कैपेसिटी है। लोग कैपेसिटी बढ़ाने की जगह, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की जगह पैसा बढ़ाने पर फोकस करते हैं। हर्षद मेहता पैसा बढ़ाने पर फोकस किया था उसने। रजत गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी। उसकी कैपेसिटी थी कि वो $100 मिलियन को मैनेज कर पा लिया, इतना बंदा कर पा रहा था। उसने क्या किया? उसने पैसे के पीछे फोकस किया। अगर वो पैसे के पीछे फोकस नहीं करता तो वो इस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, चूंकि उसने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। अगर वो उस बिलियनियर सर्कल में आ चुका था, एंटर कर चुका था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता, वो उन इन्वेस्टर्स के साथ और समय स्पेंड करता, उनके साथ काम करता, ट्रस्ट गेन करता, तो एक टाइम बाद वो बिलियनियर भी बन जाता। जब उसकी कैपेसिटी हो जाती कि वो $1 बिलियन को संभाल सकता है तो वो बिलियनियर भी बनता। लेकिन उसने एक शॉर्टकट अपनाया पैसा कमाने का, ना कि कैपेसिटी बढ़ाने का, और वहीं वो फंस गया। आपने देखा होगा कि सपोज करो आपकी 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आप जिम जाना शुरू कर दो। जब आप जिम जाना शुरू करोगे ना तो आपकी रोटी खाने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
अब आप 6 रोटी 8 रोटी खा लोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसके साथ साथ आप प्रोटीन ले रहे हो, इसके साथ साथ आप बनाना शेक भी ले रहे हो, अलग फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, तब भी आपको लगेगा और खाता हूँ और खाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अभी आप 4 रोटी नहीं खा पा रहे थे ढंग से, अब आप 6 रोटी साथ में बनाना शेक और प्रोटीन भी ले रहे हो। ऐसे ही पैसे के साथ होता है कि पैसे के पीछे नहीं भागा जाता, पैसे के लिए पागलपन नहीं होता। जितने भी क्राइम होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, क्राइम जितने भी होते हैं, कहीं भी किसी भी तरह का कोई इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है पैसे को लेकर, वहां पर पैसे के पीछे भागा जा रहा है, ना कि कैपेसिटी बढ़ाने के पीछे। और कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आपकी लाइफ में जितना आप इजीली अर्न कर पा रहे हो, इसीलिए तो आपने देखा होगा जो 5 लाख रुपए कमा पा रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है भाई, वो 5 लाख रुपए इजीली मैनेज कर पा रहा है। 5 करोड़ कमा रहा है भाई, कोई सीईओ है किसी कंपनी का, वो क्या ऐसे थोड़ी ना कि 24 घंटे काम कर रहा है, वो उतना ही काम कर रहा है, उसी हिसाब से काम कर रहा है जितना एक नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है। बट वो 5 करोड़ कमा रहा है। 5 करोड़ वो अपनी इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो 5 करोड़ मैनेज कर पा रहा है। अगर वो मैनेज नहीं कर पाता तो वो शायद 5 करोड़ पहले ही मंथ कमा पाता, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता। तो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने पर फोकस करो। जैसे जिम जाने के बाद बॉडी बिल्ड होती है ना, और अपने आप भूख बढ़ती है, वैसे ही कैपेसिटी बिल्ड करने पर फोकस करो। आप देखना आपकी लाइफ में ना आपको लगेगा ही नहीं कि इनफ बहुत कम है, और आप हंसी खुशी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे बिना किसी कोई भी 2 नंबरी काम करे, किसी भी तरह का फ्रॉड किए हुए। एंड द लास्ट वन, दैट इज 4th माय डियर फ्रेंड, दैट इज देयर आर मैनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्की नो मैटर द पोटेंशियल गेन। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा वर्ती होती हैं, जिन्हें आप उस चीज़ के लिए रिस्क पर नहीं लगा सकते जिससे आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल गेन कर सकते हो। समझो इस चीज़ को। अब जैसे रजत गुप्ता के बारे में हमने बात करी, जब रजत गुप्ता जेल से बाहर आया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे और पहला सवाल पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा। तो रजत गुप्ता ने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि मुझे किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना है। रजत गुप्ता किस चीज़ से ज़्यादा अटैच था? अपनी रेपुटेशन से, अपनी स्टेटस से। इसीलिए तो वो बिलियनर सर्कल में जाना चाहता था, इसीलिए तो वो बिलियनर बनना चाहता था। और जिससे आप ज़्यादा अटैच होते हो, आप उसी चीज़ को लॉस करते हो। वो अपनी रेपुटेशन से ज़्यादा अटैच था, और आपने देखा जब उसने वो फ्रॉड किया, उसको जेल में ले जाया गया, तो सबसे पहली चीज़ जिस पर अटैक हुआ था उसकी, वो थी उसकी रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन 0 हो गई थी। यही बात उसने बोली कि कभी भी किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच मत होना। आपको पता है, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली इनवैल्यूएबल है, आपके फ्रेंड्स इनवैल्यूएबल है, आपकी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इनवैल्यूएबल है, आपका टाइम इनवैल्यूएबल है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो इनवैल्यूएबल है, यानी कि इनकी आप वैल्यू नहीं आंक सकते। और आपको पता है, जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने इनफ पॉइंट को क्रॉस करके आगे बढ़ते हो, यानी कि अपने आप को लिमिटलेस बनाते हो, आपका इनफ पॉइंट ये है एंड आपने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, आप पहुंच गए यहाँ पर, अब आप खुशी नहीं हो, आप उससे और आगे जाना चाहते हो, तो पता है आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने टाइम, अपनी रेपुटेशन, अपनी फ्रीडम और आपकी इंडिपेंडेंस, जो आपसे प्यार करते हो, उन सभी लोगों को आप रिस्क पर लगाते हो उस चीज़ के लिए जो एक्चुअल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आपने देखा रजत गुप्ता, सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। क्यों भाई? एक स्लम एरिया से आया हुआ बंदा, उसने इतनी वेल्थ क्रिएट कर ली अपनी लाइफ में कि उसको चाहने वाले बहुत थे, उसके चाहने वाले बहुत थे। उसके पेरेंट्स नहीं थे, बट जितने भी उसके चाहने वाले थे उसको बहुत प्यार करते थे। बट जब लोगों को पता चला कि इसने इतना बड़ा स्कैम किया है, तो वैसे ही चाहने वाले ख़त्म हो गए थे, वो चाहने वाले नफरत में कन्वर्ट हो गए थे। इसकी रेपुटेशन की सब कुछ इसने खोया था अपना। हर्षद मेहता, फैमिली कितनी दुखी हुई थी। हर्षद मेहता की डेथ क्यों हुई थी? हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक क्यों आया? टेंशन, इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर लिया था खुद को। ये सब क्यों हुआ? उसने अपनी सारी इनवैल्यूएबल चीज़ों को रिस्क पर डाल दिया उस चीज़ के लिए जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ में इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई करो। जब आप इनफ पॉइंट से ऊपर जाते हो और फिर वही क्रेजीपन आप बरकरार रखते हो, तो समझ लीजिए कि आप अपनी इन सारी इनवैल्यूएबल चीज़ों को रिस्क पर डाल रहे हो। सो बी अलर्ट, अपनी लाइफ में इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई करें। क्या होता है इनफ पॉइंट, कैसे आइडेंटिफाई करना है, सारी चीज़ें हम इसमें समझ चुके हैं। तो ये वो 4 चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस बरकरार रहे, आपकी वेल्थ बरकरार रहे, आपके लोग वैल्यू करें, आपको सम्मान दें, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और पूरी चीज़ को समराइज करूं तो वो है माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ में इनफ पॉइंट आइडेंटिफाई करो। व्हेन यू क्रॉस योर इनफ पॉइंट, देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर लाइफ।
then you can enter in a different sectors like in a religious, or you can spend time with your family, with your friends। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना स्टार्ट करो जब आप अपने इस पॉइंट पर पहुंच जाओ। उसके बाद क्रेजीपन मत दिखाओ, पैसे के पीछे पागल मत रहो। तो ये सारी चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड इस चैप्टर 3 के बारे में, जो कि नेवर इनफ के नाम से था। बहुत प्यारा चैप्टर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इस चैप्टर को 50 बार पढ़ लेना, बट आप इस तरीके से नहीं समझ पाओगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये एक जर्नी है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको वीडियो दिखाकर चला जाऊं और फिर आपको एक लूप उसी में सर्कुलेट घुमाता रहूं। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिनिशली एजुकेट करूं। मैं खुद एजुकेट हो रहा हूँ, साथ में वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हर कोई का किसी का मन नहीं लगता किताब पढ़ने में, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर बता रहा हूँ कैसे आपको इम्प्लीमेंट तक करना है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आगे, और जितनी भी इस किताब, इसके अलावा और किताब मैं लेकर आऊँगा, सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम फ्रेंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको बताना है कि वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर कौन है। आपको पता है, कमेंट सेक्शन में नाम लिखो। वैसे तो पता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर है, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी ने लिख दिया होगा वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर क्यों कहे जाते हैं? अब आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो पॉज करो और लिखो, क्योंकि मैं अब आप सभी के साथ वीडियो के अंदर ही इंटरेक्शन करूंगा, जिससे आपकी लर्निंग और अच्छी हो। तो आपको लिखना है कि क्यों वो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है। इस वीडियो के ख़त्म होते होते, एंड होते होते, आपको मैं एक ऐसा यूनिक आंसर देने वाला हूं जो पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देगा कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर क्यों हैं। और आप एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी इस वीडियो से सीख कर जाने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जो अपनी किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस किताब का हम इस वीडियो में 4था चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का, इस किताब का 5वां वीडियो है, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर चल रही है। तो आइए अब हम 4थे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंडिंग। सो वेल फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंडिंग, इसका मतलब क्या है? क्योंकि सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत छोटी है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ आ जाती है जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और फिर उस ग्रोथ को देखकर हमें कैसा फील होता है? या तो हमें सरप्राइजिंग लगेगा, या फिर हमें अनएक्सपेक्टेड लगता है, या फिर वो चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है कि यार ये चीज़ इतनी छोटी थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसमें इतनी ग्रोथ कैसे आ सकती है? तो ये एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होना, सरप्राइज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, इसी चीज़ को बोला जाता है माय डियर फ्रेंड कंपाउंडिंग। आप सभी जानते हैं, कंपाउंडिंग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। तो जहाँ कंपाउंडिंग लग जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो इंसान को सरप्राइज कर देता है। दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इसमें डिटेल में जाते हैं, एक्चुअल में समझते हैं कि इसको हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो की, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम एक सिंपल फैक्ट की हेल्प से। वो फैक्ट क्या है? आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, उनकी 65 की जब एज थी, 65 जब उनकी उम्र थी, उससे पहले उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी माय डियर फ्रेंड $3 बिलियन। और 65th बर्थडे के बाद उनकी नेटवर्थ में $81.5 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एडिशन हुआ। यह चीज़ आपको कितना सरप्राइज करेगी कि एक व्यक्ति जिसकी नेटवर्थ 65 साल की उम्र तक सिर्फ $3 बिलियन थी, और 65 साल की उम्र के बाद, यानी कि कुछ ही सालों के अंदर, उसकी नेटवर्थ अचानक से $81.5 बिलियन बढ़ जाती है। सरप्राइजिंग, एक तरह से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई भी इस चीज़ को जब सुनेगा ना, उसको सरप्राइजिंग लगेगा, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ है। ये जो किताब है, ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये जो बुक है, ये 2020 डीलक्स वर्जन है। उसी बेसिस पर जो ऑथर ने इसके अंदर लिखा है, मैं उसी बेसिस पर आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में वॉरेन बफे की जो नेटवर्थ है वो $122 बिलियन के आसपास है, बट ये एग्जाम्पल को इजी बनाने के लिए 2020 के बेसिस पर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस ड्रास्टिक चेंज आया वॉरेन बफे की नेटवर्थ में। क्यों आया? द रीज़न इज माय डियर फ्रेंड कंपाउंडिंग।
अब कंपाउंडिंग तो रीज़न है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज किसकी वजह से आया, कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है यार सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है कि एक्चुअल में वॉरेन बफेट जो अमीर बने हैं वो 65 साल की उम्र के बाद बने। इसका मतलब 65 साल की उम्र तक उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग करी है, लाइफ में एंजॉय कभी किया ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 65 साल की उम्र से पहले उनकी नेटवर्थ कितनी थी, $3 बिलियन। आपको मैं एक और टास्क फिर से देता हूँ, वीडियो पॉज करनी है, जाओ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, $3 बिलियन को कन्वर्ट करो आप पैसे में, रुपये में कन्वर्ट करो, देन यू विल फाइंड कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है। और ये काम आप करो साथ में, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप मुझे कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप सत्संग की तरह सुनकर चले जाओगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कैलकुलेट करो जिससे कि आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी कि $3 बिलियन भी कितनी बड़ी अमाउंट होती है। इतनी नेटवर्थ थी वॉरेन बफेट की 65 साल की उम्र से पहले। और ये इतनी अमाउंट होती है माय डियर फ्रेंड कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो लग्जरी लेना चाहता है, जैसा घर खरीदना चाहे, जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहे, वो इजीली जी सकता है। बिलियनर की अगर मैं बात करूं, चाहे 3 बिलियन हो, चाहे 5 बिलियन हो, चाहे 50 बिलियन हो, उनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सेम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ समझ में है कि कंपाउंड की हेल्प से किसी भी इंसान की नेटवर्थ में अचानक से कितना इजाफा हो सकता है, दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब वॉरेन बफेट को हम कंपेयर करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से, क्योंकि सिर्फ वॉरेन बफेट की बात करेंगे तो वो काम नहीं चलने वाला। उनको हम अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं कि यार हम कहाँ रह गए, हम कैसे पीछे रह गए, हम क्यों वॉरेन बफेट की तरह पैसा नहीं बना पा रहे। तो इस बुक के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसल ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करी है। उन्होंने बोला है कि वॉरेन बफेट की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तब स्टार्ट हुई थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे। यानी कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी। जब वॉरेन बफेट की एज 30 साल थी तब उनकी टोटल नेटवर्थ सिर्फ $1 मिलियन थी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ $1 मिलियन उनकी नेटवर्थ थी जब वो 30 साल के थे। तो ये सिंपल सा केस हो गया वॉरेन बफेट का कि भाई ये वॉरेन बफेट ने उनकी इस तरीके से शुरुआत हुई थी। अब हम एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं। सपोज करो नॉर्मल व्यक्ति, आप और हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। अब नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है, हमें 25 साल तो ये खोजने में निकल जाते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है। 25 साल की उम्र में तो हमें समझ में आता है कि करना क्या है। अब सपोज करो कि आपकी नौकरी लगे, बिजनेस कर रहे, कुछ भी कर रहे, 25 साल की उम्र में। एक बहुत ही टेंटेटिव बात कर रहे हैं हम, तो आपने 30 साल की उम्र तक सपोज करो $25,000 सेव कर लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी आपका अलग खर्चा वगैरह, आपने $25,000 सेव कर लिए। अब आपने उस पैसे को कर दिया इन्वेस्ट, जो कि नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है, 25 साल तक उसे पता चलता है कि करना क्या है, फिर 30 साल तक वो थोड़ी सेविंग करता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, 60 साल की उम्र के हुए नहीं कि पूरा पैसा निकाल लिया। क्यों, अब उन्हें अपना रिटायरमेंट भी तो जीना है, अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंडसन के साथ खेलना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है, तो पैसा निकाल लिया। यानी कि 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करी, वो भी बहुत कम अमाउंट, और 60 साल की उम्र में उस पैसे को निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, क्या इस व्यक्ति की नेटवर्थ $84.5 बिलियन होगी? सिंपल सा सवाल है, ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगी। अब आप देखिए वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितनी थी, $84.5 बिलियन। फर्क मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, वॉरेन बफेट ने जल्दी शुरुआत करी थी। दूसरा फर्क बताता हूँ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क था वो ये था कि वॉरेन बफेट ने टाइम दिया था अपनी इन्वेस्टमेंट को। यहाँ हमने क्या किया, एक तो लेट शुरुआत करी और दूसरा हमने उसको टाइम नहीं दिया। वॉरेन बफेट ने 70 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा था और हमने सिर्फ अपने पैसे को 30 साल तक इन्वेस्ट किया, वो भी बहुत कम अमाउंट को। अब भले ही रिटर्न आपको 22% मिल रहा है, लेकिन आपको फ़र्क उतना नहीं दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने कंपाउंडिंग को वर्क करने ही नहीं दिया। एक्चुअल में कंपाउंडिंग वर्क तब करती है, थोड़ा उसको टाइम लगता है, आपने वर्क ही नहीं करने दिया। और ऐसा करने के बाद आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी होगी? जब आप 60 साल की उम्र में उस पैसे को निकालोगे, वो जो आपका $25,000 था उसको निकालोगे, तो कितनी आपकी टोटल नेटवर्थ होगी? मुश्किल से $11.9 मिलियन के आसपास। $11.9 मिलियन कम नहीं है, ये भी बहुत है। बट अगर हम वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से कंपेयर करें तो ये 99.9% कम है। यानी कि इस नॉर्मल व्यक्ति के नेटवर्थ से वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 99.9% ज़्यादा हो गई, बिकॉज इन्होंने जल्दी शुरुआत करी और लेट तक इन्वेस्ट किया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग माय डियर फ्रेंड। अभी तो आपको लग रहा है कि यार मतलब हमने वॉरेन बफेट के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमें यहाँ से क्रक्स क्या निकालना है, सीखना क्या है। तो ये तो वॉरेन बफेट का एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ कंपैरिजन हो गया।
अब हम वॉरेन बफेट का कंपैरिजन करते हैं एक हीरो के साथ में जिसने बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से अर्न किया, वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा रिटर्न अर्न किया था। अब हम थोड़ा उससे कंपेयर करते हैं। अब ये जो व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड, इनका नाम था जिम साइमन। अब जिम साइमन की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने वर्ल्ड सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट ना बोलते हुए अगर हम मार्केट बोले तो वहाँ से रिटर्न अचीव किया था। इन्होंने 66% पर ईयर ऑन एन एवरेज रिटर्न अचीव किया था अपने इन्वेस्टमेंट पर। यानी कि अगर हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करें, उनके रिटर्न को कंपैरिजन करें, तो वॉरेन बफेट का 22% था, जो कि अप्रॉक्स 1/3 था आपके जिम साइमंस के। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, 66% रिटर्न जिम साइमंस ने अचीव किया, वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22%। लेकिन आज अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो जिम साइमंस की टोटल नेटवर्थ $29 बिलियन है, और वहीं वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ $122 बिलियन है। कितना बड़ा फ़र्क है माय डियर फ्रेंड। मतलब आप देखिए कि लगभग 75% के आसपास डिफरेंस है। जिम साइमंस की नेटवर्थ और वॉरेन बफेट की नेटवर्थ में 75% तक का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ, आपको एक पते की बात बताता हूँ। वॉरेन बफेट का जितना टाइम पीरियड था इन्वेस्टमेंट का, जितने समय तक उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका हाफ टाइम पीरियड था जिम साइमंस का। यानी कि सिर्फ टाइम पीरियड हाफ होने से नेटवर्थ में 75% का डिफरेंस क्रिएट हो गया। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिम साइमंस ने कंपाउंडिंग का एक्चुअल में यूज़ होने ही नहीं दिया अपने इन्वेस्टमेंट में। जब टाइम आया कंपाउंड होने का पैसा, तो उन्होंने पैसा निकाल लिया। लेकिन वॉरेन बफेट ने टाइम दिया। एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकल रियल कंपाउंडिंग का एग्जांपल देखना चाहते हैं, दैट इज़ वॉरेन बफेट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ट्विस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक और ट्विस्ट, बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ। अब सपोज करो, मान के चलो, जैसे वॉरेन बफेट ने 70 साल तक इन्वेस्टमेंट करी। अगर जिम साइमंस 66% रिटर्न के साथ 70 ईयर तक लगातार अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते मार्केट के अंदर, तो उनकी नेटवर्थ कितनी होती। अब मैं जो आपको डेटा बताने वाला हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, उनकी टोटल नेटवर्थ होती 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन 160,000। मतलब ये इतनी अमाउंट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कितने ज़ीरो लगाऊं। कॉपी पर भी लिखने में पता नहीं चलेगा कितने ज़ीरो लगाने, कैसे लिखना है। दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग। अगर जिम साइमंस अपनी इन्वेस्टमेंट में 70 साल तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रखते मार्केट के अंदर और 66% रिटर्न लेते, तो एक्चुअल में वो इतने, उनकी टोटल इतनी नेटवर्थ होती जो मैंने अभी एग्जैक्टली आपको बताई है। मतलब वॉरेन बफेट से तो बहुत ज़्यादा गुना, बहुत ज़्यादा हो गई। सो ये चीज़ आपको समझनी है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी। द रीज़न इज़, अब मैं आपको इसको ना समराइज़ करते हुए आपके लिए वो चीज़ बताता हूँ जो आपको लेनी है। वो क्या है? सिंपल सी चीज़ हमने क्या समझी कि वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न उतना नहीं अर्न किया है। उनसे ज़्यादा रिटर्न अर्न करने वाले मार्केट के अंदर बैठे हुए थे उस समय, लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ तो सबसे ज़्यादा है। फिर भी वॉरेन बफेट को नंबर 1 इन्वेस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया। एक तो जल्दी शुरुआत करी और दूसरा उन्होंने लेट तक रखा टाइम दे। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि 30 में शुरू करी और 60 में पैसा निकाल लिया। ये नहीं था। जब वो 10 साल के थे तब शुरू किया, और जब वो आज तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है उन्होंने। आज वॉरेन बफेट की अगर मैं बात करूं, एज 93 है और उनकी टोटल नेटवर्थ $122 बिलियन के आसपास है। कैन यू थिंक? दिस इज द डिफरेंस। द लर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस दैट इज कि हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। ये फैक्ट है और रियलिटी है कि आप और मैं नहीं बन सकते वॉरेन बफेट। लेकिन हम सीख क्या सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि अगर सपोज करो, जब भी आपको पता चलता है इस चीज़ के बारे में कि कंपाउंडिंग नाम की भी चीज़ होती है, पैसा ऐसे ग्रो भी होता है, चाहे 25 साल के हो, 30 साल के हो, 20 साल के हो, जितना भी इनकम है, जितनी भी सैलरी है, उसका एक पोर्शन बचाओ, उसको इन्वेस्ट करो और भूल जाओ उस चीज़ को, उसको भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने खर्चे पानी कम कर दो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करो और उसको भूल जाओ। इन्वेस्ट करते जाओ, भूलते जाओ, बाकी एंजॉय भी करते जाओ लाइफ को। उसको कंपाउंड होने दो। आपकी छोटी सी अमाउंट, आपको बिलीव नहीं होगा, जब आप उसको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखोगे मार्केट के अंदर, तो आपको इतना बड़ा फ़र्क देखकर जाएगी कि आपके मुँह से सिर्फ 2-3 शब्द निकलेंगे, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग। मतलब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि इतना पैसा कैसे बन गया ये छोटी अमाउंट। दैट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
और लास्ट चैप्टर में हमने क्या कवर किया था, नेवर इनफ। लोगों को क्या लगता है ना कि इनफ मतलब सेटिस्फाई होना लाइफ से, इनफ इज लिमिटलेस। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया था लास्ट चैप्टर में कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। इनफ पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हो। 65 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट की कैपेसिटी थी सिर्फ $3 बिलियन को मैनेज करने की, तो उनके पास $3 बिलियन सिर्फ पैसे थे। लेकिन चूंकि वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 65 साल की उम्र तक कंटिन्यू बिना पेशेंस खोए पैसा इन्वेस्टेड है उनका, इट शोज कि वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या $3 बिलियन पैसा मैनेज करने लायक नहीं बने, वो बने हैं $122 बिलियन पैसा मैनेज करने लायक। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान इतनी ही बड़ी नेटवर्थ का हकदार बनता है। यही रीज़न है कि 65 साल की उम्र के बाद आज उनकी उम्र 93 ईयर्स हो चुकी है और आज उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है $122 बिलियन। 65 साल की उम्र से पहले $3 बिलियन और 65 साल के बाद कैलकुलेट कर लो 93 ईयर्स के आज हैं $122 बिलियन। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ वॉरेन बफेट। तो उसका जो मैंने लास्ट चैप्टर आपको समझाया था, अगर आपने नहीं देखा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताब ही पूरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी लाइफ के हर एक पहलू को कवर किया गया कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। तो दिस इज़ द एक्चुअल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कंपाउंडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सकता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। और ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसा इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं। होप यू विल गेट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टीच यू, और जो चीज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो आपने समझी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, और लास्ट जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे देखो, क्योंकि ये अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ जो है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रिच डैड पुअर डैड कवर करी है, इसमें हम साइकोलॉजी ऑफ मनी कवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा सवाल है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में 5 अमीर बनने के तरीके बताओ, 5 ऐसे तरीके बताओ जिसकी हेल्प से हम पैसा कमा सकें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 5 नहीं 50 बल्कि 500 ऐसे तरीके बता सकते हो जिनसे अमीर बना जा सकता है, यानी कि जिनकी हेल्प से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा टफनेस बढ़ा दूं इसकी, यानी कि थोड़ा सा इसको टफ कर दूं, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक ऐसा तरीका बताओ जिसकी हेल्प से आप लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक पैसा कमाते रह सकते हैं। तो मुझे पता है कि आप सभी इस चीज़ का भी आप सभी के अंदर जवाब होगा, बट आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, आपको कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, एक कन्फ्यूजन फील हो रहा होगा कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये जो तरीका है ये एक ऐसा यूनिक तरीका है जिस तरीके को मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में है ये किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बात करी गई है कि कैसे आप एक लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं बिना किसी रिस्क को उठाएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं जो इसके अंदर ऑथर ने बताया है। एज इट इज़ मैं आपको वैसे ही चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से ऑथर ने इस किताब के अंदर समझाई हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ऑथर कहते हैं देयर इज़ ओनली वन वे टू स्टे वेल्दी, सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रुगैलिटी एंड पैरानोया। यानी कि फ्रुगैलिटी और पैरानोया का कुछ कॉम्बिनेशन जो है वही है एकमात्र ऐसा तरीका जिसकी हेल्प से आप लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। और ये चीज़ जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। अभी आप जाकर ना फ्रुगैलिटी और पैरानोया का मतलब गूगल पर सर्च भी करोगे ना, तब भी आपको ये उस तरीके से समझ में नहीं आने वाला जैसा इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसल ने बताया है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग सिर्फ इसी चैप्टर में, इसके अलावा और कहीं नहीं दिया गया। तो आइए जानते हैं। और मैं आपको डायरेक्टली इसका मतलब नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद आपके लिए इस चीज़ को जानने में समझने में बहुत आसानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ इस किताब की लगती है वो है कि इस किताब के अंदर चीज़ें स्टोरीज़ की हेल्प से बताई गई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके मत कर देना, आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि लंबे समय तक अमीर कैसे बने रहना है।
सो माय डियर फ्रेंड, ये जो स्टोरी है वो है जेसी लिवरमोर की। जेसी लिवरमोर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा था, एक ऐसे परिवार में जन्मा था जिसमें पैसे को लेकर बहुत तंगी थी। और ये जो लड़का था, ये जो जेसी लिवरमोर थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मतलब अगर मैं बात करूँ मैथ्स और फिजिक्स में, ये मास्टर थे, बहुत अच्छे थे और इनको बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। लेकिन 14 साल की उम्र, जब ये 14 साल के हुए तो उनके पिताजी ने कर दिया सरेंडर इनके सामने। पिताजी ने बोला, बेटा अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाने के लिए। तो फिर इनकी जो माता जी थी, उन्होंने कुछ पैसे दिए और बोला, बेटा बाहर जा, कुछ काम कर और कमा, और जो भी है अपनी ज़िंदगी आगे खुद डिसाइड कर। थोड़ा दुख हुआ था क्योंकि उनका इंटरेस्ट था पढ़ने में, पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उन्होंने जो उनकी माताजी ने पैसे दिए थे वो उन्होंने लिए और वो सीधे पहुँचे आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट में। अब वो वहाँ पर करते क्या थे, आप सभी को पता है कि जो ओल्ड टाइम पे जो स्टॉक मार्केट होती थी तो वहाँ पर आपने देखा कि जो बोर्ड्स लगे रहते थे। जब आपने पुराने हर्षद मेहता की वेब सीरीज़ देखी होगी, इसके अलावा जो आपने ओल्ड समय की स्टॉक मार्केट देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर एक बोर्ड होता था, उस पर सारे के सारे कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, कौन से जो आपका शेयर है उसकी क्या प्राइस है, तो इस तरह की डिटेल्स लिखी रहती थी और वो अपडेट होती रहती थी। तो ये काम था जेसी लिवरमोर का। और जेसी लिवरमोर को इस काम में इतना मज़ा आने लगा माय डियर फ्रेंड कि वो दिन भर तो ये काम करते ही करते थे। जब शाम को घर पहुंचते थे, रात को जब वो आराम करने का टाइम होता, उस समय भी वो कॉपी पेन पर इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करते थे। और एक टाइम ऐसा है माय डियर फ्रेंड कि सिर्फ कुछ ही चंद महीनों के अंदर वो इतने एक्सपर्ट हो गए इन चीज़ों में कि फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनकी एज बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्ट ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक और तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, जिसको एक इलीगल वे माना जाता है ट्रेडिंग करने का, वो है बकेट ट्रेडिंग। बकेट ट्रेडिंग यानी कि डब्बा ट्रेडिंग। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये बकेट ट्रेडिंग करेंगे, डब्बा ट्रेडिंग करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने डब्बा ट्रेडिंग करना शुरू किया तो इन्होंने इतना पैसा कमाया कि जो डब्बा ट्रेडिंग डीलर्स हुआ करते थे उन्होंने इन्हें बैन कर दिया था ट्रेडिंग करने से। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है जितने भी बैटिंग ऐप्स हैं, जो आप गेम क्रिकेट्स वगैरह खेलते हो, तो वहाँ पर आपको पता है जो ऐप है, जो ऑनर है, उसका कब फ़ायदा होता है? उसका तब फ़ायदा होता है जब जो भी उसमें पैसा लगा रहा है वो हारता है। लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हो और आप जीत रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जितनी बैटिंग ऐप्स हैं वो उनका फ़ायदा होगा ही नहीं। वैसे माय डियर फ्रेंड, डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता था कि ये जब भी जाते थे तो पैसा जीत कर आते थे, तो इन्हें बैन कर दिया गया। फिर ये अपने जो है रूप रंग बदल के जाया करते थे। फिर एक टाइम बाद इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया जब इनकी एज हो गई। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, वो है 30 साल की उम्र में इनकी जो नेटवर्थ थी, इनकी जो टोटल इनके पास पैसा था, वो आज के $100 मिलियन के बराबर था। अब फिर से मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, अभी आपको जस्ट सर्च करना है कि $100 मिलियन को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये अमाउंट कितनी होती है। और ये टास्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नंबर्स बहुत यूनिक चीज़ होती है। नंबर्स का जो गेम होता है, अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और नंबर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कन्वर्ट करोगे ना $100 मिलियन को रुपीज़ में, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है। सो माय डियर फ्रेंड, 30 साल की उम्र में इन्होंने $100 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट कर दी। अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टोरी में, ये नॉर्मल स्टोरी है। जिस हिसाब से ये पूरी कहानी है ना, जर्नी रही है, वो बहुत अभी तक इसका हमने बहुत नॉर्मल जो फेस है वो कवर किया है। अब इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। सन 1929 में एक बहुत बड़ा क्रैश आया हुआ था मार्केट के अंदर। और माय डियर फ्रेंड, उस समय जो मार्केट थी वो 75% तक नीचे चली गई थी, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी मार्केट की उसके 75% तक वो गिर गई थी। और माय डियर फ्रेंड, जब वो मार्केट क्रैश हुई थी तो उस समय जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो भी ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसाइड किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा लॉस करा था। एक तरह से जितने भी लोग थे जिन्होंने मार्केट के अंदर पैसा लगाया था उन सब ने गंवाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, वो है कि इनकी जो फैमिली थी, जेसी लिवरमोर की फैमिली, जब उनको इस चीज़ के बारे में पता चला तो वो एक तरह से डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं अब तो जेसी लिवरमोर की ज़िंदगी ख़त्म है, पैसा ख़त्म है, कहीं वो गलत स्टेप ना उठा ले। तो उनकी फैमिली बड़ा दुखी थी, उनकी वाइफ धोरती जो थी वो बहुत दुखी थी। तो अब वो जब घर पे पहुंचे तो उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ तो वो एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन हुई थी इनके बीच। जब वो घर पहुंचे तो उसके बाद क्या सिनेरियो था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ही देन ब्रोक द न्यूज़ टू हिज फैमिली। उन्होंने अपनी फैमिली को एक न्यूज़ बताई। इन अ स्टॉक ऑफ जीनियस एंड लक ही हैड बीन शॉर्ट द मार्केट, बैटिंग स्टॉक्स वुड डिक्लाइन। यानी कि अगर आप लक मानो या जीनियसनेस मानो उनकी, उन्होंने मार्केट को कर दिया शॉर्ट
और जिन जिन स्टॉक्स पर उन्होंने पैसा लगाया था कि ये स्टॉक्स नीचे जाएंगे, इनकी प्राइस नीचे जाएगी, वो सभी के सभी नीचे गए। ऐसा उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी वाइफ से जाकर बोला था। उन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया था। बहुत स्मार्ट और जीनियस डिसीजन था जो उन्होंने उस समय लिया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। सब पैसा लगा रहे थे कि मार्केट जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएंगे। इन्होंने पैसा कहाँ लगाया कि शेयर प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना ही इन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने पूछा, यू मीन वी आर नॉट र्यून? दोरोती जो उनकी वाइफ थी उन्होंने पूछा, इन्होंने बोला, नो डार्लिंग, आई हैव जस्ट हैड माई बेस्ट एवर ट्रेडिंग डे, वी आर फैबुलसली रिच एंड कैन डू वॉट एवर वी लाइक। नो डार्लिंग, हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ट्रेडिंग डे है और हमारी जो ज़िंदगी है वो फैबुलसली रिचनेस में कन्वर्ट हो गई है। हम जो चाहें वो अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, ऐसा जेसी लिवरमोर ने उनकी वाइफ को बोला। और पूरे घर में जहाँ मातम छाया हुआ था ना, वहाँ खुशी खुशी होगी चारों तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक दिन के अंदर, यानी कि जब मार्केट क्रैश हुई थी तो उस एक दिन के अंदर जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। यानी कि आज के $3 बिलियन आप कैलकुलेट करिए। फिर से आपके लिए टास्क है, कैलकुलेट करो, कमेंट सेक्शन में डालो कि $3 बिलियन कितना होता है। इतना इस बंदे ने, जेसी लिवरमोर ने, एक दिन के अंदर प्रॉफिट अर्न किया था अपनी स्मार्टनेस की वजह से। अभी आपको लग रहा होगा वाह, $3 बिलियन एक दिन के अंदर। अभी ये स्टोरी का कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटा पार्ट है। अब आगे इस स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। अब जो चीज़ आने वाली है ना, वो आपको एक्चुअल में फील कराएगी व्हाट अ यूनिक स्टोरी, एंड क्या क्या आप यहाँ से सीख कर जाने वाले, वो चीज़ अब आपको समझ में आएगी। सो माय डियर फ्रेंड, उसी दौर 1920s में एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिनका नाम था अब्राहम जर्मनस्काय। अब्राहम जर्मनस्काय के साथ क्या हुआ था, जैसे इन्होंने मार्केट शॉर्ट करके पैसा कमाया था ना, अब्राहम जर्मनस्काय ने 1920s में रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा बूम आया था। उस बूम का फ़ायदा उठाकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया था और वो एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर बन चुके थे 1920s में। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जितना पैसा उन्होंने रियल एस्टेट से कमाया था, जो बूम की हेल्प से जो अमीर बने थे, उन्हें क्या लगा कि अगर वो शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देंगे तो वहाँ से भी उन्हें और प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने क्या किया, जितना पैसा रियल एस्टेट से कमाया था वो पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लगा दिया। एंड सेम 1929 की बात चल रही है जहाँ पर जेसी लिवरमोर रिच बने, उसी समय ये आपके अब्राहम जर्मनस्काय ने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में लॉस कर दिया और बुरी तरह से ख़त्म हो गए थे। एक्चुअल में इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। एंड आफ्टर दैट 2 दिन के लिए ये गायब रहे। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इनके मिस होने की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि अब्राहम जर्मनस्काय ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, यानी कि इन्होंने सुसाइड कर ली है। अब आपको लग रहा होगा कि यार स्टोरी ख़त्म नहीं, अब इसमें और ट्विस्ट आने वाला है। अब देखते रहिए कितना ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, जर्मनस्काय ने सुसाइड कर ली क्योंकि भाई वो उस डिप्रेशन को झेल नहीं पाया, उस लॉस को झेल नहीं पाया। एंड माय डियर फ्रेंड, अब हम चलते हैं सीधा 4 साल आगे। अभी देखिए स्टोरी कैसे चल रही है, बिल्कुल पैरेलल आगे पीछे चल रही है। जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज़ देखते नहीं है, वेब सीरीज़ देखते, उसमें एक साथ 2 स्टोरी चल रही होती है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, वैसे ही ये स्टोरी है। अब सीधा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 4 साल, यानी कि अब हम चलते हैं 1933 में, 1929 से 1933 में। ये जो व्यक्ति था जेसी लिवरमोर, इसने एक दिन के अंदर $3 बिलियन जो पैसा कमाया था मार्केट को शॉर्ट करके, इसकी वजह से इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया था ना लास्ट चैप्टर के अंदर कि सक्सेस इज़ अ लॉजी टीचर। सक्सेस एक ऐसा बुरा टीचर है जो एक स्मार्ट पर्सन को भी मैनिपुलेट कर सकता है ये सोचने पर कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ खोएगा ही नहीं, यानी कि वो फेल ही नहीं होगा। वैसा ही हुआ जेसी लिवरमोर के साथ कि ये इस हद तक अपनी सक्सेस से मैनिपुलेट हो गया था कि इसको ऐसा लग रहा था कि अब ये कभी लॉस ही नहीं करेगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अब हैवी बैट लगाना शुरू कर दिया। यानी कि कोई भी एरा गैरा नत्थू गैरा इसके पास आता और इससे बोलता कि इसके शेयर खरीद लो, इस स्टॉक में पैसा लगा दो, उस स्टॉक में पैसा लगा दो, यानी कि कहीं से भी एडवाइस लेता था और पैसा लगाना शुरू कर दिया। एंड आपको बिलीव नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, 1929 से 1933 के बीच में इसने इतनी हैवी बैट लगाई कि 1933 में मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इसने अपना सारा पैसा लॉस कर दिया। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स के साथ वैसा ही हुआ कि जो पंडित शादी कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। सेम इसके साथ वैसा ही हुआ कि इसको अमीर बनाया था शेयर मार्केट ने, लेकिन इसको ख़त्म भी और गरीब किसने किया, शेयर मार्केट ने। उसके बाद ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, उस सदमे को झेल नहीं पाया, 2 दिन के लिए ये बंदा गायब। सेम सिचुएशन जैसी अब्राहम जर्मनस्काय के साथ हुई थी वैसी ही इनकी वाइफ ने रिपोर्ट लिखाई कि इनके हस्बैंड मिस हैं 2 दिन से। और उसके बाद जब पूरी रिसर्च हुई तब पता चला कि ये एक होटल में
मृत पड़े हुए थे, यानी कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार ली थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाया, अपने पैसे को लॉस करने का। और इस तरीके से ये पूरी स्टोरी हुई ख़त्म। लेकिन अब जो इससे क्रक्स, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, जो मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों ही लोग, चाहे हम अब्राहम जर्मन-स्काई के बारे में बात करें, चाहे हम जेसी लिवरमोर के बारे में बात करें, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या था? इन दोनों के अंदर कॉमन ये था कि ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे थे वेल्थ क्रिएट करने में, जल्दी अमीर बनने में, पैसा कमाने में बहुत अच्छे थे। यानी कि इनके जितना मास्टर कोई था ही नहीं। भाई 30 साल की उम्र में इतना अच्छा पैसा कमाया था और रियल एस्टेट डेवलपर भी बना। तो मतलब ये लोग पैसा कमाने में बहुत अच्छे थे, वेल्थ क्रिएट करने में। लेकिन स्टेइंग वेल्दी, यानी कि अमीर बने रहने में ये उतने ही ज़्यादा बुरे थे। यानी कि लंबे समय तक कैसे अमीर बने रहना है, ये इनको बिल्कुल नहीं आता था। और इसका रीज़न था लैक ऑफ सर्वाइवल। इनको ये नहीं पता था कि सर्वाइव कैसे रहा जाता है। अब चीज़ें कनेक्ट करता हूँ। शुरुआत में मैंने क्या बोला था? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रुगैलिटी एंड पैरानोया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल सेंस क्या है। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सेंसिबल होना, और पैरानोया का मतलब होता है डाउटफुल होना। तो जब फ्रुगैलिटी और पैरानोया का कॉम्बिनेशन बनता है, फ्रुगैलिटी प्लस पैरानोया इज इक्वल्स टू सर्वाइवल, यानी कि सेंसिबल होना प्लस डाउटफुल होना अपनी लाइफ को, अपने पैसे को लेकर, वही सर्वाइव कर पाता है। यानी कि सेंसिबल प्लस डाउटफुल इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। समझ में? चलो और समझाता हूँ मैं आपको। सेंसिबल मतलब कैसे? जर्मन-स्काई की बात कर ले या फिर जेसी लिवरमोर की बात कर ले, ये दोनों की दोनों अपनी लाइफ और अपने पैसे को लेकर सेंसिबल नहीं थे। यानी कि इनके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये किसी की भी बात सुनकर पैसा लगा रहे थे, अपने सेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे कि भाई मुझे किससे एडवाइस लेनी है, कहाँ कितना पैसा लगाना है और कितना अपने पास कैश रिजर्व रखना है, कितना सेविंग्स रखनी है। उस चीज़ पर इनका फोकस ही नहीं था। यानी कि ये बिल्कुल नॉन सेंसिकल हो गए थे जब पैसे की बात आई तब। दूसरा, डाउटफुल, इनके अंदर बिल्कुल भी डाउट ही नहीं था। डाउट मतलब फियर। कहते हैं ना कि फियर इंक्रीजेस द अलर्टनेस। जिस इंसान के अंदर डर होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा सावधान होता है, और जितना ज़्यादा कोई इंसान सावधान होता है वो उतना ही ज़्यादा जीता है। इन दोनों के अंदर फियर बिल्कुल नहीं था, डाउट बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस देखी थी अपनी लाइफ में, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब ये कभी फेल ही नहीं हो सकते, कभी फेल ही नहीं हो सकते। इस तरीके से मैनिपुलेट हो गए थे। तो इनके अंदर एक डाउट ही नहीं था कि अगर मैं पैसा लॉस कर गया तो मेरे पास कुछ कैश, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। तो इन्होंने कभी अपने पास कैश और सेविंग्स रखी नहीं, जिसकी यही कारण था कि जैसे ही इन्हें लॉस हुआ, जैसे मार्केट डाउन गई, क्रैश हुआ, लॉस हुआ, तो ये डिप्रेशन में क्यों आए? क्योंकि इनके पास सेविंग्स नहीं थी, इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये सर्वाइव कर सके, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड करा। तो दोनों ही देखिए, चाहे फ्रुगैलिटी की बात करें चाहे पैरानोया की बात करें, यानी कि सेंसिबल होना चाहे डाउटफुल होना, इन दोनों का रिजल्ट निकल के आता है सेविंग्स या फिर कैश रिजर्व होना। और इन दोनों की इज इक्वल टू में आता है आपका सर्वाइवल। यानी कि जिस व्यक्ति के पास सेविंग्स होती हैं, कैश रिजर्व होता है, वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाता है। और जो सर्वाइव कर पाता है लंबे समय तक, वही व्यक्ति लंबे समय तक अमीर बना रह पाता है। यानी कि वही लॉन्ग टाइम तक अपने आप को वेल्दी बनाए रख पाता है, जो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। इसको ना और अच्छे से समझते हैं। अभी तक होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, लेकिन और समझते हैं। देखो, वॉरेन बफे को आप सभी जानते हैं। वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल की उम्र से शुरुआत करी थी। आज उनकी एज 93 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 80 साल हो गए उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। शायद आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि वॉरेन बफे ने अपने लॉन्ग टाइम, जो लाइफ टाइम जर्नी रही है उनकी इन्वेस्टमेंट, उसमें 14 रिसेशंस का सामना किया है। यहाँ पर जर्मन-स्काई और लिवरमोर एक रिसेशन को नहीं झेल पाए। यानी कि जैसे ही एक रिसेशन का सामना किया, जैसे ही पैसा लॉस किया, निपट गए, ख़त्म हो गए। और यहाँ वॉरेन बफे ने 14 रिसेशंस का सामना किया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इससे पहले हमने चैप्टर में कवर किया था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सैक्स की नींव हिल गई थी। पूरी कंपनी ख़त्म होने वाली थी, जो कि वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग कंपनी थी, वो ख़त्म होने वाली थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। एंड वॉरेन बफे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी गोल्डमैन सैक्स में और उसको बचाया था। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया जहां पर सभी लोग सिर्फ सर्वाइव कर सकें इसके लिए परेशान है, वहां पर वॉरेन बफे औरों से, जो लोग बेच कर जा रहे हैं स्टॉक, वो खरीद भी रहे हैं और इसके साथ साथ वो दूसरों के सर्वाइवल में हेल्प भी कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे के पास कैश रिजर्व रहता था, वॉरेन बफे के पास सेविंग्स रहती हैं, और यही पावर है कि वो आज भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। इतने लंबे समय तक वो इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर। उसका रीज़न है कि उनके पास हमेशा कैश रहता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। वॉरेन बफे का नाम आप सभी ने सुना है, चार्ली मंगर का नाम सुना है। ये दोनों ही
टॉप इन्वेस्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी था जो इनके ग्रुप का व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। उसका नाम था रिक ग्यूरिन। अब ये रिक ग्यूरिन को लोग क्यों नहीं जानते, वो भी इतना स्मार्ट था। तो एक बार मोहनीश पावरा जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने धंधो इन्वेस्टर किताब लिखी है, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। तो उन्होंने एक दिन वॉरेन बफेट से पूछा कि अच्छा रिक ग्यूरिन के साथ क्या हुआ, वो तो तुम्हारे दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड थे। तो वॉरेन बफेट बताते हैं कि जितना चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट मार्केट यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर स्मार्ट थे, जितने ज़्यादा ये स्मार्ट थे, उतनी ही ज़्यादा रिक ग्यूरिन भी स्मार्ट थे इन्वेस्टमेंट को लेके। फ़र्क क्या था पता है? चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट दोनों को पता था, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं कि दोनों को ही पता था कि एक ना एक दिन तो हम वेल्दी ज़रूर बनेंगे, समय लगेगा पर ज़रूर बनेंगे। लेकिन जो रिक ग्यूरिन था वो बहुत जल्दबाजी में था। उसके दिमाग में ये नहीं था कि हमें टाइम लगेगा, बनेंगे ज़रूर। उसके दिमाग में था कि मुझे जल्दी बनना है। एंड जल्दबाजी के चक्कर में उसने बहुत सारा लोन ले रखा था, बहुत सारा लेवरेज ले रखा था। जो पैसा लोन उठाकर उसने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, दूसरों से पैसा उठाकर मार्केट के अंदर लगा रखा था। फिर जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आई थिंक 70% तक उस समय जब मार्केट गिरा था, ये बात आपकी कब की है मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ कि ये 1973 और 1974 की बात है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब मार्केट 70% तक नीचे चला गया था, तो रिक ग्यूरिन के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो इतना तो लोन ले रखा था। उसने कैश रिजर्व छोड़ो, सेविंग्स छोड़ो, उसके पास इतना लोन था कि उसको रिकवर करने के लिए उसने क्या किया, जो स्टॉक उसके पास थे, बर्कशायर हाथवे के जो स्टॉक उसके पास थे, वो स्टॉक्स उसने वॉरेन बफेट को पर स्टॉक $40 कम प्राइस में बेच दिए। सोच के देखो, अगर एक स्टॉक की प्राइस उस समय बर्कशायर हाथवे की $100 थी, तो रिक ग्यूरिन ने वॉरेन बफेट को वो स्टॉक $60 में बेचकर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा लोन उठा रखा था, इतना लेवरेजिंग कर रखी थी कि वो उसके पास पैसा ही नहीं था उसको रिकवर करने के लिए। और ख़रीदा किसने? वॉरेन बफेट ने। यानी कि वॉरेन बफेट के पास उस समय भी कैश था। एंड दैट वॉज द रीज़न माई डियर फ्रेंड कि रिक ग्यूरिन का आज कोई नहीं जानता, ना ही वो उतना अमीर है, लेकिन वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर को आज दुनिया जानती है, दुनिया सैल्यूट करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने पास कैश रखा है, हमेशा अपने पास सेविंग्स रखी हैं, और यही रीज़न है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइवल रहे हैं। कैसा भी रिसेशन आया, कुछ भी आया है, जहाँ लोग बेचते थे वहाँ पर ये खरीदते थे, जहाँ लोग डूब रहे थे वहाँ पर ये लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। जो बड़ी बड़ी बैंक ख़त्म होने को हैं, लेकिन वॉरेन बफेट पैसा लगा रहा है। कहाँ से आ रहा पैसा? बंदा स्मार्ट था। जब सब लोग लगा रहे होते थे उस समय वो उतना नहीं लगाता, तो उस समय वो कैश रखता था अपने पास। उसे पता है कि जब मार्केट नीचे जाएगी तो ये जितने भी लगा रहे हैं ये सब बेच के भागेंगे, और जब बेच के भागेंगे ना, उस समय खरीदने वाला भी चाहिए होगा, तो मैं खरीदूंगा, उसके लिए कैश रखते थे। तभी तो $100 की चीज़ $60 में खरीद लिया करते थे। एंड दैट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर इतने अमीर हैं आज भी। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर का क्यों एग्जाम्पल लिया जा रहा है हर बार इस किताब में? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये जीता जागता ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको ये बताता है कि लंबे समय तक अमीर कैसे बना रहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको इसको समराइज करके एक लाइन में बताऊं कि लंबे समय तक अमीर कैसे बना रहा जाता, तो वो है माय डियर फ्रेंड, सेंसिबल प्लस डाउटफुल इज इक्वल्स टू सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव करना सीख गए, अगर आपके अंदर सर्वाइवल स्किल आ गई, अगर आपके अंदर एक डाउट पैदा हो गया कि कल की सक्सेस, ज़रूरी नहीं है कि कल मैं सक्सेसफुल हो गया, ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले कल भी मैं सक्सेसफुल रहूँगा, तो अगर मैं फेल हुआ तो उसके लिए मेरे पास क्या बैकअप है, वो आपका सर्वाइवल है, और वो ज़रूरी भी है। तो इसलिए फियर होना अपने अंदर, ज़्यादा आत्मविश्वास में मत आ जाना। इसलिए बोला जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फ़ायदा नहीं नुकसान देती है, तो वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ज़्यादा मत बढ़ने देना, अपने आप को सेंसिबल रखो, अपने आप को फियरफुल रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने लिए सेविंग्स और कैश रिजर्व ज़रूर रखो। चाहे आप आज कुछ भी कर रहे हो, ये अपने पास ज़रूर होना चाहिए कि आगे इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर नीचे जाता है तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आप लॉन्ग लास्टिंग वेल्दी भी रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।
सो वेलकम फ्रेंड्स। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, किसी का भी नाम उठा लीजिए, चाहे अगर हम बात करें एलोन मस्क की, चाहे वॉरेन बफेट की बात करें, चार्ली मंगर की बात करें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स की बात करें, किसी भी व्यक्ति का आप एग्जांपल उठा लीजिए, इन सभी की लाइफ में एक ऐसी चीज़ कॉमन है जिसकी बदौलत ये सभी अमीर बने हैं, और वो कॉमन चीज़ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आज आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब पर हम जारी चर्चा करते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बुक का 6 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है टेल्स यू विन। जी हाँ, ये जो टेल्स है ना, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस चैप्टर के अंदर बहुत प्यारे तरीके से बताया गया है, और ये एकमात्र ऐसा रीज़न है जो कॉमन पाया जाता है हर एक अमीर इंसान की लाइफ में, या फिर हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल की हेल्प से, क्योंकि किताब है ही पॉपुलर अपनी स्टोरीज और एग्जाम्पल के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, हम 3 कैरेक्टर्स को पिक करते हैं इस एग्जाम्पल को पूरा करने के लिए, जिसमें एक कैरेक्टर है उसका नाम है शिवम, दूसरा कैरेक्टर उसका नाम है नरेंद्र, और तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम है राहुल। अब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, और इन कंपैरिजन के हेल्प से हम इस पूरे एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। आपको जो चीज़ यहाँ से सीखने को मिलने वाली है, आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले इस चीज़ के बारे में सीखा होगा। तो आइए जानते हैं। अब हुआ क्या है कि ये जो 3 लोग हैं, शिवम, नरेंद्र और राहुल, तीनों को $1 दिए गए कि लो $1 और जाकर इसको मार्केट में इन्वेस्ट करो। अब हुआ क्या कि तीनों के जो $1 थे, सेम टाइम पर सेम स्टॉक में इन्वेस्ट किए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक एक का सिनेरियो उठाते हैं। सबसे पहले हम शिवम की बात करते हैं। अब शिवम की बात करें तो शिवम ने क्या किया कि जैसे उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया था अपना $1, सेम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, मार्केट में रिसेशन आ रहा था, डाउनफॉल हो रहा था, कभी मार्केट ऊपर जा रही थी, तो शिवम ने कोई हरकत नहीं करी। उसका पैसा मार्केट में पड़ा रहा, उसने कोई हरकत नहीं करी अपने पैसे के साथ में। उस $1 को उसने ऐसा लग रहा था कि वो उसको भूल चुका है। ये शिवम का सिनेरियो था। दूसरा हम बात करते हैं नरेंद्र की। अब अगर हम नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र ने क्या किया कि जो $1 उसका मार्केट में इन्वेस्ट था, जो स्टॉक मार्केट में उसका इन्वेस्टेड था, उसने क्या किया कि जैसे ही रिसेशन आया, जब तक इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, जब तक मार्केट जो है अप स्केल में जा रही थी, तब तक तो उसने वो पैसा इन्वेस्टेड रखा। पर जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगा, यानी कि जैसे ही उसे पता चला कि रिसेशन आने वाला है, उसने अपना $1 मार्केट से बाहर निकाल लिया, यानी कि स्टॉक को बेच दिया। और जैसे ही रिसेशन खत्म हुआ, उसने फिर से स्टॉक को खरीद लिया, वही सेम स्टॉक में उसने फिर से पैसा डाल दिया, उतना ही जितना अमाउंट उसने बाहर निकाला था। ये नरेंद्र का सिनेरियो था। तीसरे नंबर पे आता है राहुल। अब राहुल के साथ क्या हुआ कि राहुल ने जैसे मार्केट बूम पर थी, इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, तब तक उसने पैसा इन्वेस्टेड रखा। पर जैसे ही रिसेशन आया, अब इसने क्या किया, रिसेशन आते ही तुरंत पैसा मार्केट से नहीं निकाला। इसने थोड़ा सा वेट किया, कि ये चेक कर रहा था कि कब तक रिसेशन रहेगा। वेट किया इसने, उसने देखा कि रिसेशन आता जा रहा है, मार्केट नीचे जाती जा रही है, इसका जो स्टॉक उसने खरीदा था वो नीचे जा रहा है, यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी $1 उससे भी नीचे जाती जा रही है। अब 6 मंथ तक इसने वेट किया। अब उसको लगने लगा कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली, अब तो ये और नीचे जाएगी, जितना बचा कुचा पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया, उस स्टॉक को सेल कर दिया, यानी कि रिसेशन के 6 मंथ बाद। और फिर क्या किया, जब रिसेशन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगा, अब इसने फिर से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। फिर से ये वेट कर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, कहीं फिर से रिसेशन आ जाए। तो इसने वेट किया, और 6 मंथ तक इसने वेट किया। जब उसे लगने लगा कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, इसने फिर इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से तीनों का जो फिनोमिना रहा, तीनों का जो सिनेरियो रहा था, वो इस तरीके से रहा। अब इसके बाद चूंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था कि इतने टाइम पीरियड तक आपका पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, स्टार्टिंग और एंड। अब उस टाइम पीरियड के बाद जब अमाउंट कैलकुलेट करेगी कि $1 जो है वो एक्चुअल कितने डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है, जब वो कैलकुलेट किया गया था, तो जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था। अगर मैं शिवम की बात करूं तो शिवम का जो $1 था वो $4,35,551 में कन्वर्ट हो चुका था। दूसरा नरेंद्र का जो $1 था वो $2,57,388 में कन्वर्ट हो चुका था। और वही माय डियर फ्रेंड, जो राहुल का $1 था वो आपका $2,34,471 में कन्वर्ट हो चुका था। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों की जो प्राइस है, तीनों का जो पैसा, उसमें कितना डिफरेंस है। नरेंद्र और राहुल के पैसे में उतना डिफरेंस नहीं है, उनके डॉलर्स लगभग सेम है। लेकिन शिवम, अगर हम शिवम की बात करें तो उसकी अमाउंट में और नरेंद्र और राहुल की अमाउंट में दोनों में 50% तक का गैप आ चुका है, यानी कि 50% तक अमाउंट में गैप देखने को मिल रहा है, डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है।
अब ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से प्राइस में इतना डिफरेंस आया? अब माय डियर फ्रेंड, ये जो डिफरेंस आया वो क्यों आया उसको समझते एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट की हेल्प से जो इस किताब के अंदर ऑथर ने दिया है। ये जो कोट है वो है माय डियर फ्रेंड नेपोलियन बोनापार्टे का, जो कि एक मिलिट्री जीनियस थे। उन्होंने कोट दिया है, द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन ऑल दोज अराउंड हिम आर गोइंग क्रेजी इज अ जीनियस। मतलब समझ में आया आपको कि जब आसपास के लोग क्रेजी हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें, और ऐसे स्थिति में अगर कोई इंसान एवरेज रहता है तो उसको जीनियस बोला जाता है। अब इसकी हेल्प से हम तीनों का सिनेरियो समझते हैं। शिवम ने क्या किया, मार्केट नीचे गया, रिसेशन आया, सब कुछ आया, उसने कोई भी हरकत नहीं करी, कोई भी डर उसके अंदर नहीं था, वो बिल्कुल काम रहा, यानी कि वो एवरेज रहा, उसने कोई स्मार्ट मूव नहीं दिखाई, एवरेज रहा, और जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि उसके जो रिटर्न है उसमें ऑलमोस्ट 50% का इजाफा हुआ एज कम्पेयर टू नरेंद्र और राहुल। वही नरेंद्र के साथ आपने देखा कि जैसे रिसेशन आने को था उसने स्टॉक सेल कर दिया, और जैसे रिसेशन खत्म हुआ फिर से खरीद लिया। तो उसने क्या किया, वो अपना एक्चुअल माइंड लॉस कर गया था, यानी कि एक्चुअल वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका पैसा कहीं नीचे ना चला जाए, कहीं उसको और लॉस ना हो जाए। तो उसने तुरंत एक्टिविटी करी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि उसके टोटल प्रॉफिट में कितना डिफरेंस आ गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने क्या किया, राहुल ने रिसेशन आया, उसने सेल कर दिया, 6 महीने बाद सेल किया, 6 महीने बाद, और फिर जैसे मार्केट ऊपर गया उसके 6 महीने बाद फिर से खरीद लिया। यानी कि वो भी कहीं ना कहीं क्रेजी थिंग कर रहा था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, वो भी खरीदना बेचना कर रहा था। लेकिन शिवम कांस्टेंट रहा, एवरेज रहा, और जिसका रिजल्ट आपने देखा कि उसकी जो प्रॉफिट उसमें कितना डिफरेंस आया। और इसी वजह से माय डियर फ्रेंड, एवरेज होने की वजह से डिसीजन सबका सेम था, सेम टाइम पर इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट सेम स्टॉक में, लेकिन जो शिवम का डिसीजन था वो उसके लिए टेल्स का काम कर गया, और वहीं नरेंद्र और राहुल उनके लिए वो एक तरह से फेलियर रहा। तो टेल्स इस तरीके से काम करता है, जब कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर सब लोग डरे हुए हैं, बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली संभाले रखे हैं, एक एवरेज मूव ले रहा है, तो उसी वजह से उसकी लाइफ में टेल्स आता है। और टेल्स मतलब विन, यानी कि आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ होना। अब इसको ना हम और 2-3 एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप सभी ने डिज्नी के बारे में सुना होगा। डिज्नी, आज आप सर्च करोगे नंबर 1 कार्टून मूवीज़ जो कंपनी है वो डिज्नी है, ठीक है। आपने भी कार्टून्स देखे होंगे, बचपन से देखे होंगे। अब डिज्नी की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको डिज्नी इतनी बड़ी कंपनी दिखती है, इट डजंट मीन कि डिज्नी ने जो डिसीजंस लिए वो सारे के सारे अच्छे डिसीजन थे जिसकी वजह से डिज्नी आज सक्सेसफुल है। डिज्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मिड 1930s में जब उसने कंपनी शुरू करी थी, तो जो कार्टून्स मूवीज़ वो बनाती थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो मूवीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, जिसकी वजह से, और खर्चा होने के बावजूद वो मूवी चल नहीं रही थी, तो उसकी वजह से उसका बहुत तगड़ा लॉस हुआ। और माय डियर फ्रेंड, उसका जो पुराना स्टूडियो था वो बैंकरप्ट हो गया पूरी तरह से। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने और कर्जा लिया और फिर से मूवीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, कार्टून मूवीज़ बनाना फिर से शुरू कर दिया। और उसने ऐसी ऐसी कार्टून मूवीज़ बनाई जो कि बहुत लॉन्ग आवर्स की हुआ करती थी, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था बहुत लंबा हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो बनाता गया, कोई कार्टून मूवी उसकी नहीं चली। लेकिन 1938 में इनिशियल 6 मंथ के अंदर एक शॉर्ट कार्टून मूवी उसने बनाई थी जिसका नाम था द स्नो वाइट, और वो मूवी ऐसी चली माय डियर फ्रेंड, ऐसी चली कि उस मूवी ने, एक सिंगल मूवी ने उस कंपनी को, डिज्नी को $8 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करके दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ जो बनाई थी, इतनी सेवरल आवर्स की मूवी बनाई, वो नहीं चली, और ये मात्र 83 मिनट्स की मूवी थी जिसने $8 मिलियन का प्रॉफिट दिया था डिज्नी को। और डिज्नी के लिए ये एक टेल्स की तरह काम कर गई, यानी कि जो स्नो वाइट थी ये उसकी लाइफ में एक तरह से टेल्स का काम किया। और माय डियर फ्रेंड, ये जो द स्नो वाइट कार्टून था जिसने $8 मिलियन का प्रॉफिट दिया था डिज्नी को, इसने डिज्नी की पूरी जो जर्नी थी, पूरी जो फेलियर था वो सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी मदद से डिज्नी ने अपना सारा कर्जा चुकाया। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे जिनकी सैलरीज पेंडिंग थी, उनको वो सैलरीज पे करी और उसके बाद उनको बोनसेस दिए। इसके साथ साथ जब इस कार्टून मूवी को ऑस्कर मिला तो उसने एक छोटी सी नॉर्मल डिज्नी कंपनी को एक सेलिब्रिटी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉपुलर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। तो यानी कि डिज्नी ने कितनी एफर्ट लगाए, कितने डिसीजंस लिए, सब फेल होते गए। और जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा कार्टून $8 मिलियन का प्रॉफिट दे सकता है, और उसे एक छोटे से मूव ने पूरी लाइफ चेंज कर दी डिज्नी की। एंड ये जो छोटा सा कार्टून था द स्नो वाइट, ये डिज्नी के लिए टेल्स का काम कर गया। सो माय डियर फ्रेंड, डिज्नी के लिए सक्सेसफुल चीज़ क्या रही कि जो डिज्नी था
नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब ऐसा किसी के सामने कोई टाइम पीरियड आता है कि जब सारी चीज़ें उसकी लॉस में जा रही हो, सारे डिसीजन उसके फेल होते जा रहे हो, तो इंसान अपना माइंड लॉस कर देता है। इंसान जो है क्रेजी चीज़ें करना शुरू कर देता है, या तो गिव अप करेगा या कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा जिससे वो डिप्रेशन में चला जाए, तो ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। लेकिन डिज्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने आप को एवरेज रखा और उस एवरेज का रिजल्ट था द स्नो वाइट। इसके साथ साथ आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट अपने खुद के इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने 400 से 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में 400 से 500 स्टॉक्स है। लेकिन उन 400 से 500 स्टॉक्स में से मात्र 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी नेटवर्थ को बिल्ड करने में। आज उनकी नेटवर्थ आप देखते हो $128 बिलियन के आसपास है। तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है माय डियर फ्रेंड, वो है आपकी सिर्फ 10 स्टॉक्स इन 500 और 400 स्टॉक्स। सो आप देख पा रहे हो, अगर हम ये परसेंटेज के हिसाब से भी निकालें तो 500 का 10 कितना परसेंटेज होता है? 2%। तो आप एक चीज़ समझिए कि उन्होंने 100% अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी उसमें से मात्र 2% उनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जिसने उनकी लाइफ बना दी, जिसने उनकी नेटवर्थ को $128 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो वॉरेन बफेट के कितने 98% जो डिसीजंस थे उन्होंने उतना काम नहीं किया, मात्र 2% जो उनका डिसीजन था वो उनके लिए टेल्स का काम कर गया। तो इसलिए आपने देखा कि वॉरेन बफेट की सक्सेस भी इतनी आसान नहीं थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप सभी ने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में 32 से 40 स्टॉक हैं और वो खुद बताते हैं कि उन 32 से 40 स्टॉक्स में से मात्र 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन उन 5 में से भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस स्टॉक के बारे में आप सभी जानते होंगे, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखो। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम 32 का भी एक देखते हैं जो कि कितना परसेंट होता है, लगभग 3%। यानी कि यहाँ पर भी राकेश झुनझुनवाला की जो 100% जो इन्वेस्टमेंट थी, जो 100% डिसीजंस थे, उसमें से 97% डिसीजंस उनके एक तरह से उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। मात्र 3% उनके जो डिसीजंस थे वो उनके लिए एज अ टेल्स काम किया और वो 3% की वजह से आज राकेश झुनझुनवाला वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें आपको पकड़नी है, ये चीज़ आपको समझनी है। आप ये मत सोचिए अपनी लाइफ में, आप खुद देखिए, चाहे डिज्नी की बात करें, चाहे वॉरेन बफेट की बात करें, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, और इससे पहले जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया था चाहे उसकी बात करें, आपने नोटिस करा होगा कि इन सभी की लाइफ में ये जब अपनी लाइफ में एवरेज रहे, उस एवरेज की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में टेल्स फाइंड किया। टेल्स क्या? वो एक छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। लेकिन उस छोटी सी चीज़ को पाने के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो फेल हुए थे। तो यही चीज़ आपको समझनी है माय डियर फ्रेंड। कोई भी ऐसा हार्डकोर, कोई भी ऐसा प्रूवन नियम नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट करो और आपका पहला ही डिसीजन आपको सक्सेस दिला दे। आपको अपनी लाइफ में अगर टेल्स फाइंड करना है जो आपके लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाए, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ उठा लीजिए, कोई भी, और बहुत सारे डिसीजंस आप तब ले पाओगे जब आप अपने आप को एवरेज रख पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है जब व्यक्ति पहला डिसीजन लेता है, सपोज करो आपने पहला डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन लिया आपने, मान लेते हैं कि आपने सोचा कि मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, और आपने काम करना स्टार्ट किया, आप 1 लाख पे पहुंच गए, और 1 लाख पे पहुंचने के बाद आप खूब मेहनत कर रहे हो बट आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे, मतलब क्रेजी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, या इसके अलावा गिव अप कर देंगे। ठीक है यार, 1 लाख रुपये बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हुई क्रेजीपन करना। लेकिन जो व्यक्ति इसमें एवरेज बना रहेगा, तो एवरेज मतलब क्या कि भाई उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने इतना काम किया, मैं 1 लाख पर पहुँच गया, इसी को कंसिस्टेंटली और करता जाता हूँ और ये देखता हूँ कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो अपने आप ज़्यादा एफर्ट लगाने की वजह और नीचे ज़्यादा जाने की बजाय कि डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, उसकी वजह काम कूल अपने आप को रखा और दिमाग लगाते गए और कंसिस्टेंटली और डिसीजंस लेते गए। और आप देखना एक टाइम बाद आप 10 लाख रुपए बहुत इजीली कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो यही चीज़ होती है अपनी लाइफ में। आप देखना आपकी ज़िंदगी में आप 100 डिसीजन लोगे, तब जाकर आपकी ज़िंदगी में 1 या 2 ऐसे डिसीजंस होंगे जो उन 100 डिसीजन, यानी कि जो आपके, अगर हम बात करें आपने 100 डिसीजन लिए, उसमें से 1 या 2 ऐसे डिसीजन होंगे जो आपके पूरे 98 डिसीजंस में जो आपने लॉस किया है उसकी भरपाई करेंगे। और यही एकमात्र ऐसी कॉमन चीज़ है माय डियर फ्रेंड, जो जितने भी अमीर लोग आपको दिखते हैं, चाहे एलन मस्क की बात करें, चाहे रतन टाटा जी की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, किसी भी व्यक्ति को उठा लो, किसी भी व्यक्ति को, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारे प्लानिंग करी है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया, बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया।
गिव अप नहीं किया, डिप्रेशन में नहीं आया, ये सारी चीज़ें नहीं की, उन्होंने अपने आप को एवरेज रखा है। और जो इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को एवरेज रख ले, वही उसके लिए जीनियस के तौर पर काम करता है और वही चीज़ उसको सक्सेस दिलाती है। यही पूरी की पूरी चीज़ माय डियर फ्रेंड इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 6 के अंदर बताई है, जिसका नाम है टेल्स यू विन। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का टेल्स फाइंड करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ याद रखो, डिसीजंस पे डिसीजंस लेते जाओ, ठीक है। अगर कोई फेल हो रहा है फिर भी दूसरा लो, तीसरे पे काम करो, अपने आप को एवरेज रखो बस, एंड देन यू विल फाइंड कि आप अपनी ज़िंदगी का टेल्स बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे ही देता हूँ। देखो आप देख रहे हो मैंने पूरी रिच डैड पुअर डैड के ऊपर सीरीज़ बना रखी है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी पर भी ये 6 चैप्टर है। तो कंटिन्यूसली अब मैं अगर किसी बुक के बारे में बात करूं, किसी चैप्टर के बारे में बात करूं, तो ऑब्वियस ये बात है वो चैप्टर मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर कैसे मैं आपको उस चैप्टर को इजी बनाकर समझाऊं जिससे कि आप उसको इंप्लीमेंट कर सकें और आपको पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मुझे उस चैप्टर को उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है, एंड देन आफ्टर दैट मैं उस चीज़ को आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। इतनी एफर्ट लगाने के बाद भी आप देख रहे हो, अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखोगे तो किसी पर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, कोई वीडियो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, नहीं चल रही। इट डजेंट मीन कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में आगे तक जा सकता हूँ, और मुझे पता है कि टाइम लगेगा। मुझे अभी तक मेरा टेल्स नहीं मिला, मेरा टेल्स पाने के लिए मुझे बहुत सारे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, कई सारी वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबें कवर करनी पड़ेंगी, फिर उनमें से एक ऐसा होगा जो मेरे लिए टेल्स का काम करेगा, और वो पूरी की पूरी जो आप देख रहे हो व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसे माय डियर फ्रेंड, आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंटली करते जाओ, एवरेज रहो, फोकस रहो, आप देखना आपको अपनी लाइफ का टेल्स ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड, एक सुबह आप उठते हो और जैसे ही आप उठते हो, आपकी जैसे ही आंखें खुलती हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप उस सुबह अपने आप से ये बोल सकते हो कि आज मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो सारे काम करूँगा, मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। और माय डियर फ्रेंड, इसी चीज़ को कहा जाता है फ्रीडम। आज हम सभी लोग फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं, हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, हम सभी लोग अपनी लाइफ में फ्री होना चाहते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमारी लाइफ में हो रहा है। आज हम सभी लोग सुबह जैसे उठते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उठने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता है तैयार होना है, तैयार होने के बाद वही नौकरी पर जाना है, नौकरी पर जाएंगे, बॉस की गाली खानी है, शाम को फिर आना है, तो वही बोरिंग सा रूटीन रहता है और थके रहते हैं, और सुबह उठते हैं तो स्ट्रेसफुल, पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस में है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप देख रहे हो साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि ये जो किताब है इसका हम 7 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रीडम। और आपको एक्चुअल में जो हम सोचते हैं ना कि जितना हम पैसे के पीछे भागेंगे, जितना पैसा हम कमाएंगे, हम अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, ये एक मिथ है जो आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी एकदम बिल्कुल सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। उस सीक्रेट का यूज़ करके अगर आप कम पैसा भी कमा रहे हो, आप उतने वेल्दी नहीं हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, फिर भी आप हर सुबह एक ताजगी के साथ उठ सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से, जो कि एक बहुत बड़ी रिसर्च के रिजल्ट रहे हैं। उनकी हेल्प से हम इस चैप्टर को समझेंगे, फ्रीडम को समझेंगे, जो ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर बताए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, माय डियर फ्रेंड, मेरा सबसे पहले आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा वेल्दी और हाई जीडीपी वाला देश कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास। अभी कभी कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम लिख दिया। अब देखिए, आप सभी को पता है वो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के अंदर आज व्यक्ति हर तरह से संपन्न है। पैसे की बात करी जाए, बहुत पैसा है, एक से एक रईस लोग मिल जाएंगे, एक से एक वेल्दी लोग मिल जाएंगे, सब कुछ है उनके पास। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक आश्चर्यजनक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि 1950s में, 1950 में, जब अमेरिका उतना डेवलप नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था, उस समय ये रिसर्च में पाया गया कि उस समय लोग जितना खुश हुआ करते थे, जितना हैप्पी फील करते थे, जेन्युइनली हैप्पी फील करते थे, और आज 20s में जहां अमेरिका के पास इमेंस वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है, स्टिल वो उतने खुश नहीं हैं। आज अमेरिका में जो लोग हैं वो स्ट्रेस
और डिप्रेशन में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 1950। यानी कि आप देख रहे हो जब पैसा उतना नहीं था तब लोग खुश थे, और आज पैसे की कोई कमी नहीं है, सुपर पावर है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन आज बहुत दुखी हैं। 45% लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते बोलते हैं कि वो हमेशा वरी में रहते हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। 55% ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो कभी स्ट्रेस से बाहर ही नहीं आ पाते। आप सोच सकते हो अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा कंट्री, इतना अमीर, इतना रईस देश, वहाँ के 55% लोग स्ट्रेस में हैं, 45% लोग वरी चिंतित रहते हैं। ऐसा क्यों? आप क्या गैस कर रहे हो? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्यों? क्या रीज़न है उनके दुखी होने का? इतना पैसा होने के बावजूद भी अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं दूसरे एग्जांपल के बाद लास्ट में आपको एक बहुत तगड़ा रीज़न बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड दूसरी रिसर्च की। ये जो दूसरी रिसर्च है ये की गई थी अमेरिका के जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग हैं उन पर। थाउजेंड्स ऑफ एल्डर्स पीपल वहाँ से उठाए गए, हर फील्ड के एक्सपर्ट को उठाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब उठाए हों, अमीर उठाए हों, वो जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो वेल्दी थे उनको लिया गया, वो जो सेल्फ मेड थे उनको लिया गया, और कुछ अपनी अपनी जो फील्ड होती है, कोई स्पोर्ट्स से मास्टर था, कोई प्रोफेशन, हर तरह के प्रोफेशन से वहाँ पर बुजुर्ग लोग उठाए गए। बुजुर्ग क्यों उठाए गए, एल्डर क्यों उठाए गए? द रीज़न इज़ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर एक टाइम को, हर एक इवेंट को एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो एक्चुअल में आपको बता सकते हैं कि लाइफ क्या है। तो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एल्डर्स पीपल लिए गए जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे और हर डिफरेंट एस्पेक्ट से थे। अब उनसे 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे हैप्पीनेस से रिलेटेड। और माय डियर फ्रेंड ये जो 3 सवाल हैं जो उनसे पूछे गए, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन के बाद उसका जवाब लिखना है, और जवाब येस या फिर नो में लिखना है। इसके अलावा और आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है, जवाब ज़रूर लिखना है। इससे आप और मेरा दोनों का इंटरेक्शन बढ़ेगा। और माय डियर फ्रेंड इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, सत्संग की तरह सुनकर चले जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो माय डियर फ्रेंड पहला जो क्वेश्चन था जो उन एल्डर से पूछा गया था वो ये था कि आप अपनी ज़िंदगी में जो खरीदना चाहते हैं, आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और फिर जब आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं तब क्या आप एक्चुअल में हैप्पी फील करते हो? क्या आप जनरली हैप्पी होते हो या फिर नहीं? आपको इसका जवाब येस और नो में कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में सबसे ज़्यादा वेल्दी होते हो, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो, तो क्या आप जेन्युइनली हैप्पी फील करते हो? इसका भी जवाब लिखिए येस या फिर नो में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स होती है, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, आपको पता है इसमें 1 CR 2 CR 50 करोड़ का इसमें पैकेज लगता है, और आप उसके लिए बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, एग्जाम क्रैक करते हो, और उसके बाद जब आप उस जॉब को अचीव कर लेते हो, पा लेते हो, तो क्या उसके बाद आप जेन्युइनली हैप्पी होते हो या फिर नहीं? इसका भी जवाब आपको येस और नो में कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो माय डियर फ्रेंड आप सभी ने अपने अपने आंसर्स लिख दिए होंगे, लेकिन जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली है। जो पहला एग्जाम्पल लिया था कि अमेरिका इतना वेल्दी होने के बावजूद भी इतना दुखी क्यों है, वो और ये जो 3 क्वेश्चंस थे, इन तीनों क्वेश्चन का जो जवाब जो एल्डर्स थे जिन पर ये बात जिनसे पूछा गया था, उसमें से किसी भी एक व्यक्ति ने येस में आंसर नहीं दिया। हर एक व्यक्ति का जवाब नो में था। यानी कि हर एक व्यक्ति बोल रहा था कि आप चाहे समाज में कितने भी अमीर हो जाइए, कितनी भी हाइपिंग जॉब ले लीजिए, या फिर जो आप चाहते हैं वो खरीद लीजिए, तब भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य की बात हम सभी के लिए ये है कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए इन 3 चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। खुशी यानी कि हैप्पीनेस पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए हम इन 3 चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, और जिन 3 चीज़ों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है आपकी फ्रीडम का। सो माय डियर फ्रेंड अब मैं उस मेन रीज़न की बात करता हूँ जिसके ना होने की वजह से अमेरिका इतना दुखी है, इतना अमीर होने के बावजूद भी वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। और उसके अलावा जो 3 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे कि इन 3 चीज़ों को पाने के बाद भी हम हैप्पी नहीं है। पता है क्यों? अपनी लाइफ में वो इंसान खुश रहता है जिसका अपने टाइम और अपनी लाइफ पर कंट्रोल होता है। यस, ये इसका हार्डकोर आंसर है। वही इंसान अपनी लाइफ में फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है, वही इंसान खुश रह सकता है जो अपने टाइम और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाकर रखता है। आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। आप देखना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, करोड़ों के पैकेज उठा रहे हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ का पैकेज उठा रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे आर इन स्ट्रेस। उन्हें जब भी आप बात करोगे ना, उनका ड्रीम था, एक टाइम पे उनकी ड्रीम जॉब थी कि उन्हें इस बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, और आज वो कर भी रहे हैं, 5-5 10-10 करोड़ का पैकेज भी है, लेकिन इसके बावजूद जब आप उनसे मिलोगे तो वो अंदर से ही टूट रहे हैं, वो स्ट्रेस में, वो उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, वो खुश नहीं है।
लेकिन वहीं एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा मोहल्ला जहाँ पर एक गल्ले वाला बैठा हुआ है, उसको शादी में जाना है तो वो फ़ोन लगा के बोल देता है, छोटू आज मैं दुकान पर नहीं आऊँगा, देख लियो। और उसकी दुकान चल रही है, जितना उसको पैसा आना होगा उतना आएगा। वो महीने का 5 लाख रुपए भी कमा रहा है और एक तरफ ये 5 करोड़ कमा रहा महीने के। स्टिल जो गल्ले पर बैठा है वो बंदा खुश है। क्यों? क्योंकि उसका अपने टाइम और अपनी लाइफ पर फुल कंट्रोल है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी है कि अपने टाइम और अपनी लाइफ पर हम कैसे कंट्रोल ला सकते हैं। शुरुआत में लाना डिफ़िकल्ट है, एक तरह से इम्पॉसिबल है, बट एक टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ पॉसिबल है। आप कितना भी पैसे के पीछे भाग लीजिए, कितना भी जॉब्स कुछ भी कर लीजिए, आप हैप्पी नहीं हो पाओगे, फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड, इससे पहले भी हमने लास्ट चैप्टर्स में ये डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या था, रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। जिस दिन आपके हैप्पीनेस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए उस दिन से पैसे का पीछा करना छोड़ दो, अपनी लाइफ में फ्रीडम अचीव करो। फ्रीडम इन द सेंस कि अगर आप उतना पैसा नहीं भी कमा पा रहे, कम कमा लो, लेकिन आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपके टाइम पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। जब आप 40s में होते हो तब जाके, मैं ये 20s 30s की बात नहीं कर रहा, उस समय हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बट व्हेन यू आर इन 40s, जब आप अपनी 40s में होते हो ना, उस समय आपके टाइम पर और आपकी लाइफ पर दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा ये किताब बोलती है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वीडियो बड़ी हो रही है और मैं इतना बड़ा करना नहीं चाह रहा। आपसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, ठीक है? आपने अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, एक टॉपर होता है, एक एवरेज होता है। तो आपसे सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि टॉपर और एवरेज इन दोनों में अपने टाइम पर एक्चुअल में जेन्युइनली किसका कंट्रोल होता है? तो आप सभी के माइंड में क्या आएगा कि टॉपर का होता है। भाई वो अपने हिसाब से चैप्टर पढ़ रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जैसा चाह रहा है वैसे पढ़ाई कर रहा है। वो अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो नहीं खेलने जा रहा, नहीं वीडियो गेम्स खेल रहा, उसका पूरा कंट्रोल है उसके टाइम पर, उसकी लाइफ पर। बट ऐसा नहीं है, उसके समाज के हिसाब से उसके टाइम और लाइफ पर कंट्रोल है, बट इन एक्चुअल वो किसी दूसरे के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा है, वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा है। और यही कारण कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, आप उनको देखना, वो आपको दुखी मिलेंगे, स्ट्रेस में मिलेंगे, परेशानी मिलेंगे। अरे यार ये चैप्टर करना, वो करना, फलाना का इतने नंबर चाहिए, परेशानी मिलेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, दूसरी ओर एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। अभी एवरेज स्टूडेंट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई साहब पता चला 2 घंटे पबजी खेल रहे हैं। कौन चाहेगा पबजी खेलना? पेरेंट्स, टीचर, कोई नहीं चाहेगा, अपने हिसाब से पबजी खेल रहे हैं। पता चला 2 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, पता चला 2 घंटे दोस्तों के साथ गपशप मार रहे हैं। तो ये चीज़ कोई पेरेंट्स, कोई टीचर चाहता नहीं चाहता ना। ये सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड वो अपने हिसाब से करते हैं। और यही कारण है, आप कहीं भी देख लेना, जितने भी स्कूल्स कहीं भी देख लेना, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा खुश होते हैं, जेन्युइनली मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय करते हैं अपनी हर एक मोमेंट को, एज़ कम्पेयर टू टॉपर्स। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि लाइफ में फ्री होना और हैप्पी होना क्या होता है। अपने हर एक पल को जियो और एक टाइम बाद पैसे का पीछा करना छोड़ दो। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। Thanks for watching this video and also subscribe this channel for more videos. The man in the car paradox. सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी आप कहीं बाहर सड़क पर निकलते हो, रोड पर निकलते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हो तो आपका फोकस कहाँ पे होता है? फोकस इन द सेंस कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके अगल बगल से कोई भी व्यक्ति किसी लग्जरी कार को लेकर गुजर रहा होता है, यानी कि कोई भी लग्जरी गाड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितने की भी हो सकती है, कोई भी लग्जरी कार जब आपके पास से गुजर रही होती है तो आपका उधर ऑटोमेटिकली ही अटेंशन चला जाता है। फिर आप क्या बोलते हो? वाह यार क्या गाड़ी है, व्हाट अमेजिंग कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है। मतलब इस तरह के वर्ड्स आप बोलते हो और आप बहुत दिल से उस कार की बढ़ाई कर रहे होते हो और आपके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही होती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती। आता है ख्याल कि नहीं आता? ज़रूर आता है, सबके मन में आता है। ऐसे ही जब आप कहीं पर किसी सोसाइटी से गुजर रहे होते हो जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विलास बने होते हैं, घर बने होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, उनका लुक बहुत अच्छा होता है, तो जब आप ऐसे घरों को देख रहे होते हो तब भी आपके माइंड में यही सेम चीज़ आती है कि कितना सुंदर घर है, व्हाट अमेजिंग हाउस, बहुत महंगा घर होगा, बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर घर है, क्या शांति है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आती होंगी। अब होता क्या है कि जब आप ऐसे घर को देख रहे होते हो या फिर किसी कार को देख रहे होते हो तो आप किसकी बढ़ाई कर रहे हो? उस कार की बढ़ाई कर रहे हो। उस कार की जितनी भी आपके शब्द, आपके मुंह से जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स निकल रहे हैं वो सब डिफाइन कर रहे हैं उस कार की क्वालिटी को, उस घर की क्वालिटी को। लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें, वो क्या कि इस गाड़ी के अंदर और उस घर के अंदर एक व्यक्ति भी बैठा होता है।
जी हाँ, और जो व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर बैठा होता है, पता है वो क्या सोच रहा होता है? आप अपने आप को अज्यूम करो, सब छोड़ो, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि आप रोल्स रॉयस में बैठे हुए हो और आप उसमें बैठे हुए हो और आप जा रहे हो और आपको सभी लोग देख रहे हैं, बड़े गौर से नोटिस कर रहे हैं। तो आपके माइंड में पता क्या आएगा? यार सब लोग मेरे को देख रहे हैं, सब लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं यार, सब लोगों के माइंड में मुझे लेकर एक अलग ही फीलिंग आ रही होगी ना। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसे ही जब आपके आसपास से कोई गाड़ी निकल रही होती है और उसके अंदर जो बंदा बैठा होता है उसको क्या लग रहा होता है? यार ये लोग ना मेरी बड़ाई कर रहे हैं, ये लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे कोई 10 करोड़ 20 करोड़ के बंगले में बैठा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार जो भी मेरे घर से बाहर निकल रहा है वो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी बड़ाई कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है ना। यहीं पर ये जो वर्ड है ना पैराडॉक्स, उसका यूज़ किया गया है। दो तरफा आपकी अटेंशन, दो तरफा आपका अगर मैं बात करूँ सोचने का नज़रिया। एक तरफ जो उस गाड़ी उस घर के अंदर बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि बाहर के लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आप बाहर खड़े हो, आप बाहर से देख रहे हो, आप एक्चुअल में किसकी इज्जत कर रहे हो? उस घर की और उस गाड़ी की। सो माय डियर फ्रेंड, इसी चीज़ को बोला गया इस चैप्टर के अंदर, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो पैराडॉक्सिकल इवेंट हो रहा है कि आपको देखकर लालच आ रहा है, आप बड़ाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अब यहाँ पर ऑथर ने एक ट्विस्ट ऐड किया है इसमें। ट्विस्ट क्या है? ऑथर ये बिल्कुल नहीं बोलते कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको घर नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इससे रिस्पेक्ट आती है। और समाज के अंदर सब कुछ छोड़ो यार, आप देखो कि इज्जत किस चीज़ से, किस व्यक्ति को इज्जत मिलती है? जिसके पास पैसा होता है यार, उसको इज्जत मिलती है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी और आपने फील भी किया होगा कि रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? जिसके पास पैसा होता है। आप खुद देख लेना यार, किसी के यहाँ शादी है, सपोज करो किसी के यहाँ शादी है, अब उसके यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो बहुत गरीब व्यक्ति है, जिसके यहाँ शादी है, उसकी लड़की की शादी है, बहुत गरीब व्यक्ति है। तो उसके जो गरीब व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति आया, उसने उसको 5 लाख रुपए पकड़ा दिए, ले भाई 5 लाख रुपए पकड़, अपनी बेटी की, अपनी बच्ची की शादी कर। और एक और व्यक्ति है जो कंटिन्यूसली उसके शादी में इंगेज है। वो क्या कर रहा है? उसके सारे अरेंजमेंट की तैयारी कर रहा है, सब कुछ देख रेख कर रहा है, डीजे वाला, टेंट वाला, ये सारे प्रोग्राम उसके लिए मैनेज कर रहा है, मेहनत कर रहा है पूरा। उसने जितने दिन शादी होती है उस दिन लगातार उस व्यक्ति ने एफर्ट लगाई, फिजिकल एफर्ट। वहीं एक और व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपए दिए जिससे उसकी शादी हो जाए। अब आप मुझे बताओ, जब शादी खत्म होगी उसके बाद किस व्यक्ति की एक्चुअल में रिस्पेक्ट होगी, किस व्यक्ति की एक्चुअल में बड़ाई होगी? किसकी होगी? उसकी होगी जिसने 5 लाख रुपए दिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं पैसे से रिस्पेक्ट ऐड होती है और रिस्पेक्ट पाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। बट ऑथर ने यहाँ क्या ऐड किया है वो आपको समझना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है उन्होंने। पता क्या बोला है? जब भी हम ऐसे गाड़ी देखते हैं, घर देखते हैं, तो हमारे अंदर एक चुल उठती है पैसा कमाने की। हमारे अंदर एक लालच आता है कि हम भी इस तरह की चीज़ों को खरीद सकें, फैंसी चीज़ें हमारे पास भी हो, लग्जरी घड़ी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी वॉच, सारी चीज़ें हमारे पास भी हों। लेकिन ऑथर ने बोला है कि तीन चीज़ें ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी, ये 3 ऐसी चीज़ें माय डियर फ्रेंड जो आपको अपनी इस जर्नी में ऐड ऑन कर देनी चाहिए, अपनी इस जर्नी में ऐड ऑन कर देनी चाहिए। पता है क्यों? वो मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारे अंदर, जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर जब ये ट्रिगर करता है ना कि यार ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, ऐसा घर मुझे भी चाहिए, तो वहाँ पर अगर आपने ये 3 चीज़ें मिस कर दी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी, और इन 3 चीज़ों को मिस करके आप अमीर बने, पैसा कमाया, तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि आपने गेट क्विक रिच की वजह से, जल्दी अमीर बनने की वजह से, जल्दी अमीर बनने की चाह से आपने किसी न किसी व्यक्ति के साथ गलत ज़रूर किया है। आपने लोगों को ज़रूर काटा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तभी आप इतनी जल्दी अमीर बने हो। और माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन 3 चीज़ें आपकी इस जो बर्निंग डिज़ायर होती है उसमें इंक्लूड नहीं करी, तो उसके बाद अगर आप अमीर भी बन जाते हो, सपोज करो आपके पास ऐसी गाड़ी है, आपके पास ऐसा ही घर है, तो एक बार को जब आप कार से आ रहे होंगे तो लोगों को ज़रूर वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, ज़रूर आपकी गाड़ी, आपकी फैंसी आइटम्स लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। बट जब एक बार व्यक्ति को पता चलेगा ना, आप उस गाड़ी से उतरोगे और व्यक्ति को पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने इस तरीके से पैसा कमाया है, जिसने इतने सारे लोगों को बर्बाद किया है, इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इतने सारे लोगों को चीट किया, उसके बाद ही अमीर बना है, तो आपको पता है आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी यहाँ पे, आपको इज्जत नहीं होगी, आपकी यहाँ पे बेइज्जती होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करें। और उसकी वजह से जो आपकी गाड़ी है ना, भले आपके पास रोल्स रॉयस हो, भले आपके पास इतनी महंगी से महंगी गाड़ी हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपनी जर्नी में इंक्लूड नहीं करी, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी एंड काइंडनेस, इसलिए इस चीज़ के बारे में बताया गया। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत रईस हैं, और जब वो किसी गाड़ी से आ रहे होते हैं, जब आप उनको किसी लग्जरी कार में देखते हो, तो कार उनकी ज़रूर अट्रैक्ट करती है, उनकी जो लग्जरी फैंसी आइटम्स होते हैं वो ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं। बट जब वो उस गाड़ी से उतरते हैं ना, तो
एक्चुअल में जितना लोग उनकी कार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जितना लोग कार को रिस्पेक्ट दे रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को देते हैं जो उस गाड़ी से उतरा है। सो यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा क्रक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि जिस दिन आपको आपके फैंसी आइटम्स जितने भी हैं, घर, गाड़ी, बंगला, जितना भी पैसा, धन दौलत, ये सारी चीज़ें, उससे ज़्यादा जिस दिन आपको इंडिविजुअली लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे आपके फैंसी मटेरियल्स के कंपैरिजन में, तो मान लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपने ये सक्सेस अचीव करी है, जो पैसा कमाया है, उसमें आपने 3 चीज़ों को ज़रूर शामिल रखा है, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी। ये इस चैप्टर का पूरे का कंक्लूजन है माय डियर फ्रेंड। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है यार, रिस्पेक्ट पैसे से आती है, बट प्लीज़ ऑथर ने इस चीज़ को बहुत एकदम क्लियर वे में इंडिकेट किया है कि पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कोई भी ऐसा काम ना कर बैठे जो कि एक्चुअल में आपने रिस्पेक्ट पाने के लिए किया है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मेरे पास इज्जत होगी, बट एट द एंड पता चला कि विजय माल्या जैसा कंसेप्ट आपके साथ हो गया। आज विजय माल्या किसी रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी में बैठकर क्यों ना आ रहा हो, अगर लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर विजय माल्या बैठा हुआ है, तब तक लोग उस गाड़ी की बड़ी इज्जत करेंगे और लोग बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेंगे कि यार ये कितना अमीर इंसान है, कितनी महंगी गाड़ी है इसके पास, कितना बढ़िया गाड़ी लग रही है, सारी चीज़ें बातें ज़रूर करेंगे। बट एक बार जब उसमें से विजय माल्या बाहर निकलेगा, उतरेगा और लोगों को पता चलेगा कि ये विजय माल्या है, तो जितनी भी गाड़ी की वैल्यू है, जितनी भी उस व्यक्ति की वैल्यू, सब जीरो हो जाएगी। और कितना पैसा है उस व्यक्ति के पास। और वहीं पर आपने कुछ लोग देखे होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कि उनकी एसेसरीज से ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। और इंसान की वैल्यू तब होती है जब वो अपनी लाइफ में अमीर बनता है, पैसा कमाता है, लेकिन वो किसी के साथ गलत नहीं करता। हर अमीर इंसान सेल्फिश होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिना सेल्फिश हुए आप अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, सेल्फिश होने में फ़र्क होता है। जब आपके सेल्फिश होने में काइंडनेस, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी ऐड होती है, तो वो आपका जो सेल्फिशनेस होता है वो कैसा होता है कि उसमें आप सेल्फिश हो, बट आप किसी के साथ चीट नहीं कर रहे हो, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। आप खुद सेल्फिश हो, बट आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। ये वो चीज़ होती है जो आपको रिस्पेक्ट देती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, कैसे कि वो किसी दूसरे के साथ गलत कर रहे होते हैं। तो ऐसे अगर आप अमीर बनोगे, जल्दी बन जाओगे, बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, बट स्टिल आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला। अगर आप एक्चुअल में रिस्पेक्ट चाहते हो विथ ऑल दीज फैंसी आइटम्स, ये सारी फैंसी चीज़ों को चाहते हो और इज्जत चाहते हो, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड इस चीज़ को अब आप गांठ बांध लो। कभी भी वो चुल अंदर होनी चाहिए, बट ऐसा ना हो कि आप 20-21 साल के हो, 25 साल के हो और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि उतनी मैच्योरिटी नहीं होती उस एज में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे एक्चुअल में दूसरे का लॉस कर दिया, आपने दूसरे को बर्बाद कर दिया, दूसरे के साथ चीट किया। और ये आप तभी इसको अवॉइड कर पाओगे जब आप इन 3 चीज़ों को अपनी जर्नी में इंक्लूड करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मैन इन द कार पैराडॉक्स। होप कि आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत छोटा था, समरी भी इसकी स्टार्टिंग में ख़त्म हो गई थी, बट कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी है जिससे कि इसको एक प्रॉपर वे में कंक्लूड किया जा सके। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पर ये 8 चैप्टर है इस बुक का, साइकोलॉजी ऑफ मनी के। इसके 9 वीडियोस हमने डाल चुके हैं। इसके साथ साथ रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट बुक ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। और नेक्स्ट बुक आप किस पर चाहते हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उस फाइनेंशियल बुक के बारे में आपसे बात करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, माय गोल इज़ कि आप जो भी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ साथ में आप इन वीडियोस को देखिए, बुक्स पढ़िए, तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी जनरेट होती है, जो कि हमें अमीर बनने में हेल्प करती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को रिच और वेल्दी होने की डेफिनेशन लिखनी है कमेंट सेक्शन में। अभी कभी लिखिए इट्स जस्ट चेकिंग योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अभी कभी रिच क्या होता है आपके हिसाब से और वेल्दी होना क्या होता है, उसको इन शॉर्ट अभी कभी कमेंट सेक्शन में डिफाइन करिए। आई होप कि आपने इसका आंसर ज़रूर लिखा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हो, दिस इज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का हम चैप्टर 9 इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेल्थ व्हाट यू डोंट सी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज आपको पैसे को लेकर, अमीर बनने को लेकर जो एक सबसे बड़ा मिथ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बैठा हुआ है, वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हम सभी लोग अमीर बनने को लेकर, पैसा कमाने को लेकर एक बहुत गलत तरीके से सोचते हैं, जिसको इस किताब के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसल ने करेक्ट किया है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज करिए आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और जैसे ही आप मॉर्निंग वॉक पर वॉक करते हुए जा रहे हो, साइड से आपको एक ब्रांड न्यू लग्जरी फरारी निकलती दिखती है रेड कलर की। और लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे जैसे आप समय गुजारते जाते हो वो गाड़ी आपको हर रोज़ दिखती है। कुछ महीने हो जाते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आता है माय डियर फ्रेंड कि वही गाड़ी, वही इंसान जो उस रेड फरारी को लेकर वहाँ से निकलता था, वही सेम इंसान आपको एक दिन ओल्ड वाइट कलर की होंडा सिटी से निकलते हुए दिखता है। और आप देखकर शॉक हो जाते हो, आपसे रहा नहीं जाता। आप क्या करते हो, फिर उस व्यक्ति के पास जाते हो और उससे पूछते हो क्या हुआ सर, आपके पास तो ब्रांड न्यू लग्जरी रेड फरारी थी, आप इस वाइट ओल्ड होंडा सिटी में क्या कर रहे हो। और वो व्यक्ति बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट फील हुए वो आपसे कहता है कि यार मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, लोन रिपे नहीं कर पाया तो बैंक वाले गाड़ी उठा ले गए, इसलिए अपनी पुरानी होंडा सिटी से ही मैं राइड कर रहा हूँ। वो जैसे ही आपको ये जवाब देता है माय डियर फ्रेंड, आपके माइंड में जो उस व्यक्ति को लेकर प्री अजम्पशंस थे वो सब के सब गलत प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से वो प्री अजम्पशंस थे? वही जब आप उस व्यक्ति को रेड फरारी से निकलते देखते तो आप उसे क्या बोलते, क्या सोचते थे आप कि यार ये कितनी महंगी गाड़ी है, यार इस इंसान के पास बहुत पैसा है, ये इंसान रिच इंसान है, एक रईस इंसान है, बहुत अमीर इंसान है। बट जैसे ही आपने उसके मुंह से ये बात सुनी आपको लगने लगा कि वो सारे प्री अजम्पशंस गलत थे, ये तो बिल्कुल खोखला इंसान निकला, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट होता है। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इसको यहीं से ट्विस्टेड बना दिया है। उन्होंने आपके इस प्री अजम्पशंस के रॉन्ग प्रूव होने को गलत ठहरा दिया। उन्होंने ये बोला है इस किताब के अंदर कि जो आपने अज्यूम किया था उस व्यक्ति के रिचनेस को लेकर, वो सारे के सारे अजम्पशंस सही थे। कोई भी व्यक्ति अगर 3 से 4 करोड़ की गाड़ी राइड कर रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है, तो उस गाड़ी को खरीदने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक होती है, उसका स्टेटस को चेक किया जाता है, उसके लास्ट कुछ सालों तक की उसकी जो इनकम होती है वो चेक करी जाती है। उसके बाद उसके लिए बैंक इस तरह की गाड़ी फाइनेंस करती है। तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि अगर कोई व्यक्ति 4 से 5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है तो वो एक अमीर इंसान है, एक रिच इंसान है। लेकिन इसके साथ साथ ऑथर ने एक बहुत नई चीज़ इसके साथ जोड़ी है, वो ये है कि ये जो इंसान है जो आपको रेड फरारी से जाते हुए दिख रहा है, ये अमीर इंसान है, रिच इंसान है, लेकिन ये वेल्दी इंसान नहीं है, ये एक वेल्दी पर्सन बिल्कुल नहीं है। अब आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि रिच और वेल्दी होने में क्या फ़र्क है, यानी कि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके अंदर कुछ लाइनें यूज़ करी हैं ऑथर ने, मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं लाइनों को पढ़कर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ऑथर ने कहा है कि इफ़ यू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स देन यू विल एंड अप विद द थिंग्स नॉट मनी। अगर आप चीज़ों पर पैसा खर्च करते हो तो लास्ट में आपके पास सिर्फ चीज़ बचती है, ना कि पैसा। अमेजिंग, यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। भले ही इसको चलो इतना इसका स्टेटस हो, प्रोफाइल अच्छी थी, इनकम ब्रैकेट अच्छा होगा तभी गाड़ी फाइनेंस करी, लेकिन इसने कहीं ना कहीं, इसके पास कोई कैश रिजर्व नहीं था, कोई पैसा इसके पास सेविंग्स नहीं थी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी इसके पास, जिसकी वजह से ये उस कार की EMI पे नहीं कर पाया, डिफ़ॉल्ट कर गया। और फिर क्या हुआ, गाड़ी चली गई और फिर अपने वापस उसी ओल्ड होंडा सिटी में से ट्रैवल करना पड़ रहा है। यानी कि एक चीज़ देखिए, इसके पास कोई पैसा नहीं बचा, ऊपर से इसके पास क्या बचा, पुरानी होंडा सिटी, यानी कि चीज़ बची। सपोज करिए कि आपका बजट है 1 करोड़ रुपए का, आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। बट आपका एक कज़न है जिसका नाम है रमेश 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है। अब आपकी वाइफ कहती है यार तुम्हारे कज़न के पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तुम 1 करोड़ में चलाओगे, कैसे काम चलेगा, आपका बजट 1 करोड़ का है। आपने क्या किया, इधर उधर से पैसा उठाया, इधर उधर से 50 लाख और किए और आपने 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। आपने क्या किया, वैसे नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर ये फैक्ट है कि कोई भी इंसान उसका जो एक्चुअल बजट होता है उस बजट में गाड़ी नहीं खरीदता। हर व्यक्ति इंडिया के अंदर अपने बजट से ज़्यादा पुश करके गाड़ी खरीदता है। वही हुआ, 1 करोड़ बजट था, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। अब क्या होगा, अगर सपोज करो आप चलो उसके लोन रिपे कर लेते हो, उसका लोन, उसकी जो EMI वो पे करते हो, बट एट द एंड लास्ट में आपके पास क्या बचा, वो 1.5 करोड़ खत्म, गाड़ी की वैल्यू 0, कुछ नहीं बचा आपके पास, सिर्फ चीज़ बची, वो भी खंडर वही लोहा प्लास्टिक, यही बचा और कुछ नहीं बचा। आपने चीज़ पर पैसा खर्च किया, लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचा। तो ये थी माय डियर फ्रेंड डेफिनेशन ऑफ रिच। इसको अमीरी बोला जाता है, इसको रिच बोला जाता है। व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन द थिंग्स
देन यू विल एंड अप द थिंग्स नॉट मनी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिच। बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा शब्दों का जो एक बोलते नहीं वर्ड्स के साथ खेलना, वो करते हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। ऑथर ने नहीं दिया चेंजेस, बट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। बट आप थोड़ा इसको सुनिए, फिर आप फील करिए कि मैंने आपसे सही बोला या फिर गलत बोला। When you spend things on money, then you will end up the money, not with the things. समझिए इस चीज़ को। When you spend the things on money, then you will end up with the money, not the things. यानी कि जब आप पैसे पर चीज़ें खर्च करते हो तो आपके पास लास्ट में पैसा बचता है, ना कि चीज़ें। फिर से उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं। सपोज करते हैं कि आपका बजट है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया, बढ़िया बुद्धि जिसे बोलते हैं। आपने सोचा यार मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, 1 करोड़ की नहीं, मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ, 50 लाख रुपए बचाता हूँ, इसको इन्वेस्ट करेंगे, इसको लगाएंगे, इससे और पैसा कम पाएंगे। आपने क्या किया, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपए कर दिए इन्वेस्ट। अब आपने क्या किया, आपने पैसा चीज़ों पर खर्च नहीं किया, आपने पैसे पर चीज़ खर्च कर दी। 1 करोड़ की चीज़ को आप 50 लाख रुपए पर लेकर आ गए, यानी कि आपने चीज़ को खर्च कर दिया, तभी तो कम रहेगी। और आपने क्या किया, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपए लगा दिए। अब लास्ट में क्या होगा, उस केस में क्या हुआ, 1 करोड़ बजट था, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, एट द एंड गाड़ी की वैल्यू 0, खंडर वही, लोहा प्लास्टिक वही बचा और कुछ नहीं बचा आपके पास। यहाँ पर वो 50 लाख की जो गाड़ी है जो आपने खरीदी उसकी वैल्यू 0 होगी, वो भी एक तरफ पर लोहा और उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा जो 50 लाख रुपए आपने बचाए थे, जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे कुछ सालों के बाद, वही 50 लाख रुपए कब 5 करोड़ 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि एट द एंड आपके पास पैसा बचा। दिस इज कॉल्ड वेल्थ, और ये डेफिनेशन है वेल्थ की। इफ़ यू स्पेंड थिंग्स ऑन मनी देन यू विल एंड अप विद द मनी, नॉट द थिंग्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। इसको बोला जाता है वेल्दी होना। और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि हम वेल्दी और वेल्थ के बारे में सोचते ही नहीं है। हम अमीर बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारी किताबें भी यही हमें सिखाती हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर भी आपको यही बताते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स भी आपको पुश करते हैं, यार तुझे अमीर बनना, तुझे पैसा कमाना है। इवन मैं भी अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको इस चीज़ को लेकर मोटिवेट करता हूँ कि हमें अमीर बनना है, रिच बनना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमें रिच बनने से ज़्यादा फोकस करना है वेल्दी होने पर। मैं आपसे सिंपल सी एक चीज़ पूछता हूँ, एक तरफ लिखा हुआ है रिच और दूसरी ओर लिखा हुआ है वेल्दी। एक तरफ लिखा हुआ है अमीर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है धनी। आप अपने दिल पर हाथ रखो और बिल्कुल इसको फील करते हुए सोचो और फिर मुझे बताओ कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा बोलते नहीं कि बोल्ड कौन सा वर्ड लग रहा है, रिच या फिर वेल्दी, अमीर या फिर धनी, कौन सा लग रहा है? आप किसी सेठ के पास जाते हो, सेठ कौन? बनिया। किसी भी सेठ के पास जाते हो आप, ठीक है, जो गले पर बैठता है। सेठ के पास जाकर आप कभी बोलते हो और सेठ आप तो बहुत अमीर हो, आप तो बहुत रिच हो, कभी बोलते हो? नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? सेठ तुम तो बहुत धनी हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, तुम बहुत धनी हो, बोलते हो। वही एक कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहा है, उस बंदे की ईयरली जो पैकेज है वो 5 करोड़ का है। उस व्यक्ति के पास बैठकर क्या बोलोगे? सपोज करो उसका नाम राहुल है, उससे आप क्या बोलोगे? और राहुल तुम तो बहुत रिच हो गए हो, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत अमीर हो गए हो। क्यों भाई? उसको करंट इनकम दिख रही है, 5 करोड़ कमा रहा है वो, और इधर ही सेठ तुम तो धनी हो। तो यहाँ पर शब्दों का अपना एक अलग सेंस निकलता है। जब आप किसी से अमीर बोलते हो वो एक अलग तरह चीज़ को इंडिकेट करता है, बट जब आप किसी से धनी बोलते हो वो एक अलग चीज़ को इंडिकेट करता है। डिपेंड करता है कि हम कैसी शब्दावली यूज़ करते हैं पैसे को लेकर। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल से जो इस किताब के अंदर ऑथर ने बताई है, 1-2 वर्डों का यूज़ करके डिफाइन किया रिच को और वेल्थ को। रिच ऑथर ने बोला है योर करंट इनकम, और वेल्दी होने को ऑथर ने बोला योर हिडन इनकम। उसकी 5 करोड़ रुपए मंथली इनकम दिख रही है, इसके बेसिस पर ही आप उसे जाकर बोल रहे हो कि तुम बहुत रिच हो गए, तुम बहुत अमीर हो गए हो। और ये जो व्यक्ति है ना, जो सेठ है, सेठ ज़्यादा ओवर शो नहीं करता, दिखाता नहीं कुछ भी, लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं पैसा सही जगह जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। हिडन किसी के सामने नहीं आ रही है, बट पैसा अंदर ही अंदर इस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो और कमा कर दे रहा है। हिडन इनकम, इसको बोला जाता है वेल्दी होना। यही तो रीज़न है वॉरेन बफे जैसे, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला जैसे, कोई लग्जरी शुरुआत में आपने इनके पास देखी कुछ नहीं देखी, पैसे को लगाते हैं, किसी को पता ही तक नहीं कि भाई इनका पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है।
50-65 साल के बाद पता चला कि इतनी नेटवर्थ हो गई है। दिस इज़ वेल्दीनेस होना। और वहीं रिच, थोड़ा सा इनकम बढ़ी नहीं, पैसा आया नहीं कि उड़ाना और दिखावा स्टार्ट कर दिया, इसको बोला जाता है रिचनेस। और हम सभी लोग रिच होने के पीछे दौड़ रहे हैं, ना कि वेल्दी होने के पीछे। 2 लाइन से मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा, और वो दोनों लाइनें अगर आपने समझ ली तो आप इस चैप्टर का एक्चुअल में जो मतलब है वो आप लेकर चले गए। तो वो 2 लाइनें क्या हैं? दैट इज, इफ यू आर अ रिच पर्सन देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर ऑल्सो अ वेल्दी पर्सन, बट इफ यू आर अ वेल्दी पर्सन देन इट इज नेसेसरी दैट यू आर ऑल्सो अ रिच पर्सन। आप समझे इस चीज को? अगर आप एक रिच इंसान हो, उस फरारी वाले पर्सन की तरह दिखावा कर रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक वेल्दी पर्सन भी हो। लेकिन अगर आप वेल्दी पर्सन हो, वेल्दी इंसान हो, उस व्यक्ति की तरह जिसका बजट 1 करोड़ था लेकिन उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आप एक रिच इंसान भी हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिच और वेल्दी होने में क्या डिफरेंस है, और हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और हमें किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें खर्चे नहीं करने, महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी है, बट कैसे खरीदनी है वो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, सारी की सारी क्रोनोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ। होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट जितने भी वीडियोस है सारे देखो, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके ज़मीन पर आकर जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ, क्योंकि किताब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 2-3 बार में तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से चैप्टर को जो है ऑथर ने समझा है, लेकिन मैंने उसको जितना हो सकता है उतना ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। होप कि आप समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सुनकर मत चले जाओ। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका कमेंट सेक्शन में जवाब लिखो, उसका जवाब ज़रूर लिखा करो। इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से फिर से एक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वेल्दी बनने के लिए या फिर वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पहला माय डियर फ्रेंड दैट इज़ हाई रिटर्न्स, और दूसरा है हाई सेविंग्स। यानी कि वेल्दी बनने के लिए इन दोनों में से किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। पहला हाई रिटर्न्स, आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर आप जितना कमा रहे हो उसका एक बड़ा पोर्शन आप सेव कर पा रहे हो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में डालिए, अदर लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से ही कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो के एंड होते होते आपको इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अलग वे में मिलने वाला है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ये किताब आप देख रहे हो साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसका 10th चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं, और मैं आपको हर एक चैप्टर एक यूनिक वे में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। सिर्फ किताब पढ़ने से कोई लॉजिक नहीं है, उसको समझना, इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसका 10th चैप्टर है सेव मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी परेशानी है। आज इस परेशानी का सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं एक आसान तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें, नॉर्मली 3 तरह के लोग इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। पहले वो जो पैसा बचाते हैं, दूसरे वो जिन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसा सेव नहीं कर सकते, यानी कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पैसा सेव कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और तीसरे वो लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे पैसा सेव करने की क्या ज़रूरत, वाई आई शुड सेव मनी। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं कल परसों कहीं चल बसे तो पैसा किसके लिए छोड़ कर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, फिर पैसे का क्या यूज़। तो वो सोचते हैं कमाओ, खाओ, ऐश करो। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज के लोग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको तीनों को, जो 3 कैटेगरीज हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अभी आप किस स्टेज पर हो। क्या आप पैसा सेव कर पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा सेव कर ही नहीं सकता, मेरी इनकम उतनी नहीं है। या थर्ड वन, आपको ऐसा लगता है मुझे पैसा सेव करने की क्या ज़रूरत। आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी इस समय आपकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो टाइप करो। अब मैं आपको तीनों का ही इंडिविजुअल एक ऐसा लॉजिक देने वाला हूँ, एक ऐसा आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आप पैसा सेव भी कर रहे हो ना, तब भी आपकी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए वो पैसा सेव करने की, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसे ऐसा लगता है कि पैसा सेव वो नहीं कर सकता, उसकी इनकम कम है, उसकी सैलरी कम है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि मैं उतना बचा ही नहीं पाता, सेव कहाँ से करूँगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए एक
बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसका यूज़ करते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ सालों बाद जो पेट्रोल है या डीजल है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। कहीं ना कहीं उसका उतना प्रोडक्शन नहीं है, एक टाइम बाद ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। तो उसका अल्टरनेट गवर्नमेंट ने या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने क्या ढूंढा है? CNG या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप पेट्रोल और डीजल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, वो तो लिमिटेड है। लेकिन इसका अल्टरनेट उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें ऐसे व्हीकल्स बनाएंगे जो CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो उन्होंने क्या किया, आप समझे इस चीज़ को? उन्होंने क्या किया कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसका प्रोडक्शन लिमिटेड है और हम उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन तो है नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, उसका कंजप्शन कम करके। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इफ़िशियंसी। तो माय डियर फ्रेंड, यही आपको समझना है। पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा सकते, तो क्या किया, व्हीकल्स को इतना इफ़िशियंट बना दिया गया है कि वो कम से कम इनका कंजप्शन करेंगे तो ये लंबे समय तक चलेंगे। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर आता है। हम सेव नहीं कर पाते पैसा, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इफ़िशियंट नहीं हैं पैसे को लेकर। हमारा जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है और हमारी सेविंग्स बहुत लो हैं। यहाँ पर आपको पैसे को लेकर इफ़िशियंट बनना पड़ेगा। इफ़िशियंट इन द सेंस कैसे, मैं आपको समझाता हूँ और बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। जैसे इफ़िशियंट मतलब कि पैसे का कंजप्शन कम कर देना, पैसे का यूज़ कम कर देना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप खर्चा कब ज़्यादा करते हो? जब आपकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है। और आपकी ज़रूरतें ज़्यादा कब होती हैं? जब आपकी डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं। और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स कहाँ से आती हैं? हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से। हम जब ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वहाँ से हमारे अंदर डिज़ायर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन्हीं डिज़ायर्स का रिजल्ट होता है नीड्स पैदा होना। और उसी नीड्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। और ज़्यादा स्पेंडिंग की वजह से हम वेल्थ या फिर पैसे को लेकर इफ़िशियंट नहीं बन पाते। और वही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम पैसा नहीं बचा पाते। तो यहाँ आपको किस चीज़ पर कंट्रोल करना है? यहाँ आपको कंट्रोल करना है कि आपके आसपास के लोग, आपके चारों तरफ के लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ इन द सेंस जितना हो सकता है कम से कम फ़र्क। जितना आप अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होंगे, जितना कम प्रभावित होंगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसे को लेकर इफ़िशियंट होंगे। और जितना ज़्यादा आप पैसे को लेकर इफ़िशियंट होंगे, आप उतनी ही ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूँ। सपोज़ करो आपकी और मेरी दोनों की नेटवर्थ सेम है। जितना पैसा आपके पास है उतना ही पैसा मेरे पास है। अब हम दोनों ने पैसा किया इन्वेस्ट। आप अपने पैसे पर रिटर्न्स अर्न कर रहे हो 20% और मैं रिटर्न्स अर्न कर रहा हूँ मात्र 8% पर ईयर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप पैसे को लेकर जितनी इफ़िशियंट हो उससे कई गुना ज़्यादा मैं अपने पैसे को लेकर इफ़िशियंट हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब एट द एंड रिजल्ट सामने आएगा कि किसके पास कितनी नेटवर्थ, किसके पास कितना पैसा है कुछ सालों बाद, तो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा इफ़िशियंट हूँ पैसे को लेकर। और जब मैं आपसे ज़्यादा इफ़िशियंट हूँ पैसे को लेकर, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं आपसे कम कंजम्पशन करूँगा पैसे का, मैं आपसे कम खर्च करूँगा पैसे। यानी कि मैं पैसे को लेकर थोड़ा सा स्मार्ट हो गया और उसका ही रिजल्ट निकला कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा आपके कंपैरेटिवली। और यही रीज़न था, आपके साथ मैंने डिस्कस करा था पिछले कुछ चैप्टर्स में, मैंने डिस्कस करा था वॉरेन बफे के बारे में। आपने देखा कि वॉरेन बफे ने एवरेज 22% रिटर्न अर्न किया पर ईयर। लेकिन उनके अलावा भी उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 66% तक पर एनम रिटर्न्स अर्न करे थे। और आज आप वॉरेन बफे को देख पा रहे हो। और जो व्यक्ति 66% रिटर्न पर एनम अर्न किया था जिस व्यक्ति ने, वो आज वॉरेन बफे के कहीं आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे ज़्यादा इफ़िशियंट थे पैसे को लेकर एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो 66% रिटर्न अर्न कर रहा था। तो ये चीज़ आपको भी समझनी है माय डियर फ्रेंड कि जितना ज़्यादा आप पैसे को लेकर इफ़िशियंट होते जाएंगे, जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होंगे, आप उतना ही कम कंजप्शन करेंगे पैसे का। और जितना आप कम कंजप्शन करेंगे पैसे का, आप उतना ही ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी चाहे कितनी भी सैलरी हो, 20,000 हो, 25,000, 30,000 हो, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई पैसा कैसे सेव करना है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने आप को इफ़िशियंट बना लीजिए और अपना थोड़ा सा ईगो कम कर दीजिए। जब हमारे अंदर ईगो बढ़ जाता है ना, ईगो आता ही आसपास के लोगों से है और वहीं से हम कम इफ़िशियंट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कितनी भी आपकी सैलरी हो, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, जो कि करनी चाहिए, तो वो आपके अंदर तब आएगी जब आप अपने आप को ज़्यादा इफ़िशियंट बनाएंगे। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG के आने से जितनी भी व्हीकल्स हैं वो इफ़िशियंट बने, तो पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया। वैसे ही, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा। देखिए
नॉर्मली कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कुछ समय बाद वो 20 पे पहुँचे, फिर 30 पे, फिर 50 पे, फिर 1 लाख पर, फिर वो 10 लाख इनकम कर ली उन्होंने। तो ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनकी इनकम कंटिन्यूटली बढ़ती जाती है। मोस्टली लोग कैसे हैं आज के टाइम पर? मोस्टली लोग आज के टाइम पर वो हैं जो आज 30 कमा रहे हैं, तो कुछ 1-2 साल बाद उनके 35 हुई, 40 हुई, 50 तक पहुंच गए, 40-45 की एज हो रही है, 50-60 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं। तो मोस्टली वो लोग हैं, और यही लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं सेविंग कर पाऊँ। तो मतलब आपका प्रोडक्शन लिमिटेड है। तो जब आपका प्रोडक्शन लिमिटेड हो तो सिंपल सा फंड आता है, अपने आप को एफिशिएंट बनाओ कि आप कम से कम कंजप्शन करो, जिससे ऑटोमेटिकली आप अच्छी खासी सेविंग्स कर लोगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये आंसर है, ये लॉजिक है उस व्यक्ति के लिए जो ये बोलता है कि मैं पैसा सेव नहीं कर सकता या मैं पैसा सेव नहीं कर पाता, द रीज़न इज़ आई एम नॉट मेकिंग दैट मच मनी। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम उन दोनों की बात करते हैं, उसकी जो पैसा सेव कर रहा है और उसकी जो ये सोचता है कि मुझे पैसा सेव करने की क्या ज़रूरत। अब हम दोनों का एक सिंगल लॉजिक है और इतना प्रैक्टिकल लॉजिक है, आप समझिए इस चीज़ को। अगर आप पैसा बचा भी रहे हो ना, तब भी आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नॉर्मली हम लोग पैसा क्यों सेव करते हैं? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फिर से कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो पॉज कर दिया करो वहीं पर जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ कि नॉर्मली आप अपनी सिचुएशन लिखिए, सबको छोड़िए कि आप पैसा सेव कब करते हो। कमेंट सेक्शन में लिख दिया आपने, ठीक है। हम लोग पैसा कब सेव करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक रीज़न को लेकर। इस चीज़ को समझिए आप। जब हम पैसा क्यों सेव करते हैं? जब हम पैसा सेव करने सोचते हैं तो हमारे माइंड में पता है क्या होता है? मुझे आईफोन लेना है, तो आईफोन की डाउन पेमेंट मुझे इतनी देनी है, तो उसके लिए मुझे 2-3 महीने तक पैसा सेव करना पड़ेगा। मुझे कार लेनी है, तो कार के लिए डाउन पेमेंट देनी है, तो डाउन पेमेंट के लिए पैसा सेव करना पड़ेगा। मुझे XYZ कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ लेनी है, तो उसकी डाउन पेमेंट के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, इसके लिए हम पैसा सेव करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सेविंग्स को लेकर हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक रीज़न आ जाता है। और दूसरी तरफ ये तो उस व्यक्ति के लिए हो गई जो पैसा सेव कर रहा है। कहीं ना कहीं मोस्टली लोग 99% जो आज पैसा सेव कर रहे हैं, अगर आप भी सेव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न ज़रूर लेकर चल रहे हो जिसके बदौलत आप सेविंग्स कर रहे हो। तो पहला ये हो गया। अब जो दूसरा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं पैसा, मुझे ज़रूरत ही नहीं सेव करने की, पता चला कल कार से जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो फिर पैसे का क्या होगा? एंजॉय करो, जितना कमाओ उतना खर्च करो। तो उनके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिकल लॉजिक है। देखो आपके साथ क्या होता है, आप भी कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर माइंड में चलते हो जिसकी वजह से आप पैसा सेव नहीं कर पाते। जैसे नॉर्मली क्या सोचते हैं, यार मुझे बाइक लेनी है, मेरे पास पैसा है कि मैं आज नई बाइक ले सकता हूँ, तो फिर मैं सेविंग्स क्यों करूँ? मुझे कार लेनी है, यार मेरे पास पैसा है कि मैं कार ले सकता हूँ, मैं नई कार खरीद सकता हूँ, मैं सेविंग्स क्यों करूँ? मुझे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ लेनी है, फ़ोन लेना है, यार मेरे पास है पैसा, मैं फ़ोन ले सकता हूँ, तो मैं सेविंग्स क्यों करूँ? जब इंसान ऐसे सोचता है ना, तो वो सेविंग्स करता ही नहीं, उसे ऐसा लगता है सेविंग्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली केसेस में यही होता है, जो सेविंग्स नहीं करते ना, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कोई व्यक्ति सेविंग्स नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा, वो ये सोचता है कि हम नहीं रहे तो पैसा के साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि एक्चुअल में उसके पास जितना वो खर्च करना चाह रहा है, जितनी वो चीज़ें जो चीज़ें वो खरीदना चाह रहा है, वो खरीद पा रहा है, इसलिए वो सेविंग्स नहीं करता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दोनों ही अगर आप सेव कर रहे हो विद स्पेसिफिक रीज़न तो भी आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, और अगर आप सेव नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप कोई स्पेसिफिक चीज़ को दिमाग में लेकर बैठे हो। अब यहाँ पर चीज़ क्या आती है कि अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो क्यों करनी चाहिए सेविंग? तो ये जो सेविंग्स हैं वो आपके किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंड होकर आपको नहीं करनी है। सेविंग्स की जाती है माय डियर फ्रेंड साइकोलॉजी के लिए। जी हाँ, इस किताब का नाम इसलिए साइकोलॉजी रखा गया। देखिए, हमने इससे पहले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कब खुश होते हैं, एक्चुअल जेन्युइनली कब खुश होते हैं। हम अपनी लाइफ में तब खुश होते हैं जब हमारा जो टाइम है उस पर हमारा कंट्रोल हो, हमारी लाइफ पर हमारा कंट्रोल हो, हमारी लाइफ फ्लेक्सिबल हो, हमारे पास ऑप्शंस हो, हमारे पास फ्रीडम हो, तब हम लाइफ में हैप्पीनेस फील करते हैं, तब हम थोड़ा सा जेन्युइनली अंदर से खुश रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये 4-5 चीज़ें कब आती हैं? जब हमारे पास सेविंग्स पड़ी हो, जब हमारे पास कैश पड़ा हो। सपोज करो आप 25 साल के हो, आपने नौकरी करना शुरू किया, आपने 30 साल, 35 साल, 40-45 साल के हो गए,
45 साल तक आपने 20 साल तक पैसा सेव किया, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, आपने कोई अपने माइंड में, आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उस पैसे को सेव करने के लिए, एंड जस्ट यू आर कंटिन्यूसली सेविंग योर मनी विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। व्हाट विल हैपन, जब आप 45 साल के होंगे, आपके पास सेविंग होगी, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपको गधे की तरह काम नहीं करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। पता है क्यों? जब आप 45 साल के होते हो, 40, 45, 50 के होते हो, तो तब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उनकी शादी करनी है, बहुत सारे खर्चे, हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। फिर उस प्रेशर की वजह से लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है, 2 जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सी, जब आपके पास सेविंग्स होंगी, जब आपके पास कैश पड़ा होगा ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, भले ही उसमें पैसा कम मिल रहा हो, लेकिन आपको मज़ा आ रहा हो, उसमें आपका कोई पर्पस फुल हो रहा हो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो, जस्ट चिल, रिलैक्स हो, कोई आपके अंदर हड़चल नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, तो आप रिलैक्स होकर काम करोगे। आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर बॉस ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो आप तुरंत स्विच कर सकते हो, तुरंत कुछ और काम शुरू कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपका अपने टाइम और अपनी लाइफ पर कंट्रोल होगा। क्योंकि मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में अपनी लाइफ अपने टाइम पर कंट्रोल पा लें, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, टाइम लगता है चीज़ों में, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। बट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब आपकी 40-45 साल होती है, उसके बाद यार आपकी लाइफ पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उस एज में जाकर आपके अंदर फ्रीडम, आपके अपने टाइम पर कंट्रोल, आपके अपनी लाइफ पर कंट्रोल, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आती हैं जब आपके पास सेविंग्स होती हैं, जब आपके पास कैश होता है। यही रीज़न है, आप देखना जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, आप देखना, आपको ऐसा लगता हो कि वो इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज उन्होंने बना रखे हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, वो परेशान नहीं, वो परेशान नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और अंदर से खुश रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उन्हें पता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाती है। वॉरेन बफे, कितने भी बड़े बड़े क्राइसिस आते थे, कितना फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपने पैसे को बचाने के लिए पागल है। वहाँ वॉरेन बफे अपने पैसे की तो छोड़ो, वो दूसरों की हेल्प करते थे, दूसरों को $5 बिलियन, $10 बिलियन पैसा लगा रहे हैं दूसरे के बिजनेस में, जिससे कि उसका बिजनेस खत्म ना हो। कहाँ से आ रहा है ये 5 बिलियन, 10 बिलियन कहाँ से आ रहा है? उनकी सेविंग्स है, उनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जब हम सेविंग्स पर फोकस करते हैं, कैश पर फोकस करते हैं, तो उससे हमारा सर्वाइवल बढ़ता है। अननेसरी हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होता, अननेसरी डिप्रेशन नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स फ्री होकर अपनी लाइफ को जीते हैं एक टाइम के बाद। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सेविंग की क्या ज़रूरत, खुदा न खास्ता अगर आप बच गए, 40-45 साल के हो गए और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आपकी ऐसी तैसी होने वाली है, आपको गधों की तरह काम करना पड़ेगा और कर्जा उठाना पड़ेगा, तो कर्जा भी चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। आज से ही कितना भी कमा रहे हो, उसका एक पोर्शन सेव करना शुरू कर दो, ठीक है। और सेव कैसे करना है, अब आप ये भी लॉजिक नहीं दे सकते कि मैं सेव नहीं कर पा रहा, मेरी इनकम कम है, उसका पूरा का पूरा मैंने आपको सोल्यूशन जस्ट अभी बताया है। और अगर आप पैसा सेव कर रहे हो तो प्लीज़ किसी भी स्पेसिफिक रीज़न को दिमाग में रखकर पैसा सेव ना करें। पैसा सेव करना होता है सर्वाइवल के लिए, फ्रीडम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ऑप्शंस के लिए, अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए, और इन सारी चीज़ों से मिलकर बनती है वेल्थ। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, किसी भी ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा हो उसको आप कभी वेल्दी नहीं बोलते। वेल्दी मतलब धनी। धनी किसको बोला जाता है? जिसके रिलेशंस अच्छे हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, फ्री है, जिसका अपने टाइम पर और अपने लाइफ पर पूरा कंट्रोल है, हम उसे धनी बोलते हैं। तुम बहुत धनी हो, तुम बहुत धनी हो, तुम तो बहुत सुखी हो। क्यों? क्योंकि ये संपन्न है, पैसा भी इसके पास और इसकी ज़िंदगी भी बढ़िया चल रही है। तो हमें ऐसा बनना है, हमें धनी बनना है, हमें वेल्दी बनना है, ना कि अमीर बनना। और अमीर और वेल्दी में क्या डिफरेंस होता है, रिच और वेल्दी में, वो भाई हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, तो उसको जाकर समझिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेविंग कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है पैसा ना सेव करने का। मैंने तीनों ही चीज़ों के विथ लॉजिक आपको रीजंस दे दिए। और ये जो किताब है ना, बहुत प्यारी किताब है, मतलब हर चीज़ इसकी, देखिए मैं अगर इस पर वीडियो बनाना चाहूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको छोटे में चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि इस किताब की हर एक लाइन अपने आप में बहुत प्यारी लाइन है और बहुत कुछ सिखाती है। तो
तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई नहीं, चलते फिरते ऑफिस जाते कहीं भी आप बस वीडियोस देख लिया करिए, सुन लो वीडियोस को, यहाँ से भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी घुमा नहीं रहा, यहाँ मैं आपको एक डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ कि लाइफ को कैसे सस्टेन रखना है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, शेयर करो भाई, जितना हो सकता है शेयर करो, व्यूज़ लेकर आओ वीडियोज़ पे, वायरल करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज जिंदगी में वेल्दी होने के लिए यानी कि धनी होने के लिए इन दो चीज़ों में से किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कौन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पहली है माय डियर फ्रेंड हाई IQ और दूसरा है हाई EQ। IQ और EQ आप सभी जानते हैं, IQ मतलब लॉजिकल थिंकिंग और EQ मतलब इमोशनल थिंकिंग। दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है ज़िंदगी में धनी बनने के लिए, अभी कभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और वीडियो के एंड होते होते आपको इसका जवाब बहुत एक्यूरेट वे में और एक डिफरेंट वे में मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 11 के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर का नाम है माय डियर फ्रेंड रीजनेबल इज ग्रेटर देन और मोर इम्पॉर्टेंट देन रैशनल। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करें उससे पहले हम ये जो रीजनेबल और रैशनल इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम रीजनेबल का मतलब समझते हैं कि रीजनेबल का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, रीजनेबल का मतलब होता है सेंसिबल होना, और जहाँ पर सेंस जुड़ जाता है, जहाँ पर सेंसिबल होना जुड़ जाता है, वहाँ पर इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो एक तरह से इमोशनल थिंकिंग को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है रीजनेबल होना। और माय डियर फ्रेंड दूसरी ओर आता है आपका रैशनल होना। रैशनल होना जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपके डेटा, फैक्ट्स यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जुड़ जाती है। तो रैशनल होने का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना और रीजनेबल होने का मतलब है इमोशनल थिंकिंग डेवलप करना। इन दोनों का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रीजनेबल और रैशनल होने में क्या फ़र्क है और इन दोनों का मतलब क्या क्या है। लेकिन सिर्फ इतना समझ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस किताब के अंदर एक्चुअल में बताया गया है, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में बताया गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। द इम्पॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए उसको समझते हैं। अब आपने देखा कि चैप्टर का नाम ही है रीजनेबल इज ग्रेटर देन और मोर इम्पॉर्टेंट देन रैशनल। रीजनेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैशनल होने से अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं और जब बात आपके फाइनेंसिस की आती है। तो चलो इस चीज़ को और डिटेल में और एक डिफरेंट वे में समझते हैं जैसा ऑथर ने समझाया है। देखिए, जितने भी एवरेज इन्वेस्टर हैं, एवरेज इन्वेस्टर्स कौन कौन से, जो आज आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स देखते हो या फिर जो भी उतने बड़े लेवल के नहीं है, जो हज़ारों लाखों का प्रॉफिट अर्न करते हैं और लोगों को टीच कर रहे हैं, उन्हें एवरेज इन्वेस्टर बोला जाता है। जब आप ऐसे इन्वेस्टर्स को देखोगे, इनकी एडवाइस देखोगे, इनकी किताबें पढ़ोगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, जो एडवाइस दे रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस करना, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इनकी जो एडवाइसेस होती हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा, फैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये आपसे बोलेंगे कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी स्टॉक में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसका PE रेशियो, PB रेशियो, ROI क्या होता है, ठीक है, उसके पास्ट ईयर की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका प्रॉफिट क्या है, नेट सेल्स क्या है, सेल्स क्या है, कोई कर्जा वगैरह तो नहीं कंपनी पे, ये सारी चीज़ें देखो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। यानी कि पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करो, देन इन्वेस्टमेंट करो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस करो। तो ये चीज़ें आपको एवरेज इन्वेस्टर्स बताते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके मुताबिक। लेकिन इट्स नॉट बैड। अब ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है, काफ़ी हद तक सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। वो आपको अभी समझ में आने वाला है। तो ये जो जितने भी एवरेज इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको आपकी रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने में आपको जोर डालते हैं, यहाँ पे प्रेशर डालते हैं कि अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, वेल्दी बनना है, तो आपको अपनी रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिनकी नेटवर्थ आज $100 ऑफ बिलियन है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बड़े इन्वेस्टर का एग्जांपल लेता हूँ जिनका नाम है वॉरेन बफे। अब उनसे तो बड़ा पूरे वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टर है नहीं, तो अगर हम वॉरेन बफे का एग्जांपल लेते हैं और वॉरेन बफे के एग्जांपल से समझते हैं, वॉरेन बफे का आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना, वॉरेन बफे का आप कोई भी पॉडकास्ट देख लेना, किताब पढ़ लेना, कोई भी एडवाइस देख लेना, कहीं पर भी वो किसी भी तरह का कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं शेयर करते।
कुछ भी आप जब भी वॉरेन बफेट से एडवाइस लेने जाओगे इन्वेस्टमेंट की, वो कभी भी आपको डेटा फैक्ट्स के बेसिस पर एडवाइस नहीं देंगे। आपको एक जवाब याद होगा जो बहुत पॉपुलर है, जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपका फेवरेट टेन्योर क्या है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का। यानी कि ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा यही जो चीज़ समझ में आ रही है कि आपके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर अपना पैसा कब तक डाल कर रखना चाहिए, कब तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। वॉरेन बफेट ने क्या जवाब दिया? फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। जहां 5, 10, 15, 20, 50 साल आती हैं, इट शोज कि आप डेटा पर जा रहे हो, फैक्ट्स पर जा रहे हो। पर वॉरेन बफेट ने क्या बोला? फॉर एवर जहां जुड़ गया, यानी कि अब बात आ गई इमोशंस की, अब बात आ गई सेंसिबल होने की, अब बात आ गई अटैचमेंट की। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपके पेरेंट्स है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कब तक रहना पसंद करेंगे, कब तक रहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, आप ये बोलोगे कि मैं 5 साल रहना चाहूँगा, 10 साल रहना चाहूँगा या 20 साल रहना चाहूँगा, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं ज़िंदगी भर रहना चाहूँगा, फॉर एवर। तो क्यों आप फॉर एवर अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं? बिकॉज आपका इमोशनल अटैचमेंट है, आप दोनों के इमोशंस को समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप साथ में रहना चाहते हो। ऐसे ही जब फाइनेंशियल्स की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो वहाँ पर इमोशंस का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। लोग जिसे डिनाइल करते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि कभी भी जब मार्केट डाउन जाता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर मार्केट डाउन जाता है, रिसेशन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे ही रेड दिखना स्टार्ट होता है, जैसे ही प्राइस नीचे जाते हैं शेयर के, तो लोग एकदम से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। लोग एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार पैसा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उस डेटा फैक्ट्स पर जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और पैसा निकाल लेते हैं और कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। लेकिन वहीं जो एक सेंसिबल इन्वेस्टर होगा, जो एक रीजनेबल इन्वेस्टर होगा, वो अपने इमोशंस को समझेगा, उनको कंट्रोल करेगा और मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपने आप को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देता। वॉरेन बफेट की जर्नी में 14 से 15 रिसेशंस आए हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, लेकिन वो कभी भी डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेंसिबल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी जो रीजनेबल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे कंट्रोल करना है, इस पर उनका कमांड बहुत अच्छा है। इसीलिए आज तक वॉरेन बफेट कभी भी किसी भी तरह से मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरे नहीं है। पैसा उन्होंने भी लॉस किया है, ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट ने पैसा नहीं लॉस किया, जो है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करी और उनसे प्रॉफिट हो गया और वो अमीर बन गया, ऐसा नहीं है, पैसा उन्होंने भी लॉस किया है। लेकिन वो फ्लक्चुएशन और रिसेशन से डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस को समझते थे, वो एक सेंसिबल पर्सन थे, वो रीजनेबल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे एज कम्पेयर टू रैशनल थिंकिंग। आप एक स्प्रेडशीट नहीं हो। पता है स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? जिस पर डेटा डाला जाता है, निकाला जाता है, डाला जाता है, निकाला जाता है। कोई डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको हटाया, दूसरा डाल दिया, इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। तो आप एक स्प्रेडशीट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, एक पर्सन हो, और पर्सन इमोशन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी कहीं पर पैसा लॉस करता है, वो कभी भी किसी बिजनेस के फेल होने से नहीं करता, किसी भी धंधे के फेल होने से नहीं करता, किसी भी स्टॉक के नीचे जाने से नहीं करता। वो कभी भी पैसा लॉस करता है तो वो लॉस करता है अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से, रीजनेबल ना होने की वजह से। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ऑथर ने नहीं बोला है कि रैशनल होना गलत है, लॉजिकल होना गलत है, डेटा फैक्ट्स पर जाना गलत है, या फिर किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल को समझना गलत है। बल्कि ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी स्टॉक के टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, डेटा, लॉजिक्स, इन चीज़ों को तो समझना है। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने बोला है कि इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे ज़्यादा ज़रूरी, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीजनेबल थिंकिंग। रीजनेबल होना आपका ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगाया है। सो माय डियर फ्रेंड, द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कि जब आपकी फाइनेंशियल्स की बात आती है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर आपको डेटा पर जाना है, फैक्ट्स पर जाना है, फंडामेंटल्स को स्टडी करना है, समझना है। लेकिन वहाँ पर आपको इमोशंस को भी तवज्जो देना है, वहाँ पर आपको सेंसिबल भी होना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर भी काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर रीजनेबल होने का मतलब है EQ, यानी कि इमोशनल कोएफिशिएंट, हाई EQ, और रैशनल होने का मतलब है IQ, हाई IQ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा कि वेल्दी होने के लिए, धनी होने के लिए अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हाई IQ की या फिर हाई EQ की, रीजनेबल होने की या फिर रैशनल होने की।
एंड आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि जब बात पैसे की आती है, फाइनेंशियल्स की आती है, मनी मैनेजमेंट की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो इन सारी चीज़ों में यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हिस्ट्री का क्या रोल है, आपको इसका जवाब देना है। जैसे हम हिस्ट्री देखते नहीं है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, किसी भी बैंक में पैसा लगाने से पहले उसके पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, और हर चीज़ मतलब हम इतिहास में झांक कर जरूर देखते हैं कि इकोनॉमी पिछले 10 साल में कैसी रही है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा एक्यूरेट है। आंसर तो दोनों ही सही है, बट एक्यूरेट कौन सा वो आपको सिलेक्ट करना है। दोनों में से पहला ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड कि जो गलती हमने पास्ट में करी वो हम फ्यूचर में ना दोहराएं, इसलिए हम हिस्ट्री को देखते हैं। और दूसरा है कि हम हिस्ट्री को एज अ मैप ऑफ फ्यूचर कंसीडर करते हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को देखते हैं कि भाई हिस्ट्री को देखकर हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें, इसलिए देखते हैं। तो आपको मुझे इन दोनों में से एक सिलेक्ट करके कमेंट में लिखना है। फिर से रिपीट करूंगा, पहला है मिस्टेक, डोंट रिपीट द मिस्टेक विच यू एक्चुअली डन इन योर पास्ट, पहला ये है। और दूसरा है कि हम हिस्ट्री को एज अ मैप ऑफ फ्यूचर कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा एक्यूरेट है या फिर कौन सा थोड़ा सा टच करता है राइटनेस को, कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि जब भी फाइनेंशियल्स की बात आती है उसमें हिस्ट्री का, पास्ट रिकॉर्ड का, पास्ट का क्या रोल रहता है, आपकी आंखें खोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है सरप्राइज। सरप्राइज नाम इसका जैसा है ना, ये चैप्टर भी वैसा है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जानने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सरप्राइज का मतलब क्या होता है। और जो अभी तक आप जैसे भी इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रेटजी रही हो, पैसे को लेकर जो भी आपकी थॉट प्रोसेस रही हो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। आइए जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस बुक की, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो जो शुरुआत में पहला पैराग्राफ है, हम वहीं से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागन once said something, everyone who follows the economy or investment market should hang on their wall things that have never happened before happen all the time। इस लाइन पर मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये इस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। मतलब जो स्टैनफोर्ड प्रोफेसर हैं स्कॉट सागन, वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वो वही होती हैं जो पास्ट में कभी नहीं हुई। मतलब समझ रहे हो कि थिंग्स दैट हैव नेवर हैपन बिफोर, जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, हैपन ऑल द टाइम, आगे हर समय वही होती हैं। तो इनका सिंपल सा कहना है कि जो भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वो बिल्कुल पास्ट में क्या हुआ है उससे पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ऑथर ने एक और व्यक्ति का एग्जांपल इसमें लिया है, उनका एक कोट यूज़ किया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में। रिचर्ड फेमन द ग्रेट फिजिस्ट once said, imagine how much harder physics would be if electrons had feelings. Well, investors have feelings, quite a few of them. That's why it's hard to predict what they will do next based solely on what they did in the past। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ये फिजिस्ट है ना, रिचर्ड फेमन, वो पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ज़रा सोच कर देखो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने फिजिक्स में पढ़े हैं, अपने 10th 11th क्लास में पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ज़रा सोच कर देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग्स होती, अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर फीलिंग्स होती तो ज़रा सोच कर देखो कि फिजिक्स को पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता फिजिक्स को पढ़ना, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि जो इन्वेस्टर है, आप और हम जैसा जो इन्वेस्टर है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, वो हम इस बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि पास्ट में हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, पास्ट में हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये इनका कहना है। अब हम इन दोनों की ही जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिए हैं इस चीज़ को लेकर कि पास्ट का क्या रोल रहता है जब भी फाइनेंशियल की बात आती है, तो इसको हम थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और इसको और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आगे ऑथर बोलते हैं, टू डेंजरस थिंग्स हैपन when you rely too heavily on investment history as a guide to what's going to happen next। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। ऑथर ने कहा है कि जब आप कंप्लीटली
आप और हम कंप्लीटली पूरी तरह से इस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, उसके बेसिस पर नेक्स्ट क्या होने वाला है उसको जब हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों को जब हम पास्ट एक्सपीरियंस, सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, 2 डेंजरस थिंग्स आपके साथ होती है। वो कौन सी है, आइए समझते हैं। पहली है, यू विल लाइकली मिस द आउटलायर इवेंट्स दैट मूव द नीडल द मोस्ट। मतलब आप उन आउटलायर इवेंट्स को मिस कर जाते हो जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है हिस्ट्री को चेंज करने में। कैसे समझते हैं? अब यहाँ पर जो आउटलायर इवेंट्स हैं ये किसको बोला गया है? ये उन स्पेसिफिक इवेंट्स को बोला गया है जिसकी वजह से हिस्ट्री होती है। कैसे समझते हैं? जैसे ऑथर ने कुछ आउटलायर इवेंट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, द .com बबल, सितंबर 11, यानी कि जो 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, उसका भी जिक्र किया है। इसके साथ साथ द हाउसिंग क्रैश ऑफ द मिड 20s। तो ये कुछ जो हैं आउटलायर इवेंट्स ऑथर ने इसमें इंक्लूड करे हैं। अब एक चीज़ आप सोचिए, अब ना आपसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना, अब जरा सोच कर देखिए जो आउटलायर इवेंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, अगर ये अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं होते तो आज अमेरिका कैसा होता, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आउटलेयर इवेंट्स हुए हैं, ये सभी के सभी ऐसे इवेंट्स थे जिनको प्रेडिक्ट करना एक तरह से इम्पॉसिबल था। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, अब जब ये अटैक हुआ था, क्या आप मुझे बताइए कि जो अटैक हुआ था, क्या इसका प्रेडिक्शन पहले से किसी ने किया था कि ये अटैक होने वाला है? नहीं किया था। तो जैसे ही आपका 9/11 का अटैक हुआ था तो अमेरिकन जो फेडरल रिजर्व है उसने, माय डियर फ्रेंड, तुरंत इंटरेस्ट रेट कट कर दिए थे। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट किए, अब आपको पता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, यानी कि लेवरेज ज़्यादा करते हैं। तो लोगों ने क्या किया, जो आपके होम लोन्स होती है वो ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। तो उससे क्या हुआ, ओवर लेवरेजिंग हो गई, यानी कि लोगों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि उसको फिर वो रिपे नहीं कर पा रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, हाउसिंग मार्केट में बबल आ गया, यानी कि हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गई। ऑब्वियस ही बात है, जब लोन रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो हाउसिंग मार्केट क्रैश होनी है। और जैसे ही हाउसिंग मार्केट क्रैश हुई, सीधा मार्केट क्रैश, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008-2009 में। आपको सबको पता है 2008-2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था और वो इसी वजह से आया था। और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा था जॉब मार्केट पर। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको समझिए, जब किसी भी कंपनी के पास पैसा ही नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से पैसा पे करेगी? तो यानी कि सीधी सी बात है, फायर करेगी। तो वहाँ पर फिर बेरोज़गारी बढ़ गई। अब जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो आदमी का ध्यान कहाँ जाता है? ज़्यादा पढ़ो। जब आपके पास हायर एजुकेशन होगी तो आपके नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ से लोगों ने हायर एजुकेशन पर जाना शुरू कर दिया। और जब लोग हायर एजुकेशन पर गए तो वहाँ से डायरेक्टली जो एजुकेशन लोन था उसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे ही एजुकेशन लोन की डिमांड बढ़ी, वहाँ के जो एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ा दिए गए। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि 9/11 का जो अटैक हुआ उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। मतलब आप देखिए, एक आउटलायर इवेंट जिसका किसी ने प्रोडिक्शन नहीं किया, उससे वो सारी घटनाएं हुई जिनका हम प्रोडिक्शन करते हैं। हम सबको पता है यार, मार्केट क्रैश होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, रिसेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनका तो हम प्रोडिक्शन कर लेते हैं, लेकिन हम उसका प्रोडिक्शन नहीं कर पाते जैसे कि 9/11 का अटैक हुआ। तो यहाँ पर ऑथर यही कहते हैं कि जब हम इस तरह की चीज़ों का प्रोडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, हाउसिंग मार्केट क्रैश, मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, इंटरेस्ट रेट कट हुए, बढ़े, तो इससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जो सबसे बड़ा आउटलायर इवेंट था, यानी कि 9/11 का अटैक। और इसको इग्नोर कर देते हैं। इससे एक सबसे बड़ा जो लॉस होता है हमारे लिए वो ये होता है कि हम सरप्राइज़ को मिस कर देते हैं। हम सरप्राइजेस पे ध्यान नहीं देते। हम फिर क्या करते हैं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, हम उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम ऐसे आउटलायर इवेंट्स को मिस कर देते हैं। ये आउटलायर इवेंट्स कौन से? सरप्राइज। 9/11 का अटैक हुआ जो कि किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो एक तरह से सबके लिए सरप्राइजिंग इवेंट था, इसलिए इसको आउटलायर इवेंट बोला गया माय डियर फ्रेंड। अब आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में, आप सब छोड़ो, आप मुझे बताइए कि जब ये 9/11 का अटैक हुआ था उसके पहले किसी ने ये सोचा भी होगा कि 9/11 का अटैक होने वाला है? किसी ने सोचा होगा? लेकिन ये चीज़ें तो सबके दिमाग में होगी कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें तो सबको पता होगी। बट वो 9/11 का अटैक किसी के माइंड में नहीं होगा।
वो एक सरप्राइजिंग इवेंट था। तो यहाँ पर ऑथर ने यही समझाने की कोशिश करी है कि जब आप पूरी तरह से पास्ट चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हो, उससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पर आप आउटलायर इवेंट्स को मिस कर जाते हो, यानी कि उन सरप्राइजेस को मिस कर जाते हो जो फ्यूचर में आपको नहीं पता कब आपके सामने आ जाए। ये जो वर्ल्ड है ना, सरप्राइजों से भरा पड़ा है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट कल आपके साथ क्या होने वाला है, और आप पता चले पुरानी चीज़ों से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है माय डियर फ्रेंड, वो है हिस्ट्री कैन बी अ मिसलीडिंग गाइड टू द फ्यूचर ऑफ अ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट बिकॉज इट डजेंट अकाउंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट आर रिलेवेंट टू टूडेज वर्ल्ड। समझिए इस चीज़ को, बहुत प्यारी चीज़ है। हिस्ट्री मिसलीडिंग हो सकती है जब बात आती है इकोनॉमी की और स्टॉक मार्केट की। क्यों? इसलिए हो सकती है कि ज़रूरी नहीं जो पास्ट में एक्सपीरियंस जो भी आपने किया है, जो पास्ट रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज के समय में जो चीज़ रिलेवेंट है उसका अंदाज़ा आप पास्ट से लगा सको। इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हो? आज के टाइम पर किस चीज़ की रिलेवेंसी ज़्यादा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट है, इसका अंदाज़ा आप पास्ट जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे उससे नहीं लगा सकते। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2001 में आया, 2008-9 में आया। अब आप देखिए, आप नोटिस करिए, 1991 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद 2001 में आया, फिर 2008 और 9 में आया। तो आप देख रहे हो कि हर 8 और 9 साल के गैप के बाद रिसेशन आ रहा है, मार्केट क्रैश हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। लेकिन 2008-9 के बाद आज 2024 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो गए। अब आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आप ये सोच कर बैठ जाओ कि हर 8-9 साल में मार्केट क्रैश होती है, तो आज आपकी रिजल्ट क्या होगा? आप खुद सोचिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी अगर आप इस तरीके से अपनी इस साइकिल को फॉलो करोगे। तो 15-16 साल से कोई क्रैश ही नहीं है मार्केट में, चीज़ें बदल गई कि नहीं बदली है? अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर वीसी, वेंचर कैपिटल, आप सभी जानते होंगे, तो आज जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए वीसी एक मोटिवेशन के तौर पर बन गए। उन्हें पता है मेरे पास आइडिया है, मैं स्टार्टअप लेकर आऊँगा, आइडिया लोगों के सामने रखूँगा, तो वहाँ से मुझे फंडिंग मिलेगी। फंडिंग कौन देता है? वीसी, वेंचर कैपिटल। तो आज वेंचर कैपिटल यूथ के लिए, यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए एक मोटिवेशन का तौर पर काम कर रहे हैं, मोटिवेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब वीसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, कोई नहीं जानता था वीसी क्या होती है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, कोई नहीं जानता था। तो अब आप सोचिए कि अगर आप उस पास्ट के बेसिस पर आज प्रेडिक्ट करते चीज़ों को, तो चीज़ें आज बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज वीसी आ चुका है, जो कि एक तरह से लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। एक और बताता हूँ, S&P 500, जैसे इंडिया के अंदर आपका इंडेक्स फंड है, निफ्टी, सेंसेक्स हुआ, वैसे ही S&P 500 इंडेक्स फंड है आपके अमेरिका का, यूएस का। तो 1976 तक S&P 500 के अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक नहीं था, 1% भी फाइनेंशियल स्टॉक नहीं था इसके अंदर। आज ऑलमोस्ट 16% जो शेयर है, जो पार्ट है पूरे S&P 500 इंडेक्स फंड का, उसका 16% फाइनेंशियल स्टॉक कवर करते हैं। ज़रा सोच कर देखो, अगर आप उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आज प्रेडिक्ट करते तो आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती? आप अगर उस एक्सपीरियंस, उस हिस्ट्री को लेकर बैठ जाते और उस हिसाब से आज प्रेडिक्शन करते कि भाई आने वाले 10-20 साल बाद ऐसा होगा, तो आप खुद सोचिए कि आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती, आपका प्रेडिक्शन कैसा होता। आज चीज़ें बदल गई। फाइनेंशियल मार्केट में ऐसी ग्रोथ आई है जिसकी वजह से 16% कवर कर चुकी है फाइनेंशियल मार्केट, जो कि लोगों ने सोचा तक नहीं था। आज आप देख रहे हो AI, अब AI एक टाइम पर था ही नहीं। अब उस समय आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो आप AI के बारे में सोचते भी नहीं। चीज़ें क्या होती हैं, समय के साथ बदलती हैं, और इस बदलने को सरप्राइज बोला जाता है। और सरप्राइज कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़, जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, उसे सरप्राइज बोला जाता है। 9/11 का अटैक एक एंटिसिपेटेड इवेंट था, उसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, वो एक सरप्राइज इवेंट था, लेकिन उसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आए, पूरी फाइनेंशियल मार्केट बदल गई थी। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, आपको नहीं पता आने वाले समय में किस तरीके के सरप्राइज आपके सामने आ जाएं। यहाँ पर ऑथर सिंपल बोलना चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, कैसी हिस्ट्री रही है, कैसी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पर आप ये डिसाइड बिल्कुल ना करें कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सरप्राइज आपके सामने आ जाए, आपको नहीं पता। ये सेकंड पॉइंट ऑथर का बोलता है। अब यहाँ तक जो स्टोरी पूरी रही है, इससे हमें ये समझ में तो आ गया कि भाई हमें जब भी पैसे की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर हमें पूरी तरह से हिस्ट्री या पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं करना। पास्ट
रिकॉर्ड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, उससे हमें ये जस्टिफाई नहीं करना कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो फिर क्या करें? फिर हिस्ट्री का रोल क्या है? कुछ तो रोल होगा भाई। अगर पिछले 10-20 साल गुजरे हैं तो उसका कुछ तो रोल रहा होगा, उससे हम सीखे क्या रोल है हिस्ट्री का। अब मैं आपको वो बताता हूँ, बिल्कुल ऑथर ने बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाया है। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड ऑथर कहते हैं दैट डजंट मीन वी शुड इग्नोर हिस्ट्री व्हेन थिंकिंग अबाउट मनी, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नुएंस। द फर्दर बैक इन हिस्ट्री यू लुक, द मोर जर्नल योर टेक अवे शुड बी। Journal things like people's relationship to greed and fear, how they behave under stress, and how they respond to incentive tend to be stable in time. The history of money is useful for that kind of stuff. मैं आपको समझाता हूँ, इसको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। आप गाड़ी चलाते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप गाड़ी चलाते हो, तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप मुझे खुद बताओ, गाड़ी चलाते समय, ड्राइव करते समय आपका मेन फोकस कहाँ पर होता है? आप जो फ्रंट मिरर है उस पर ज़्यादा फोकस रखते हो, या फिर जो आपके साइड मिरर है जो रियर व्यू देते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हो? किस पर करते हो? ये आप सभी को पता है कि आपका मेन फोकस होता है फ्रंट मिरर पर, सामने, बिल्कुल आपका मेन डायरेक्शन जो फोकस है वो सामने है। फिर आपके रियर व्यू की तरफ कितना देखते हो? बहुत कम देखते हो। आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि मेरे लेफ्ट और राइट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आ भी रही है तो वो किधर जा रही है। तो इसके लिए आप यूज़ करते हो लेफ्ट राइट मिरर का। आपका मेन फोकस होता है सामने। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड ऑथर ने बताया, हिस्ट्री का रोल सिर्फ आपके इन साइड मिररों की तरह है, एक जनरल टेक अवे लेने के लिए, ना कि उससे ये जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे आगे क्या है। आप साइड मिरर देखकर, साइड व्यू देखकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरे आगे कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियाँ, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आगे देखना ही पड़ेगा। आप इनसे सिर्फ एक जनरल टेक अवे ले सकते हो कि भाई मेरे दाएं और बाएं कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ी है, कितना पास है। जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ या साइड ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे लेफ्ट राइट देखना पड़ता है, बस मेरा मेन फोकस फ्रंट पे होता है। वैसे ही ऑथर कहते हैं कि जब भी हिस्ट्री की बात आती है, पास्ट एक्सपीरियंस की बात आती है, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। स्पेसिफिक चीज़ें कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्पेसिफिक चीज़ों में आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती है जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ठीक है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, हाउसिंग बबल हुआ, 2008 में क्रैश आया, 1991 में क्रैश आया, ठीक है, 2001 में क्रैश आया, तो आपको दिख रहा है कि 8-8 साल में क्रैश आ रहा है। तो ये आपके पर्टिकुलर इवेंट हो गए, स्पेसिफिक इवेंट हो गए। तो इनके बेसिस पर आप ये डिसाइड ना करें कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ पास्ट से लें तो वो जनरल टेकअवेज। जनरल टेकअवेज कैसे? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट नीचे आया, तो जब मार्केट नीचे आया उस समय जिन्होंने पैसा लगा रखा था मार्केट में, उनका क्या रिएक्शन रहा, मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उनके इमोशंस कैसे रहे? मार्केट नीचे ऊपर होने से फियर और ग्रीड का क्या रिलेशन बनता है? एक व्यक्ति फियर और ग्रीड को कैसे मैनेज करता है जब मार्केट नीचे जाता है तब, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब। जब मार्केट नीचे जाता है एक व्यक्ति अपना पैसा खोता है, उस समय उस पर स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस में वो कैसा फील करता है, ये चीज़ें आपको सीखनी है। देखो, सरप्राइज कदम कदम पर है, आपको नहीं पता फ्यूचर में कब कौन सा सरप्राइज आ जाए। कोई ऐसा सरप्राइज हो गया जिसमें सब सपोज करो आप अपना पैसा लॉस करके बैठ गए, आप पर स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। अब आपको पास्ट से ये सीखना है कि इस स्ट्रेस को और इस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ प्रेडिक्ट करने वाली है वो है आपकी साइकोलॉजिकल इवेंट, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग। आपने देखा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक व्यक्ति ने, शायद इससे 4-5 4th-5th चैप्टर में आपको एक एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति ने एक रियल एस्टेट मार्केट जब बूम पर हुआ था तो उसने उस बूम से बहुत पैसा कमाया था। लेकिन उसने क्या किया कि जो रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया था जिससे उसने पैसा कमाया, उसने उससे प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई साहब अब स्टॉक मार्केट में भी ऐसा बूम आने वाला है। एंड व्हाट विल हैपन? स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, उसने पूरा पैसा गवा दिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया, उस पर स्ट्रेस आया, एंड माय डियर फ्रेंड एट द एंड वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया, उसने सुसाइड कर ली। तो आपको ये सीखना है कि जब इस तरह की कंडीशन आए, जब स्ट्रेस की कंडीशन में हो, आप डिप्रेशन की कंडीशन में, आपने पैसा लॉस किया, उसमें आपको सर्वाइव कैसे रहना है, ये आपको दूसरों से सीखना है। वॉरेन बफेट 14 रिसेशंस को झेल के बैठे हुए हैं, तो उनसे आपको ये नहीं सीखना कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है। आपको ये सीखना है कि जब रिसेशन आता है, उनका भी पैसा नीचे जाता है, तो उस समय उनके इमोशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं, वो फियर और ग्रीड को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे हैंडल करके रखते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं। जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, उसको वो कैसे यूज़ करते हैं। उन्होंने जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ता गया, उन्होंने हर एक मार्केट क्रैश से सिर्फ यही सीखा है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है।
कहाँ ग्रीड लेकर आनी है, कहाँ फियर लेकर आना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है। उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि रिसेशन साइकिल क्या है, कितने सालों बाद रिसेशन आ रहा है, किसने कितना पैसा डाला, किसने कितना पैसा निकाला है, कब रिसेशन आया, कौन सा सरप्राइजिंग इवेंट हुआ, कौन सा आउटलायर इवेंट्स हुआ। उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस एक चीज़ समझनी थी कि कुछ भी हो रहा है, सरप्राइजिंग चीज़ हो रही है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बट चीज़ हो रही है, मेरे ऊपर अगर स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है, हैंडल करना सीखना है। और यही चीज़ आपको सीखनी है। सरप्राइजिंग कभी भी हो सकती है यार। अगर मैं बात करूं कल आपके साथ क्या हुआ, उससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आज आपके साथ क्या होगा। और कल आपके साथ क्या होने वाला है उसको आप ये इस चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आज आप क्या कर रहे हो। सरप्राइजिंग चीज़ कभी भी आपके साथ हो सकती है, पर हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई जिससे आपका बहुत लॉस हो गया, तो उस घटना में अपने स्ट्रेस और अपने डिप्रेशन लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव रखना है उस सिचुएशन में, वो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है, दूसरों के पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में लोग नंबर्स की वजह से नहीं हारते, लोग हारते अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से। और ये पूरी किताब आपके इमोशंस, ग्रीड, फियर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। होप कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अगर मैं आपको बताऊं, इसको समझा, उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ों को भूल जाइए। बस आप ये समझिए कि पास्ट में जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उससे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बंद कर दो। बस आप ये देखो कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आपने पैसा लॉस किया, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी, और अगर उस फीलिंग को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया, आपने कुछ और स्टेप लिया जिसकी वजह से आपका और पैसा लॉस हुआ, फिर इन फ्यूचर अगर वैसी सिचुएशन आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार उस समय जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ये गलती करी जिसकी वजह से मेरा पैसा और लॉस हो गया, तो वो गलती अब मुझे नहीं करनी। मतलब मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना है। एंड होप कि आपको समझ में आई वो चीज़ें। समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट जो सीरीज़ है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन नेक्स्ट सीरीज़ है, वो आप किस बुक पर चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। लास्ट सारी वीडियोस को देखो, बहुत इजी वे में और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप सभी से फिर से 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, और जब भी सवाल पूछता हूं उसका जवाब जरूर लिखा करें, इससे आपका मेरे साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, देखो अभी तक आपने अगर डिसाइड नहीं किया कि आपको किस एज में रिटायर्ड होना है। रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करना बंद कर देना है, जस्ट चिल मार रहे हो, बैठे हो, उसका मतलब रिटायरमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब है माय डियर फ्रेंड कि एक टाइम पीरियड के बाद आप पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दोगे। आप कोई भी काम करोगे सिर्फ इस पर्पज से करोगे कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, हैप्पी फील हो रहा है और चिल माइंड सेट के साथ कर रहा हूँ। तो आप अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो दिल पे हाथ रखो, जरा सोचो कि आप किस उम्र में, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, किस उम्र में जाकर आप रिटायर होना चाहते हैं। जस्ट अभी सोचो, वीडियो पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा दूसरा सवाल है, अभी आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हो, आगे प्लानिंग कर रहे हो कि आपको कहीं जॉब करनी है। तो मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास पैसा आता है, आप उसे इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो कि अगले 10 साल तक आपको कितना % रिटर्न अचीव करना है? किसी का 12% हो सकता है, किसी का 15% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से वो आप पर डिपेंड करता है, बट आप कितना रिटर्न चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखो, वीडियो पॉज करके, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उससे आप रिलेट कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि आपने सोचा है कि मुझे 40 साल की उम्र में रिटायर्ड होना है, और दूसरे सवाल का जवाब आपने सोचा है कि मुझे अगले 10 साल में 15% रिटर्न अचीव करना है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ये 2 आपके अपने जवाब हैं, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, और एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने जो डिसाइड किया है, आप 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हो और आप अगले 10 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15% तक का रिटर्न अचीव कर लेते हो, मान लिया। इससे क्या होगा, जो आप इस फाइनेंशियल गेम में उतरे हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन है वो आपने अचीव किया। इट मीन्स कि आप अपने गेम के विजेता हो, आपने इस गेम को जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इसकी एक और साइड होती है, दूसरी साइड होती है। सपोज करो आप 40 साल की उम्र तक रिटायर नहीं हो पाए
मान लो 15% आपने सोचा है, आप जो रिटर्न्स आप अचीव कर रहे हो एक्चुअल में ओरिजिनली जेन्युइनली वो 10% है, 8% है, या फिर आपने जो पैसा लगाया वो माइनस में चला गया, वो 0 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वैसी कंडीशन आई तब क्या? तब आप इस गेम को हार जाओगे। गेम में दो ही चीज़ें होती है, या तो हम जीतते हैं या फिर हारते हैं। जैसा उम्मीद कर अगर वैसा होता है तो हम जीतते हैं, और जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता अगर वैसा होता है तो हम गेम को हार जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, इट मीन्स आप गेम हार गए। लेकिन अब मैं एक ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें। सपोज करो आप 40 साल की उम्र तक रिटायर नहीं हो पाते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न नहीं अचीव कर पाते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस फाइनेंशियल गेम को जीत जाते हो, फिर कैसा? जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आप कोई भी फाइनेंशियल गेम खेल रहे हो, सारे अगर हम पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये सारे के सारे गेम हैं। और जब पैसे से जुड़कर कोई गेम होता है उसे फाइनेंशियल गेम बोला जाता है। तो जितने भी आप फाइनेंशियल गेम खेल रहे हो उसमें जीतते हो तो ओके, लेकिन अगर आप हार जाते हो और हार कर भी उसको कैसे जीत में कन्वर्ट करना है वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब के चैप्टर 13 के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है रूम फॉर एरर। रूम फॉर एरर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड जो आपको ये बताएगा कि गेम को हारने के बाद कैसे जीतना है। जीतने पर तो हम अपने आप को विनर घोषित कर देते हैं, पर जब गेम हार जाए तो फिर कैसे हम अपने आप को विनर घोषित करें वो आप इस चैप्टर में समझने वाले हो। बहुत डिटेल में, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी हारोगे नहीं। मतलब इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी हारूंगा ही नहीं, वो आप समझने वाले हो। आइए, ऑथर ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनको पढ़कर उनके बेसिस पर हम इस रूम फॉर एरर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, मैं वही चीज़ एग्जैक्टली आपको पढ़ के और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, अ गुड रूल ऑफ थंब फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ इज दैट एवरीथिंग दैट कैन ब्रेक विल इवेंचुअली ब्रेक। सो इफ मैनी थिंग्स रिलाई ऑन वन थिंग वर्किंग एंड दैट थिंग ब्रेक्स, यू आर काउंटिंग द डेज टू कैटास्ट्रॉफ। दैट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। समझो इस चीज़ को। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ ऑथर क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ गुड रूल ऑफ थंब फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो गुड रूल ऑफ थंब है वो क्या है उसको समझते हैं। इज दैट एवरीथिंग दैट कैन ब्रेक विल इवेंचुअली ब्रेक। वो सारी चीज़ें जो ब्रेक हो सकती हैं, टूट सकती हैं, वो सारी चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर टूटेंगी, ज़रूर ब्रेक होंगी। सो इफ मैनी थिंग्स रिलाई ऑन वन थिंग वर्किंग, यानी कि अगर बहुत सारी चीज़ें किसी एक काम कर रही चीज़ पर रिलाई करती है, डिपेंड हो जाती है, एंड दैट थिंग्स ब्रेक, और अगर वो चीज़ ब्रेक करती है और वो चीज़ टूटती है, यू आर काउंटिंग द डेज टू कैटास्ट्रॉफ। आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो। दैट इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये एक सिंगल पॉइंट है फेल होने का सबकी ज़िंदगी का। चलो इसको ना एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पता नहीं ट्रांसलेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई डोंट नो, लेकिन जो एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल सटीक है। जैसे मानते हैं आप सभी लोग चारपाई जानते हैं, चारपाई पे आप सभी सोते हैं। अब एक चारपाई है, उसकी कैपेसिटी है कि उस पर 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 लोग, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अब अगर उस चारपाई पे आप 8 लोगों को बिठा दो तो क्या होगा? अब ये 8 लोग उस पर बैठे हुए हैं, वो तो बड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ गए, ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो चारपाई, वैसे तो देखो चारपाई सबको पता है एक दिन टूटती है, लकड़ी की बनी होती है तो एक दिन टूटेगी। लेकिन जब आप उस पर 8 लोग बिठा दोगे तो वो जल्दी ब्रेक होगी। इट मीन्स वॉट कि जो 8 लोग बैठे हुए हैं उस चारपाई पे, वो वैसे तो अच्छा फील कर रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता वो कितने बड़े डेंजर में है, ज़रूर टूटेगी। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? हमें पता है कि इस चारपाई की लिमिट 3 से 4 लोगों की है, लेकिन मैं सिर्फ 2 लोग ही बिठा लूँगा। तो हम क्या करें, 3 और चारपाई मंगाएं, बनाएं, कुछ भी करें और डिवाइड करें, 2-2 लोगों को सब पर बिठा लें। तो इससे क्या होगा, हमने क्या किया, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब जो चारपाई एक्चुअल में जितना लंबे समय तक चलती है वो उतना चलेगी और सभी लोग कंफर्टेबली आराम से बैठे भी हैं। इसे बोला जाता है रूम फॉर एरर, यानी कि आपने गलती करने की गुंजाइश क्रिएट कर ली। अब क्या होगा, सपोज करो 4 चारपाई हैं, अगर उनमें से एक टूटती है तो आपके पास 3 और है। ये 3 जो है ना वो रूम फॉर एरर है, यानी कि हमेशा आपके पास 3 रूम फॉर एरर के लिए रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आप फेल नहीं होंगे। समझ रहे हो ना, फेल होने का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास चारपाई नहीं है। अब इसको ना जरा हम कनेक्ट करते हैं फाइनेंशियल जर्नी से। आप सभी लोग जॉब कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके अपने अपने खर्चे होंगे, ठीक है, आपके पर्सनल खर्चे होंगे,
ठीक है, आपके अगर शादी हो गई है तो आपकी वाइफ के खर्चे होंगे, बच्चे तो बच्चों के खर्चे हैं, हेल्थ इशू हो जाता है उसके अलग खर्चे हैं, पढ़ाई करनी है बच्चों को पढ़ाना उसके अलग खर्चे हैं, अगर आपने कोई गाड़ी खरीद ली है तो उसकी EMI पे करनी है वो अलग खर्चे हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अब वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर आपकी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं जो है नौकरी, अगर आपकी जॉब पर डिपेंड करते हैं। देखो नौकरी एक ऐसी चीज़ है, एक टाइम बाद इसको ब्रेक होना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी काम नहीं देगी तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो अब इस चीज़ पर जब इतने सारे खर्चे एकदम से आ जाते हैं, पूरा प्रेशर पड़ जाता है जो नौकरी आप कर रहे हैं उस पर, वहीं से जितना पैसा आ रहा है सारा का सारा इन चीज़ों पर जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक वर्किंग चीज़ पर डिपेंड कर जाती हैं। इससे क्या होता है, नौकरी ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती है। और यही होता है जब आप देख रहे हो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, बहुत सारे लोग परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, रिलेशनशिप खराब पड़ी है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि वो काम में मन ही नहीं लग रहा उनका। तो यही रीज़न है आप देखना कि लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो नौकरी में सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी से काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे खर्चे उन्होंने बांध रखे हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने एक चीज़ पर डिपेंड कर दिया है। और ये कारण है आज आप देखना कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, उनके पास ना तो कोई सेविंग है ना कोई इन्वेस्टमेंट है, जस्ट नौकरी करते जा रहे हैं, पैसा आ रहा है उसे खर्च करते जा रहे हैं। तो वो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तभी तो आपने देखा होगा जो 40-45 साल की उम्र हो गई कई लोगों की, वो आज भी जॉब कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे खर्चे हैं। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर हम रूम फॉर एरर कैसे क्रिएट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि रूम फॉर एरर कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम एक गेम खेल रहे हैं, सीधी बात है गेम खेल रहा है। और नौकरी से जब तक आपकी ये जो डिपेंडेंसी है वो रिकवर होती जा रही है तब तक हम उस गेम के विनर हैं। लेकिन जब ये डिपेंडेंसी बढ़ गई, ठीक है, खर्चे बढ़ गए और नौकरी से इनकम उतनी आ नहीं रही है, तो आप उस गेम को हार जाओगे। तो यहाँ पर कैसे इस गेम को जीतना है अब मैं वो बताता हूँ कि रूम फॉर एरर कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए ऑथर ने यहाँ पर एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, उसकी हेल्प से समझते हैं। द बिगेस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विद मनी इज अ सोल रिलायंस ऑन अ पेचेक टू फंड शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग नीड्स with no saving to create a gap between what you think your expenses are and what they might be in the future। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई नौकरी कर रहे हो और आपके सारे खर्चे उसी पर डिपेंड कर रहे हैं और आप कोई सेविंग भी नहीं कर रहे हो। अब सपोज करो आज आपके खर्चे 30,000 रुपये हैं, आपने सोचा मेरे खर्चे सिर्फ 30,000 रुपये आज। एंड अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात करूँ तो कोई अगर व्यक्ति 30,000 पे काम कर रहा है तो 5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है यार, 40 से 50,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की सैलरी, चलो उम्मीद कर रहा है कि मेरी 5 साल में 50,000 हो जाएगी सैलरी, ठीक है, और आज उसके खर्चे 30,000 रुपये हैं, मतलब जितना वो कमा रहा है उतना पूरा खर्च कर रहा है और वो सेटिस्फाई अपनी लाइफ में है, वो सेविंग्स भी नहीं कर रहा, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। अब इससे होगा क्या, सपोज करो 5 साल बाद आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार तब भी मेरे खर्चे मैक्सिमम 40,000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब मान लो कि 5 साल बाद आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हेल्थ इशू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो प्रॉब्लम बताकर नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिससे इंस्टेंटली आपके खर्चे 40,000 से 80,000 पे पहुंच गए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरे 5 साल बाद खर्चे 40,000 ही होंगे, उसके हिसाब से आप काम कर रहे थे, आप सेविंग भी नहीं कर रहे हो, आप जितना कमा रहे हो उतने खर्च करते जा रहे हो। लेकिन आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, आपके खर्चे 40 से 80,000 पहुंच गए। तो अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होगी, अगर आपके पास कैश नहीं होगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी 40,000 और जो अनएक्सपेक्टेशन चीज़ हुई आपके साथ कि वो खर्चे 80,000 पे पहुंच गए, तो ये जो गैप है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको आप फिल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सेविंग्स कम, इन्वेस्टमेंट कम, कैश कम। इट मीन्स जो रूम फॉर एरर है वो भी कम। और इसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है 40 से 80,000, ये जो गैप को रिकवर करना वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, कहीं से लोन उठा रहा है, यहाँ से लोन ले रहा है, वहाँ से लोन ले रहा है और कुछ भी कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, इसके अलावा ओवर टाइम जॉब कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। वो इसलिए करता है, फिर स्ट्रेस में आ रहे हो, परेशानी में आ रहे, रात को सो नहीं पा रहे। ये सारी हरकतें तभी इंसान के साथ होती है जब वो अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर हम दूसरा सिनेरियो मानते हैं, आपने उम्मीद करी कि मेरी 5 साल बाद 40,000 रुपये खर्चे होंगे, वो एक्सपेक्टेशन आपने लगा रखी, एक नॉर्मली आपका ज़्यादा इनकम भी नहीं है और उस हिसाब से आपके खर्चे हैं। लेकिन अभी आप इस केस में क्या कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव कर रहे हो और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके पास कैश भी पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अब सपोज करो 5 साल बाद 40,000 खर्चे हो रहा है, तो ये कंडीशन आपके लिए विनिंग है कि आपने जैसा सोचा वैसे ही हो रहा है। पर अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वही खर्चे 40,000 से 80,000 पे पहुंच गए। तो अब क्या होगा, एक्सपेक्टेड 40,000 रुपये, अनएक्सपेक्टेड 80,000 रुपये। अब ऐसे में आपकी जो बीच का गैप होगा ना, एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन के बीच में, वो ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार आपकी सेविंग्स आई हैं, इस बार आपके पास कैश ज़्यादा है, इस बार आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है।
तो जब ज़्यादा सेविंग्स, ज़्यादा कैश, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो रूम फॉर एरर बढ़ जाता है। और जब रूम फॉर एरर बढ़ता है तो जो एक्सपेक्टेशन और जो अनएक्सपेक्टेशन के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। 40,000 से अगर आपका खर्च 80,000 भी हो जाएगा ना, तो आप उसको इजीली रिकवर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मोटी सेविंग्स है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, और यहीं पर रूम फॉर एरर काम करता है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर क्रिएट करते हो, आप उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी अनएक्सपेक्टेशन के बीच का जो गैप होता है वो उतना ही कम होता जाता है। और मैं आपको एक चीज़ लिख कर दे रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेशन के बीच में जितना कम गैप होगा, आप अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा खुश रहोगे। दैट्स अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या समझा कि रूम फॉर एरर अगर आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है तो आप अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई करो। किसी भी एक चीज़ पर अपनी बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड मत होने दो। पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट समझने के लिए कुछ लाइन है वो पढ़ेंगे ऑथर की, बड़ी प्यारी लाइन है। The solution is simple. Use room for error when estimating your future returns. This is more art than science. For my own investment, which I will describe more in chapter 20, I assume the future returns I will earn in my lifetime will be 1/3 lower than the historic average. ये चीज़ है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। देखो, ऑथर की लैंग्वेज में समझते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा वही मैं आपको समझाता हूँ। ऑथर ने क्या करा, हिस्ट्रिक रिटर्न देके, अब मैं मान के चलता हूँ कि 12% हिस्ट्रिक रिटर्न रहे। आपने लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न देखे कि भाई मेरे को मार्केट में पैसा लगाना है। मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे और मैंने देखा कि इन स्टॉक्स ने लास्ट 10 ईयर में 12% का एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है। और ऐसा ही ऑथर ने सोचा है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्या किया कि जो नेक्स्ट आने वाली ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए जो रिटर्न्स उम्मीद करी उन्होंने, वो 1/3 लोअर थे जो एक्चुअल हिस्ट्रिक रिटर्न्स थे। एक्चुअल 12%, बट ऑथर ने क्या प्रेडिक्ट किया कि मुझे 1/3 मिल जाए वही बहुत है, यानी कि 4%। अब यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला वो क्या, आगे पढ़ते हैं। सो आई से मोर देन आई वुड इफ आई अज्यूम्ड द फ्यूचर विल रिसेंबल द पास्ट, इट्स माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इससे क्या होगा, मैं ज़्यादा सेविंग करूंगा, क्योंकि मेरी रिसर्च क्या कहती थी कि मार्केट 12% ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है, लेकिन मैंने उम्मीद करी कि मुझे 1/3 मिल जाए, यानी कि 4% मिल जाए। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे 4% रिटर्न मिल जाए। तो जब 4% अगर आपसे कहीं से रिटर्न लेने की उम्मीद कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा पैसा बचाओगे, आप और अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करोगे। अब यहाँ पर आप इस लॉजिक पर मत जाना कि 4% तो यार FD से भी मिल जाता है, सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। लॉजिक यहाँ पर, वो लॉजिक पर मत जाओ। यहाँ साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करो कि आपने 12% को 4% पर ले आए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने और सेविंग करोगे। आप कहीं पैसा लगा रहे हो, ठीक है, वहाँ ऑन एन एवरेज आपने रिसर्च करी कि यार 12% तो पिछले 10 साल में हर साल मिल ही रहा है, लेकिन आपने उम्मीद लगा के रखी कि मुझे 5% मिल जाए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो आगे मैं पढ़कर बताता हूँ। अ 1/3 बफर इज इनफ टू अलाउ मी टू स्लीप वेल एट नाइट। इसलिए 1/3 ऑथर ने डिसाइड किया था कि रात को मैं सुकून भरी नींद ले सकूंगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ यही है, लोग रात को चैन से सो नहीं पाते। पता है, जब लोग बोलते हैं ना कि अमीर लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, वो रात को ढंग से सो नहीं पाते, सच बोलते हैं। जितने भी रिच लोग हैं ना, जितने भी अमीर लोग हैं, वो एक्चुअल में रात को सही से नहीं सो पाते। इतनी सारी उनके पास टेंशन और स्ट्रेस रहता है। लेकिन जो वेल्दी होता है ना, जो वेल्थ क्रिएट करता है, वो रात को बड़ी सुकून भरी नींद लेता है। और यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है कि जब मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे 1/3 मिल जाए, जो हिस्ट्रिक रिटर्न रहा है उसका 1/3 लोअर मिल जाए, तो मैं रात को चैन से सो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑथर ने एक 4% रिटर्न डिसाइड किया है। अब इससे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 4% से ऊपर ही उसको मिलना है, क्योंकि जब एवरेज 12 रहा है तो 4 से तो ऊपर आने ही आना है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन 4% और आपको 5% 6% मिलेगा ना, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस का लेवल बढ़ेगा, जिससे आप रात को चैन से सो पाओगे। जैसे यहाँ पर चार्ली मंगर ने एक लाइन बोली है, मैं उसकी हेल्प लेता हूँ। द बेस्ट वे टू अचीव फेलिसिटी इज टू एम लो, सेज चार्ली मंगर। वंडरफुल, मतलब मैं इसको वंडरफुल बोलूँगा। अगर आप अपनी लाइफ में फेलिसिटी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, तो उसके लिए जो एम है उसको लो रखें। समझो इस चीज़ को। देखो कैसे काम करती है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने पैसा लगाया मार्केट के अंदर, ठीक है, आपने शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया, आपने हिस्ट्रिक डेटा देखा कि यार यहाँ से मैंने डेटा देखा कि पिछले 10 साल में एवरेजली 12% रिटर्न मिल जाता है। और आपने जो पैसा लगाया वो आपने इसी उम्मीद पर लगाया है कि मुझे आगे के 10 साल भी 12% रिटर्न मिल जाए, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर आपको 9% रिटर्न मिलता है, तो क्या होगा, आप अंदर से सैड फील करोगे, स्ट्रेस आएगा आपके अंदर, एंजाइटी आएगी, आप परेशान रहोगे, आप कुछ भी हरकतें करोगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप एक बैकअप प्लान लेकर नहीं चलोगे, आप अपने पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं रखोगे।
क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशन लगा रखी है हिस्ट्रिक डेटा को देखकर कि मुझे 12% तो मिल ही जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, सेम वही स्टॉक, आपने हिस्ट्रिक डेटा देखा कि मुझे 12% यहाँ से इस स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर में 12% रिटर्न दिया है, मैंने पैसा लगाया, पर यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि मुझे सिर्फ 5% रिटर्न मिल जाए। कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं है, तब भी आपने वही स्टॉक खरीदा था, आज भी आप वही स्टॉक खरीद रहे हो। फर्क क्या है, तब आपकी उम्मीद थी कि मुझे 12% मिल जाए, इस बार आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी कि मुझे 5% मिल जाए। अब क्या होगा, इस बार फिर से आपको 9% रिटर्न मिलेगा, लेकिन इस बार आप सैड नहीं होंगे, इस बार आप दुखी नहीं होंगे, इस बार आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे, इस बार आप परेशान नहीं रहोगे, इस बार आपकी हैप्पीनेस का लेवल और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी 5%, मिला 9%, हैप्पी। पहले केस में क्या था, आपकी एक्सपेक्टेशन थी 12%, मिला 9%, आप सैड। आप खुद सब कुछ छोड़ दो। ये जो मैंने आपको लास्ट केस दिया है, ये जो जस्ट अभी मैंने केस समझा है, आप मुझे बता दो इस केस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा कमा जाएगा और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। खुद समझो आप। कुछ मैंने बदला, कोई एनालिसिस किया, कोई फंडामेंटल एनालिसिस बदला, कुछ भी चेंजेस नहीं करा, सिर्फ साइकोलॉजी का फ़र्क है, सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है। वही सेम स्टॉक में पैसा लगाया है, जिसकी थॉट प्रोसेस चेंज, जिसका माइंडसेट चेंज, उसने पैसा बना लिया और वो खुश है। वहीं दूसरा व्यक्ति, उसने भी उतना ही पैसा बनाया बट वो परेशान है। तो यहाँ पर ऑथर यही समझाते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, खुश रहना चाहते हो ज़िंदगी में, वेल्थ के साथ साथ पैसा बनाने के साथ साथ, तो अपना जो एम है वो लो रखो। जब आप लो एम रखते हो, जब आप अपना जो निशाना है वो कम रखते हो, आप अपने टारगेट्स कम रखते हो, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती है। 10 लाख रुपए आपने डिसाइड करे, अब लॉजिक रहता है यार, कहते हैं कि 20 लाख रुपए एम करो तो 10 लाख रुपए तो आप कमा ही लोगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, चलो ठीक है, आपने 20 लाख रुपए टारगेट किया और आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप खुश नहीं रहोगे। आप 50 लाख का टारगेट रखो, आप 20 लाख रुपए कमा रहे होगे, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप सैड रहोगे, जिंदगी भर सैड रहोगे। जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे कम कमाओगे तब। लेकिन मान के चलो, अगर आपने टारगेट किया कि मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है, लेकिन अभी आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप खुश रहोगे। दिस इज द इफेक्ट जब आप अपना जो एम है उसे लो रखते हो, और इसी को रूम फॉर एरर बोला जाता है। रूम फॉर एरर आप तभी क्रिएट कर पाते हो जब अपना एम आप लो रखते हो। क्योंकि जब आप मार्केट में आपने सोचा कि 12% मुझे लास्ट 10 ईयर में मिला है, लेकिन मैंने 5% सोचा है, तो आप सेविंग्स ज़्यादा करोगे, डिफरेंट अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने पास कैश रखोगे, तो ये आपके लिए रूम फॉर एरर का काम करेगा। जिससे क्या होगा, पैसा आपने मार्केट से उतना ही कमाया, लेकिन आपने और जगहों से भी पैसा कमा रहे हो, आपके पास सेविंग भी पड़ी हुई है। तो ज़िंदगी में अगर आपको फिजिकली कोई हेल्थ इशू हो जाता है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, कोई और परेशानी हो गई, आपको कुछ खरीदना है, तो आप चिंता में नहीं रहोगे। यानी कि एक तो ये गेम हुआ कि आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो जाता तो आप विनर थे। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, आपको कोई हेल्थ इशू हो गया, आप नौकरी नहीं कर पा रहे, फिर भी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो, आपकी इतनी सेविंग्स हो, जो रूम फॉर एरर की तरह काम करके आपको उस हारी हुए गेम को भी जिता दे। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था, आई होप कि आपको समझ में आया हो, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। कंक्लूड करता हूँ 2 लाइनों में। पहला तो ये कि अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको एक चीज़ पर मत रखो, अपने डिपेंडेंसी को बढ़ा दो। एक इनकम का सोर्स है, 3-4 इनकम के सोर्सेस करो, डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स ज़्यादा रखो। इससे क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी एक पर नहीं होगी, जब 4 पर होगी तो आपके लिए रूम फॉर एरर ज़्यादा होगा। और दूसरा माय डियर फ्रेंड, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो, ज़्यादा रूम फॉर एरर क्रिएट करना चाहते हो लाइफ में, और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, एम लो। एम लो यानी कि अपना जो एम है वो कम रखो, काम उतना ही करो, एफर्ट उतना ही डालो, एम कम रखो। देखो, ज़िंदगी में इंसान कभी खुश नहीं होता, कितना भी पैसा कमा ले नहीं होता, लेकिन वो इंसान ज़रूर खुश होता है जिसने उम्मीद रखी थी 5 लाख की और 6 लाख रुपए कमा रहा है। जिसने उम्मीद रखी थी 20 लाख की और आज वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो खुश नहीं होगा। अब फ़र्क देखो आप, यही आपको समझना है, और यही इस चैप्टर का पूरा क्रक्स था, जिसका नाम था रूम फॉर एरर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गलती करने की गुंजाइश रखना। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई कुछ चीज़ें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझाऊंगा, नहीं तो फिर से वीडियो बनाएंगे। और कैसा आपको ये सीरीज़ लग रही है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देंगे। बाकी सारी वीडियोस देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जितनी भी लास्ट वीडियोज़ मैंने इस बुक के बारे में बात करी है, हर एक चैप्टर को हमने कवर किया है, उन सारी वीडियोस को देखो। रिच डैड पुअर डैड मैंने पूरी किताब कवर करी, उसको भी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत प्यारा गाना याद आ रहा है, दैट इज़ मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह है।
और ये गाना कोई हीरोइन, कोई एक्ट्रेस किसी एक्टर के लिए नहीं गा रही है, या फिर कोई भी हीरो किसी हीरोइन के लिए नहीं गा रहा है। ये गाना पैसा आप सभी के लिए गा रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह बदल ना जाना। जी हाँ, कैसे और क्यों ये पैसा आप सभी के लिए ये गाना गा रहा है, क्यों आप सभी से कह रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह ना बदल जाना, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसकी हेल्प से आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब के चैप्टर 14 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यू विल चेंज। सो माय डियर फ्रेंड, आज आपकी कोई भी एज है, कुछ भी एज है, 20 साल के हो, 25 साल के, 30 के, 35 के, सब कुछ भूल जाओ। अभी इस समय के लिए आप सपोज करो कि आप 5 साल के हो, ठीक है। और जैसा मैं आपसे पूछूंगा वैसा वैसा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सपोज करो आप 5 साल के हो और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं कि इस उम्र में, 5 साल की उम्र में, आप वीडियो गेम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे या फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर बाइसिकल राइडिंग, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे या फिर किस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पैशनेट होगे, आप मुझे अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। सो माय डियर फ्रेंड, अब सपोज करते हैं आपकी उम्र 15 साल और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। इस एज में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे या फिर आप सीए जैसे किसी भी करियर को प्रायोरिटाइज करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब सपोज करते हैं कि आपकी एज है 25 साल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय आप वीडियो गेम्स या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी स्पोर्ट, या फिर सीए जैसा किसी करियर, किस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करोगे, किस चीज़ के लिए आप पैशनेट होंगे, अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं बात करता हूँ, आपकी एज है 45 साल। अब 45 साल की उम्र में अब मैं आपको चारों ही ऑप्शन दे रहा हूँ, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सीए जैसा कोई भी प्रोफेशनल या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग। आप क्या करोगे 45 साल की उम्र में, किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सता रही होगी, अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आपने देखा हम 4 पड़ाव से गुजरे, हम 4 एज ग्रुप से गुजरे, 5, 15, 25 और 45। और चारों में हमने देखा, मैंने आपको चारों में 2-2, 3-3 ऑप्शन दिए जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना था। अब जरा थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल के बच्चे से आप जाकर उसे ऑप्शन दोगे वीडियो गेम्स खेलेगा या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करेगा, तो इस समय के हिसाब से वो वीडियो गेम्स को प्रायोरिटाइज करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं 15 साल के बच्चे से, जब आप जाकर उसको ऑप्शन दोगे यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेगा, क्रिकेट खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा या फिर सीए जैसा कोई प्रोफेशन चुनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो सीए को लेकर उतना सीरियस नहीं होगा, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा। 25 साल का जो बच्चा होता है वो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित होता है, तो वो किसी सीए जैसे प्रोफेशन पर ज़्यादा फोकस करेगा। वहीं 45 साल का जो व्यक्ति होता है उसका फोकस होता है कि कैसे मैं अच्छे से रिटायर हो सकूं, एक बढ़िया फंड के साथ, उसका ध्यान वहां पर होगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे आपकी एज ग्रुप बदलती जा रही है, जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जो इंटरेस्ट के एरिया है, आपका जो पैशन है वो बदलता जा रहा है। एक टाइम पर किसी चीज को लेकर आप पैशनेट थे, लेकिन कुछ एज ग्रुप के बाद, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद आप दूसरी चीज के लिए पैशनेट होना शुरू हो जाते हो। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे आपका माइंडसेट बदलता जा रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल चेंजेस। और ये सभी चेंजेस नेचुरल है, जेन्युइन है, मोस्टली लोगों के अंदर यही पाए जाते हैं, मेजोरिटी लोगों के अंदर। एक आधे एक्सेप्शंस होते हैं, अब जैसे रामानुजन हुए कि भाई 5, 15, 25 हर उम्र में मैथ के फॉर्मूलेज पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। बट मेजोरिटी में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल चेंजेस हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। और ये ना तो इससे आपके फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क पड़ता है, और अभी जो पैसा बोल रहा है ना मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वो इस इंडिकेशन में नहीं बोल रहा। ये बायोलॉजिकल चेंजेस है, नेचुरल चेंजेस है, ये आप सभी के अंदर होता है। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक और चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल चेंजेस। जी हाँ, और पैसा इसी चीज को लेकर आपसे कह रहा है मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। अब ये साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप किसी काम पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार, ठीक है, आपके पेरेंट्स, फैमिली, आपकी हेल्थ, सब चीज को आप छोड़ देते हो, आप पूरा फोकस अपने गोल पर करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस डाल देते हो। फिर सपोज करो आपने कुछ उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है कि मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इस काम को करता हूँ, और आपने वो काम जी जान से किया और आपको वो मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला, तो पता है क्या होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आप स्ट्रेस में जाना शुरू कर देंगे, आप उस काम को छोड़ना चाहेंगे, गिव अप करना चाहेंगे। और यही कारण है आज आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब चीज़ें छोड़कर किसी काम पर फोकस किया, बहुत फोकस किया, जी जान लगा दी, और जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उस काम को स्विच करने का सोचा और बहुतों ने गिव अप कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी काम को बहुत
पैशन के साथ करते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने अपने फ्रेंड सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपने सिर्फ काम पर फोकस किया और काम से आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, तो पता है लास्ट में क्या रिग्रेट हमें होता है, क्या गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अपनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, आपने जो भी दोस्तों के साथ घूमना, चिल मारना, ये सारी चीज़ें मैंने इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करी और मुझे इससे ये रिजल्ट नहीं मिला। तो लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम पकड़ लेते हैं, स्विच कर देते हैं। यानी कि ये आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और वहीं अगर आप दूसरा काम जब करने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसा आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इससे आपके फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह डगमगा जाते हैं। जो बायोलॉजिकल चेंज था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि जेन्युइन है, नेचुरल है, उससे आपके फाइनेंशियल्स पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप साइकोलॉजिकल चेंजेस करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह से डगमगा जाते हैं। आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट सब डगमगा जाती है। आज आप 1 लाख रुपए किसी काम से कमा रहे हो एंड आप उस काम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप वो काम नहीं करना चाह रहे, आपने छोड़ा, दूसरा काम पकड़ा, तो आपकी इनकम वो नहीं रहेगी, आपकी सेविंग्स डगमगा जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट डगमगा जाएंगी, आपकी रिटायरमेंट, पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है जब आप काम को स्विच करते हो। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल्स खराब होते हैं। और यहाँ पर पैसा आपको इसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह ना बदल जाना। जैसे मौसम आता नहीं है, 2-3 महीने बाद बदलता है, 2-3 महीने बाद बदलता है, वैसे जब व्यक्ति 5-6 साल में अपना करियर चेंज करता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। ना ही वो सेविंग्स इकट्ठा कर पाता है, ना ही वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाता है, और ना ही वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर पाता है। यानी कि ओवरऑल उसकी जो फाइनेंशियल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप फाइनेंशियल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, पैसे को डिस्टर्ब करते हो, बट एट द एंड इससे हर्ट आपको होता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम किसी काम से फ्रस्ट्रेट भी ना हो, हमारे फाइनेंशियल्स भी खराब ना हो, लॉन्ग टर्म तक हम उस काम को कर सकें और स्विच ना करें बार बार, एक काम को लंबे समय तक कर सकें। इसके लिए हम क्या करें? तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन इस किताब के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने बताया है। सो माय डियर फ्रेंड, मॉर्गन हाउसेल यहाँ पर कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का, जो भी आप साइकोलॉजिकल जितनी भी चेंजेस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, आप किसी काम से बोरियत होती हो, कुछ भी होती है, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है मॉडरेट लाइफस्टाइल। जी हाँ, बैलेंस लाइफस्टाइल। आप अपने जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका, आप दिन भर में क्या करते हो, उसमें से कुछ टाइम जब आप अपनी फैमिली को देते हो, कुछ टाइम अपने दोस्तों को देते हो, कुछ टाइम अपने आप को फ्री रखते हो कि कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आराम से चिल रिलैक्स होकर बैठूंगा, कुछ टाइम आप अपने काम को देते हो। तो इससे पता है बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो आपका मेन प्रोफेशन है, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उससे आप लंबे समय तक अटैच रहते हो। क्यों अटैच रहते हो? क्योंकि लास्ट केस में हमने क्या समझा था, साइकोलॉजिकल चेंजेस में हमने क्या समझा था कि जब आप सारी चीज़ें छोड़कर एक काम पर फोकस करते हो, आप उससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, और जब वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता तो आपके अंदर पता है क्या गिल्ट आता है कि साला मैंने सब कुछ छोड़कर इस पर फोकस किया और इससे जो चाहा वो मुझे नहीं मिला। यानी कि ना तो अब आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहे, ना ही काम अच्छा रहा, आप फ्रस्ट्रेट होकर स्विच कर देते हो। अब यहाँ पर आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त को भी टाइम दे रहे हो, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम दे रहे हो, एंड आप सब जगह अब आपका जो अटेंशन है वो बढ़ चुका है। आपको फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस रखा है। आपने एक चीज़ के चक्कर में चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं किया है, आपने मॉडरेट लाइफस्टाइल सेटल करी है। तो इससे क्या होगा? आप अपने काम से लंबे समय तक अटैच रहोगे, आप उससे बोरियत फील नहीं करोगे, क्योंकि आप पूरा समय उसको दे नहीं रहे। जब हम किसी चीज़ की अति करते हैं ना, तब हमारे अंदर बोरियत और फ्रस्ट्रेशन आती है। यहाँ आपने अपने जो भी काम है, जो अटेंशन, उसको डिवाइड कर रखा है, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसका रिजल्ट पता क्या होगा? जब आपकी उम्र 50, 55, 60 साल होती है, उस समय तक आपकी रिलेशनशिप एक लंबे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, आपका काम एक लंबे काम में कन्वर्ट हो चुका होगा। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे सेविंग्स हो चाहे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत लंबे, उसको एक लंबे जर्नी, यानी कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन से वो गुजर चुकी होंगी। और वहीं आपकी हेल्थ, चूँकि आप कुछ टाइम हेल्थ के लिए भी दे रहे थे, तो वो भी, उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ कंपाउंड होंगी। जी हाँ, आपने क्या किया? अपनी लाइफ को मॉडरेट रखा। उससे क्या रिजल्ट हुआ कि आप अपने काम से लंबे समय तक अटैच हो पाए, एंड एट द एंड आपने क्या देखा कि सारी चीज़ें कंपाउंड हो गई।
अब माय डियर फ्रेंड, आप खुद सोचिए, आप 55-60 साल की उम्र है आपकी रिलेशनशिप कंपाउंड हो चुकी है, आपकी रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, आपकी फ्रेंडशिप कंपाउंड हो चुकी है, आपकी फ्रेंडशिप एक हेल्दी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। आपका पैसा जो आपने छोटी छोटी अमाउंट सेव करी थी, छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करी थी, वो आज कंपाउंड होकर एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहीं जो काम आप कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपके अंदर एक अलग ही लेवल का परफेक्शन आ चुका है। एंड जब ये सारी चीज़ें कंपाउंड हो जाती है माय डियर फ्रेंड, इसी को बोला जाता है वेल्दी होना। वेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। वेल्दी होने, धनी होने का मतलब है कि आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल्स, सारी चीज़ें, आपकी दोस्ती, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। इसी चीज़ को बोला जाता है वेल्दी होना। एंड माय डियर फ्रेंड, ऑथर ने यहाँ पर यही चीज़ पर फोकस किया है कि आप वेल्दी कैसे हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी काम को लंबे समय तक करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने दोस्त यार सबको एक बोलते नहीं कि उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को एक मॉडरेट और एक बैलेंस लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने एक काम को 80 साल तक किया है, वहीं एक और व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 20-20 साल के उसने ड्यूरेशन लिया है, 20-20 साल के ब्लॉक से लिए, उसमें उसने 20-20 साल में 4 अलग अलग काम किए हैं और 4 अलग अलग कामों से 4 तरीके से पैसा कमाया है और उसी तरीके से उसका 20-20 साल का ड्यूरेशन रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो आप मुझे बताओ, दोनों ही व्यक्ति के, इसने भी अपने 80 साल तक पैसे को इन्वेस्टेड रखा है, इसने 20-20 साल 4 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करी है, तो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा। अब यहाँ पर आप रिटर्न्स के इन सब लॉजिक की बात मत करना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप एक जनरल वे में समझिए। इसने 80 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है और इसने 20-20 साल के 4 टर्म्स में इन्वेस्ट किया है, तो किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा। इसने 80 साल तक एक काम पर फोकस किया है, इसने 20-20 साल के 4 अलग अलग काम किए हैं 80 साल के एज तक। कौन सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा अपने काम को लेकर, कौन सबसे ज़्यादा स्किलफुल होगा अपने काम को लेकर, आप खुद जेन्युइनली बताइए। और आप किसी भी काम को लंबे समय तक तभी कर पाते हो जब आप अपनी लाइफ को मॉडरेट रखते हो, क्योंकि 80 साल जिस बंदे ने काम किया होगा उसका वर्क कंपाउंड हुआ होगा, उसका पैसा कंपाउंड हुआ होगा। और वहीं आप 20-20 साल का ड्यूरेशन लगो, ना तो आपका पैसा ही कंपाउंड हो पाता है, ना ही आपकी हेल्थ, ना ही आपकी रिलेशनशिप कंपाउंड हो पाती है, और एट द एंड आपका अंत में क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और इसी वजह से आप वेल्दी नहीं होते। कई लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया पर आज भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉडरेट लाइफस्टाइल नहीं रखी, उन्होंने बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं रखी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर पॉइंट यही था आपको समझाने का कि चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर चलिए। किसी भी चीज़ पर इतना हावी मत हो जाइए कि उस चीज़ से एक टाइम बाद आपको बोरियत फील होने लगे, उससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप एक काम पर नहीं टिक पाओगे, और अगर आप एक काम पर नहीं टिक पाए तो ना तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, ना आपके फाइनेंशियल्स अच्छे रहेंगे, ना आप वेल्दी बन पाओगे। So that's all about, my dear friend, of this chapter. You will change, and this chapter is very important, my dear friend. And I have covered this entire book, almost entire book, and I have covered 13 chapter of this book. So please go and watch each and every chapter, क्योंकि जब आप सारे चैप्टर्स देखोगे तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड्स चैप्टर के बारे में, और प्लीज़ सारे चैप्टर्स को देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी किताब है। मैं तो कहता हूँ आप वीडियोस भी देखिए और इस किताब को भी पढ़िए, ये आपकी लाइफ को एक अलग वे में लेकर जाएगी। सो होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को भी शेयर करें, और थोड़ा सा व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल के ग्रो नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, एंड होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर फ्रेंड, सपोज करो आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं और आप मुझे कुछ ऑप्शंस बताओ, आपके हिसाब से आप वो गाड़ी कैसे ले सकते हैं। उस गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए, आप कैसे ले सकते हो। अभी कभी वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अपने जो आपके हिसाब से तरीके हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे हिसाब से 3 मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू आप 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। पहला तरीका, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, जाओगे शोरूम में कैश दोगे, गाड़ी लोगे। दूसरा क्या, उसी के अंदर आप उसको EMI कराओगे। तो पहला तरीका क्या हुआ, कैश में या EMI में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा 5 लाख रुपए देकर। तो ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये सोचने वाली चीज़ है। अब तीसरा तरीका है, मेरे हिसाब से चोरी कर लो। ज़रा सोच कर देखो, आप कहोगे नहीं मुझे दहेज में मिल जाएगी, दोस्त से ले लूँगा, किसी से ले लूँगा गाड़ी, ज़रूरी थोड़ी ना कि चोरी करें। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास, ये आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, अगर आपकी औकात 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने की नहीं है,
छोड़ो। अगर आपकी औकात सेकंड हैंड 5 लाख रुपए की गाड़ी लेने की भी नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, आपको कोई 10 लाख की गाड़ी ना तो दहेज में देने वाला है, ना कोई दोस्त आपको चलाने के लिए देने वाला है। दैट्स वाई थर्ड जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो है चोरी करना। और जब आप चोरी करते हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गाड़ी अगर चोरी करी गई है तो वो फ्री की गाड़ी हो गई, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें हमें कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ा। तो आज ये मिथ क्लियर करने वाला हूँ। और दूसरा, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं आपको फाइनेंशियल्स का, पैसे का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी ये किताब देख रहे हो, इसकी सीरीज चल रही है। इस किताब का चैप्टर 15 हम समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, ये एज इट इज़ एग्जाम्पल इस किताब में, इस बुक के चैप्टर 15 में यूज़ किया गया है, जिसका नाम है नथिंग इज़ फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज आपको ये जो हम बोलते हैं ना कि ये फ्री में मिल गया, वो फ्री में मिल गया, सबको एक डिफरेंट वे में समझने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम इन्वेस्टमेंट के ही पर्सपेक्टिव से समझेंगे, क्योंकि उसी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो नॉर्मली, या तो अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे या किसी भी फाइनेंशियल जो आपको टिप्स देते हैं उसके बारे में सिखाते हैं, आप किसी से किसी की किताब पढ़ लो तो वहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है। मोस्टली लोग आपसे बोलेंगे कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, पैसा लगाया उसे छोड़ दो, भूल जाओ, 30 साल 40 साल तक पैसा मार्केट में लगा रहने दो और फिर आप देखोगे कि किस तरीके से वो कंपाउंड होगा और आपको बहुत ईजिली 12 से 15% तो आराम से मिल जाएगा। और अगर 12-15% मिलता है रिटर्न आपको, तो वो भाई कंपाउंड होकर वो छोटी सी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह की बातें आपको बहुत सुनने को मिलती हैं और इस किताब के अंदर हमने भी डिस्कस करी हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत तगड़ी सच्चाई बताता हूँ, जितना बोलना ये आसान होता है कि लंबे समय तक 30-40 साल तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है इन्वेस्ट करना। जी हाँ, ये कहने में बड़ा आसान होता है, ऑथर अपनी किताब में बड़े आसान तरीके से लिख देते हैं, या मैं अपनी वीडियोस में आपको बड़े आसान तरीके से बता देता हूँ कि जितना हो सकता है लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका पैसा कंपाउंड होगा। ये कहना आसान होता है, लेकिन इसकी अपनी एक प्राइस होती है, वो आपको चुकानी पड़ती है। जी हाँ, ये जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया ना, 12 से 15% रिटर्न आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसको रिवॉर्ड बोला जाता है जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है उसकी लैंग्वेज में। तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसकी अपनी एक कीमत होती है, वो आपको अदा करनी पड़ती है, वो आपको चुकानी पड़ती है। अब ये कीमत क्या है, इसको समझते हैं। 5 चीज़ें इस किताब में, इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस करी हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। दूसरी है फियर। तीसरा डाउट। चौथा अनसर्टेनिटी। और 5वां है माय डियर फ्रेंड, दैट इज़ रिग्रेट। ये 5 चीज़ें हैं, पंजा है पूरा, इससे मिलकर बनती है आपका एक बॉक्स प्राइस, एक कीमत। वो आपको अदा करनी पड़ती है, तब जाकर आप ये जो लॉन्ग टर्म वाला गेम है वो खेल पाते हो, तब जाकर आप लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो। इतना आसान तरीके से इसको नहीं समझा जा सकता, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी ने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा। नेटफ्लिक्स आप सभी वेब सीरीज़ देखते होंगे, बिंज वॉच भी करते होंगे, मतलब सबको फैमिलियर हो आप नेटफ्लिक्स से। तो नेटफ्लिक्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई थिंक आप सभी में से बहुत कम लोगों को पता होगा। नेटफ्लिक्स ने 2002 से लेकर 2018 के बीच जो भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्टेड रखा इन 16 सालों तक, नेटफ्लिक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 36,000% का रिटर्न दिया। 2002 से लेकर 2018 तक 36,000% का रिटर्न, मतलब बहुत ज़्यादा होता है यार। अब कैसे आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है? सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अभी कभी जाइए नेटफ्लिक्स का जो 2002 में जो शेयर की प्राइस थी वो प्राइस आप नोट करिए, और दूसरा 2018 में क्या प्राइस हो गई थी। दोनों ही प्राइस को कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इससे क्या होगा कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ इससे आप रिलेट कर पाओगे। आपका एक्चुअल में आई ओपनिंग ये मोमेंट होगा जब आप ये शेयर प्राइस सर्च करोगे। तो नेटफ्लिक्स ने 2002 से लेकर 2018 तक अपने इन्वेस्टर्स को 36,000% का रिटर्न दिया था। अब ये बड़ा अमेजिंग लग रहा है और मतलब एक तरह से बड़ा आसान लग रहा है कि यार नेटफ्लिक्स में 2002 में पैसा लगा देते और 2018 में निकालते तो 36,000% का रिटर्न मुझे मेरे पैसे पे मिल जाता। पता है ये इतना आसान नहीं है और ये एक फ्री का सौदा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्री में ही बस आपको रिटर्न मिल गया, इसकी कीमत अदा करनी पड़ी थी। कीमत क्या, मैं आपको बताता हूँ। इन 16 साल के टेन्योर में, ये जो 16 साल मैं 2002 से 2018 की बात कर रहा हूँ, इसके बीच एक टाइम ऐसा भी आया जो ऑल टाइम हाई होता है, जो नेटफ्लिक्स का ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस रहता है। यानी कि पूरी हिस्ट्री में शेयर प्राइस की कीमत जब सबसे टॉप पर होती है उससे 94% तक ये शेयर नीचे चला गया था।
मतलब आप इसको फील करो 94%। अगर मान लो कि एक टाइम पर नेटफ्लिक्स का जो शेयर था उसका प्राइस 100 रुपये था और 94% नीचे चला गया, यानी कि सिर्फ 6 रुपये रह गया था प्राइस। तो जो ये जो वॉलेटिलिटी थी, इसमें जिसने अपने आप को बैलेंस करके रखा था, जिसने अपने आप को संभाल कर रखा था, वही व्यक्ति 36,000% का रिटर्न अचीव कर पाया था। यानी कि ये जो 36,000% का रिटर्न अचीव किया जिस व्यक्ति ने, उसने एक प्राइस पे करी थी कि वो ये जो 94% तक मार्केट नीचे गिरी थी उसमें अपने आप को सस्टेन रखा। सो दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस जिसकी हेल्प से एक इंसान ने 36,000% का रिटर्न अचीव किया, जो कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है और हर कोई इस प्राइस को पे भी नहीं कर पाता है। जब थोड़ा सा शेयर नीचे आता है, इंसान बेच के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, दूसरे स्टॉक ले लेता है या फिर मार्केट से बाहर आ जाता है, डर जाता है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, रिग्रेट, फियर और डाउट, पांचों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जो इन पांचों चीज़ों को समझ लेता है, कंट्रोल पा लेता है, वो ही 36,000% जैसा रिटर्न अचीव कर पाता है। दूसरा मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप सभी ने मॉन्स्टर बेवरेज का नाम सुना होगा। ये सारे एग्जांपल इस किताब के अंदर, इस किताब का जो चैप्टर है इसमें यूज़ करेंगे, आप पढ़ना आपको समझ में आ जाएंगे। तो मॉन्स्टर बेवरेज जो एक कंपनी थी, उस कंपनी ने 1995 से लेकर 2018 के बीच अपने इन्वेस्टर्स को 3,19,000% का रिटर्न दिया था। 3,19,000% एक इतना बड़ा रिटर्न होता है कि अगर आप इसके बारे में सोचोगे ना तो आप मनी में अमीर बन जाओगे, मतलब अपने माइंड में अमीर बन जाओगे जब आप इसके बारे में सोचोगे कि 3,19,000% का रिटर्न मॉन्स्टर बेवरेज ने दिया। तो क्या लगता है आपको, इसकी क्या प्राइस पे नहीं करी गई होगी? ये किसने अचीव किया होगा, किसको मिला होगा इतना बड़ा रिटर्न? ये उसको मिला है जिसने इसकी प्राइस पे करी। और इसकी प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूँ। मॉन्स्टर बेवरेज का जो शेयर था, जब इसका ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई मतलब हमेशा हिस्ट्री में सबसे टॉप पर जो प्राइस रहती है किसी भी शेयर की, उसको ऑल टाइम हाई बोला जाता है। तो उस ऑल टाइम हाई से मॉन्स्टर बेवरेज का शेयर 95% तक नीचे चला गया था। 95%, 100 रुपये का शेयर सिर्फ 5 रुपये का रह गया। जिसने इस कंडीशन में अपने आप को बैलेंस रखा, जिसने यहाँ पर अपने आप को एक बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखा, अपने आप को सस्टेन करके रखा, हड़बड़ाया है नहीं, थोड़ा सा शांत रखा अपने आप को, वही व्यक्ति 3,19,000% का रिटर्न अचीव कर पाया। तो इसकी प्राइस आप देख रहे हो कितनी बड़ी प्राइस है। रिटर्न आपको इतना बड़ा दिख गया कि रिवॉर्ड क्या है 3,19,000%, लेकिन उसकी प्राइस क्या है कि 95% तक मार्केट नीचे गया, तब भी अपने आप को सस्टेन रखना पड़ा। तो यहाँ पर भी इन 5 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना और 5 चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट मतलब होता है ये 5 पंजे वाली 5 चीज़ें, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, डाउट, फियर और रिग्रेट। ये 5 चीज़ें जिस इंसान ने समझ ली ना, इन पर 5 पर काबू पा लिया, वो मार्केट को समझ जाएगा और फिर वो कितना भी लंबे समय तक अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके रख सकता है और फिर वो इसी तरीके से रिटर्न अचीव कर पाएगा 3,36,000%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये वो प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इतना आसान नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, और लोग बोल देते हैं कि आप बस पैसा लगाओ छोड़ दो, पैसा लगाओ छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। इसकी अपनी एक कीमत पे करनी पड़ती है और वो कीमत 5 चीज़ों से मिलकर बनती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताई है। तो ये इसकी कीमत हुई। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपनी एक प्राइस होती है जो पे करनी पड़ती है। अब उसी एग्जांपल पे चलते हैं जो शुरुआत मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो गाड़ी आपने ली है, चोरी करी है, आपको लग रहा हो कि फ्री में आ गई, लेकिन मैं आपको उसका नहीं, एक बोलते हैं ना सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग, थर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो प्रोफेशनल चोर होते हैं। प्रोफेशनल चोर मतलब कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो खानदानी चोर होते हैं। अब किसी को ये हर्ट कर सकती है चीज़, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खानदानी चोर यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इन लोगों का करियर ख़त्म नहीं होता, चलते जाते हैं, सिस्टरली चोरी करते जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी चोरी करते हैं और बड़ी सफाई से चोरी करते हैं। इन लोगों की जो स्किल्स होती हैं बहुत तगड़ी होती हैं, इन लोगों की जो ट्रिक्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है चोरी करने की, वो इतनी मतलब जादुई होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते और इतना आसानी से चीज़ों को गायब कर देते हैं। इन्हें बोला जाता है प्रोफेशनल चोर। और जब ऐसे लोग 10 लाख 20 लाख की गाड़ी चुराते हैं ना, तो इनके लिए बच्चों जैसा काम है और कभी ज़िंदगी में कोई इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। क्यों, ऐसा क्यों? और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति होता है जो चोरी करता है और पकड़ा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसकी स्किल्स इतनी शार्प है, इस व्यक्ति ने उसे 10 लाख की गाड़ी से ज़्यादा कीमत अदा करी है। क्योंकि अपने स्किल्स को इतना शार्प करना, अपने
स्ट्रैटेजीज बनाना, ट्रिक्स बनाना और इतनी सफाई से काम करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो इस व्यक्ति ने करी। तो इसने 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, जिस वजह से अगर ये चोरी भी करता तो पकड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरा जो इसकी देखा देखी में चोरी करने गया है, जिसने अपनी स्किल्स पर इतना काम नहीं किया, वो 2 दिन के अंदर पकड़ा जाएगा और उसका करियर खत्म। अब ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। मार्केट के अंदर क्या होता है, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट की उतार चढ़ाव में बड़ा पैसा कमा लेते हैं, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म में इतना पैसा कमा लेते हैं कि दूसरे लोग बस देखते रह जाते हैं कि इसने इतना पैसा कमाया कैसे। देखो, ये जो व्यक्ति है जिसने शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रिक्स यूज़ करी, स्ट्रैटेजी यूज़ करी और बड़ा पैसा कमा गया, इसका एक रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है कि इस व्यक्ति ने अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर लिया है, मार्केट को इतना गहराई से समझ चुका है, मतलब उसकी जो स्ट्रैटेजीज वो इस लेवल की हो चुकी हैं कि उसके लिए पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि उसने जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा प्राइस पे कर चुका है। अपनी स्किल्स को शार्प करने पर उससे ज़्यादा कीमत अदा कर चुका है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कमा लेता है। लेकिन इसका देखा देखी में जब कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई इसने इस तरीके से मार्केट में शॉर्ट टर्म से पैसा कमा लिया, मैं भी ऐसा करता हूँ और मैं भी कमा लेता हूँ। अब आपने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया, आपने अपनी वो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो एक स्मार्टनेस होती है, वो आपके अंदर है ही नहीं, आपने इसका जैसा करने की ट्राई किया और आप अपना पैसा खो बैठे। तो ऐसा होता है क्योंकि आपने इसकी प्राइस पे नहीं करी। तो दैट इज़ द पॉइंट माय डियर फ्रेंड, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हर एक चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। अभी आपको समझ में आई होगी, चोरी करके अगर कोई बच गया तो ये समझ लीजिए कि भाई वो बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसने बहुत काम किया है अपनी स्किल्स पर, तो वो 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है अपनी स्किल पर, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। और कोई पकड़ गया, समझ लीजिए कि भाई वो बड़ा केयरलेस बंदा है, अपनी स्किल पर उसने सफाई नहीं करी है, काम नहीं किया, जिसकी वजह से पकड़ा गया। तो कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है इस दुनिया में। वहीं एक व्यक्ति चोरी करके जाता है और पकड़ा नहीं जाता, गाड़ी उसकी हो जाती है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा देखना कि बड़ा सीधे तरीके से गाड़ी खरीदता है, कुछ डाउन पेमेंट दी, और अगर वो EMI नहीं पे कर पाता तो गाड़ी उसकी बैंक उठा ले जाती है। चोर की गाड़ी कोई नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन इस व्यक्ति ने जिसने तरीके से गाड़ी खरीदी है, EMI पे नहीं कर पाई, गाड़ी लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्राइस ही पे नहीं कर पाई, उस व्यक्ति ने पे करी है अपनी स्किल्स को शार्प करके। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है, और जब आप उसकी कीमत या उससे ज़्यादा प्राइस पे कर देते हो तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इस कॉन्सेप्ट से। देखो, मैंने मार्केट से इसलिए रिलेट करके आपको बताया है क्योंकि ऑथर ने भी ऐसे ही समझाया है। और पैसे की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको उसका ख्याल रखना है, क्योंकि आप लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आपने इन 5 चीज़ों को नहीं समझा। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आपकी कंपनी भी अगर आपको खाना दे रही है, जैसा होता नहीं कि कंपनी की तरफ से खाना आपको प्रोवाइड होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी फ्री में खाना दे रही है, फ्री में नहीं दे रही, आप उसके लिए एक वैल्यूएबल एसेट हैं, इसलिए आपको खाना मिल रहा है, आप उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी एक प्राइस है, हर एक चीज़ का अपना एक प्राइस टैग है जो आपको पे करना पड़ता है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, वायरल करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 16 के बारे में, जिसका नाम है यू एंड मी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होंगी। और ये जो किताब है ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके जैसी कोई किताब नहीं है जब बात फाइनेंसिस की आती है या फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं। 16 चैप्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सपोज करिए आप और मैं, हम दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना पैसा, मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब हम दोनों की छोड़िए, आप ओवरऑल सबके बारे में सोचिए। जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। आप देखना आज के टाइम पर जो भी इन्वेस्टर है, चाहे वो यंग हो या उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हो, वो कहाँ से टिप्स और जो एडवाइस है वो कहाँ से ले रहा है, या फिर जो अपडेट है मार्केट की वो ज़्यादातर कहाँ से ले रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा जो हम लोगों का सोर्स है वो है न्यूज़ चैनल्स। जी हाँ, वो न्यूज़ चैनल्स जो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, दिन में आपको 150 से 200 ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड करके चले जाते हैं और बोलकर चले जाते हैं कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है, यहाँ से आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सामने जो वीडियो देख रहा है, जो उनके न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहा है, किस एज ग्रुप का है, उसके क्या फाइनेंसेस हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस वो आते हैं, जो उनके मन में वो बोल कर चले जाते हैं। और सभी लोग, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जो लोग इन न्यूज़ चैनल्स के एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, वो अपना पैसा गंवा रहे हैं। वहीं एक तरफ ये जो किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसी किताबें भी हैं जिनको
कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टर है, जो यंग है, जो शुरुआत अपनी इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है या फिर थोड़ा उसको समय हो चुका है मार्केट में, वो जब इन किताबों को पढ़कर पैसा लगाता है ना, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा रिटर्न कमाने के और मार्केट में सक्सेसफुल होने के। यही कारण है, आप देख लेना जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बड़े, किसी भी इन्वेस्टर का एग्जाम्पल उठा लीजिए, वो अगर बड़ा बना है तो उसने एक सीक्रेट सबको ज़रूर बताया है कि भाई किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। पता है क्यों? कि कोई न्यूज़ चैनल जो आकर वो रिकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप किस एज ग्रुप के हैं, आपका टाइम हॉरिजन क्या है, मतलब कितना पैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जो आते हैं, जो उनके ऊपर से डायरेक्ट किए जाते हैं, वो चीज़ आके बता देते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किताब नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बाजार में गुजारी, एक ऐसे व्यक्ति जिसने हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा जब आप इस किताब को पढ़ोगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे इस किताब के जो ऑथर है मॉर्गन हाउसल, वो आपसे 1 to 1 बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने अपने हर एक वीडियो में, अगर मैं किसी भी तरह का आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैं यानी कि ये जो किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर किसी भी तरह का सजेशन दे रहे हैं तो आपको हर एज ग्रुप के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है जब आप किताब पढ़ते हो, क्योंकि किताब के अंदर आप और मैं, हम दोनों अलग अलग हैं। ये प्रूव करती है किताब। ये किताब आपको बताती है कि आप अलग हैं, आपका गेम अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपका टाइम हॉरिजन अलग है, आपकी स्ट्रेटजीज अलग हैं, आपकी चॉइसेस अलग हैं। और मेरी ये सारी चीज़ें, चॉइसेस, टाइम हॉरिजन, गेम, मेरा पूरा गेम अलग है। इस चीज़ को सेपरेट करती है किताब, लेकिन इस चीज़ को एक जैसा बनाकर रख देते हैं ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स। तो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, यू एंड मी, हम दोनों डिफरेंट हैं, हमारी हर एक चीज़ डिफरेंट है, टाइम हॉरिजन, सब चीज़ डिफरेंट है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो आप जितने न्यूज़ चैनल्स को आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, उसको जितना हो सके कम से कम करिए। अब इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, मैं न्यूज़ चैनल को क्यों अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं नहीं बल्कि इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं। मॉर्गन हाउसल जी ने तो एक न्यूज़ चैनल का नाम तक इस किताब में लिया, बट मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका टाइम हॉरिजन होता है मार्केट में 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने का। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका टाइम हॉरिजन है 10 साल। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 1 साल के लिए मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंच टाइम तक अपना पैसा मार्केट में रखना चाह रहे हैं। लंच टाइम यानी कि आप समझ गए होंगे, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अब जो व्यक्ति 30 साल तक मार्केट में पैसा लगाने जा रहा है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यार? उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जिस स्टॉक को सिलेक्ट करने जा रहा है, उस स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो कितने स्ट्रांग हैं। जिस कंपनी को वो बाय करने जा रहा है, जिस कंपनी का वो पार्टनर बनने जा रहा है, उस कंपनी का आने वाली 30 साल, 40 साल, 50 साल में क्या विजन है, ये मैटर करता है इस व्यक्ति के लिए जिसका 30 साल टाइम हॉरिजन है पैसा इन्वेस्ट करने का। इस व्यक्ति के लिए ये मैटर करता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, कंपनी क्या प्लान कर रही है, क्या विजन है, क्या कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगी और अच्छा कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं जब आप 30 साल के लिए मार्केट में पैसा लगाने जा रहे होते हैं। 10 साल का जो 10 साल का टाइम हॉरिजन लेकर चल रहा है, उसका एक अलग माइंड सेट होता है। जो 1 साल के लिए मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है, उसके लिए एक अलग माइंडसेट होता है। और जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए अलग माइंडसेट होता है। ट्रेडिंग करने वाले को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का 30 साल, 40 साल में क्या विजन है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ट्रेडिंग करने वाले के लिए फ़र्क पड़ता है कि भाई कंपनी का अप डाउन क्या चल रहा है, डाउन पे खरीदो, अप पे बेचो, डाउन पे खरीदो, अप पे बेचो, सीधा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये चीज़ समझनी है। अब जब न्यूज़ चैनल्स को आप फॉलो करते हो तो वहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको एक कॉमन आंसर दे दिया जाता है। बल्कि वो कॉमन नहीं होता, उनके हिसाब से कॉमन होता है, बट उससे कई लोग मिसगाइड होते हैं। लेकिन जब किताब पढ़ते हो तो उसमें इस चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है। किताब के अंदर आपको बताया जाता है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। इस चीज़ को सेपरेट किया जाता है। दैट्स वाई रीडिंग बुक इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है किताब पढ़ना। किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल उठा लो, सब आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई मार्केट में अच्छा करना है तो किताब पढ़ो। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, एक क्रिकेट का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। अब आपको पता है विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, आपको पता है बुमराह एक बहुत अच्छा बॉलर है। अब मैं विराट कोहली से बॉलिंग करवाऊँ, ठीक है, विराट कोहली बॉलिंग कर रहा है, तो विराट कोहली बॉलिंग तो कर लेगा, पर जितना कॉन्फिडेंस आप जब बुमराह से बॉलिंग करवाते हो तब आपकी टीम को होता है, उतना विराट कोहली से बॉलिंग करवाते समय नहीं होगा। और जब आप बुमराह से बैटिंग करवा रहे होंगे तो जब विराट कोहली बैटिंग करता है उतना कॉन्फिडेंस पूरी टीम को होता है, उतना भरोसा पूरी टीम को होता है, उतना बुमराह की बैटिंग पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, दोनों का अपना अपना गेम है।
विराट कोहली का गेम कुछ और है, बुमराह का गेम कुछ और है। जब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया जाता है, विराट कोहली बुमराह का गेम खेलने लगे और बुमराह विराट कोहली का गेम खेलने लगे, तो हौच-पौच होगी और दोनों का हारना निश्चित है और टीम का भी हारना निश्चित है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपना गेम समझना है, मुझे मेरा गेम समझना है। जब हम दोनों अपना अपना गेम समझ जाएंगे, फिर उसके हिसाब से चीज़ें करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। अगर हमने एक्सचेंज करने की कोशिश करी, वहाँ पर दोनों ख़त्म। और यही होता है, आप देखना बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनका टाइम हॉरिजन है कि मुझे 30 साल 20 साल तक मार्केट में अपना पैसा लगा कर रखना ही रखना है। पर जब वो देखते हैं कि यार जो डे ट्रेडर है, कोई डे ट्रेडर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, अब देखो सीधी बात है यार, स्टेटस पे कोई लॉस तो लगाता नहीं अपना। आप देखना, मैंने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे यार, अगर 5,000 का लॉस हो गया तो पता ही नहीं चला, खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा लॉस हो गया, डिलीट मार दिया। लेकिन जब प्रॉफिट होता है 2,000 का 3,000 का, तो सीधा स्टेटस पे लगता है। अब इससे क्या होता है यार, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। और डाइवर्ट कौन होता है? जिसको ये समझ में नहीं आता कि भाई उसका गेम अलग है, मेरा गेम अलग है। आपने विजन किया कि आपने सोच कर रखा कि मुझे मार्केट में लंबे समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। आपने किसी का स्टेटस देखा यार, उसने डे ट्रेडिंग में ना 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया 2 घंटे के अंदर ही। आप क्या करोगे? अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। और एक चीज़ मैं बता दूं, मार्केट के अंदर जब बबल आता है ना, शेयर बाजार के अंदर, तो जितने भी रीजंस होते हैं बबल आने के, उनमें से एक रीज़न ये भी होता है जब इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाता है। यस, देखिए ट्रेडर तो अपना पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग करके, उसका और फायदा होगा जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, उसका और फायदा होगा, आपका लॉस होगा और मार्केट में बबल क्रिएट होगा। बबल का फायदा ट्रेडर उठाता है, ना कि इन्वेस्टर। तो ये चीज़ आपको समझनी है माय डियर फ्रेंड कि आपका अपना गेम क्या है, आप किस तरीके का गेम खेल रहे हो, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके फाइनेंसिस क्या है, आपका टाइम हॉरिजन क्या है। इसी चीज़ को दर्शाता है हमारी इस किताब का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है यू एंड मी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेपरेट करना शुरू कर दो आज से। कोई कॉमन एडवाइस किसी के लिए नहीं होती, आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा यार, कि जितना ज़्यादा हो सकता है किताबें पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है किताबों से सीखना शुरू कर दो। किताबों के अंदर आपको यार ऐसा फील होगा, जब मैं किताब पढ़ता हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पढ़ के अपने आप से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि कोई एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान, जिसको मार्केट की छोटी छोटी चीज़ें पता है, मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। जब मैं किताब पढ़ता हूँ मेरे को ऐसा फील होता है। तो किताब पढ़ना शुरू करो। वीडियोस आप देख रहे हो, वीडियो से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इससे देखो क्या होगा, जब वीडियोस आप देख रहे हो ना, वीडियोस देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे, तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए आसान होगी। ठीक है, क्योंकि जो क्रक्स है, जो चैप्टर आपको बोलना चाह रहा है, जो ऑथर आपको बोलना चाह रहा है, वो मैं आपको आकर 15 मिनट 20 मिनट के अंदर बता देता हूँ। तो होप कि आपको समझ में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करो यार, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी को ये किताब समझ में आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 17 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, और मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के। जो स्टार्टिंग में ऑथर ने कोट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वहीं से शुरू करते हैं। ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड लाइक अ समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिज्म इस तरीके से साउंड करता है जैसे कि एक सेल्स पिच होती है, जैसे कि कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पेसिमिज्म ऐसे साउंड करता है कि जैसे आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म क्या है, ये समझना सबसे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमिज्म समझते हैं। ऑप्टिमिज्म आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। आशावादी कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि आपसे कई लोगों ने ये बोला होगा कि यार तू ये काम कर ले तो ऐसा हो जाएगा, इसकी पढ़ाई कर ले तो तेरी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी, तुझे इतना पैकेज मिलेगा, ठीक है, उसकी मदद कर तो तेरी भलाई होगी। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं इनको ऑप्टिमिज्म बोला जाता है, आशावादी। और दूसरा होता है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म निराशावादी, यानी कि किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड को देखना, किसी भी चीज़ की डार्क साइड को देखना। जैसे कि बोलते नहीं, अरे यार तू उस लड़के के साथ में मत रहा कर, उस लड़के की ये आदत बहुत गलत है, यार तू वहाँ काम करने जा रहा है, उस कंपनी में काम करने जा रहा है ना, तो वहाँ इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, तू उस कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ये जो चीज़ें होती है इसको पेसिमिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का यही मतलब है। आइए इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं और इसकी हेल्प से एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऑथर कहते हैं, इफ अ स्मार्ट पर्सन टेल्स मी दे हैव अ स्टॉक पिक दैट्स गोइंग टू राइज 10-fold इन द नेक्स्ट ईयर, आई विल इमीडिएटली राइट देम ऑफ एज फुल ऑफ नॉनसेंस। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, कितना भी स्मार्ट हो, और आकर मुझसे कहता है जो स्टॉक मैंने खरीदा है
वो नेक्स्ट ईयर 10 फोल्ड हो जाएगा, यानी कि 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा, ऐसा नॉनसेंस उसको अवॉइड करूंगा। दूसरा, अब आगे पढ़िए, वो काम की चीज़ है। इफ़ समवन हु इज़ फुल ऑफ नॉनसेंस टेल्स मी दैट अ स्टॉक आई ओन इज अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज इट्स एन अकाउंटिंग फ्रॉड, आई विल क्लियर माई कैलेंडर एंड लिसन टू देयर एवरी वर्ड। अगर कोई व्यक्ति आकर मुझसे बोलता है, नॉनसेंस है बिल्कुल, आपको पता है यार स्मार्ट नहीं है, और आकर मुझसे कहता है कि यार ये जो स्टॉक लिया है ना मैंने, ये आने वाले कुछ समय में कोलैप्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से। तो मैं अपने कैलेंडर को क्लियर करूंगा और उसके हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनूंगा। अब यहाँ पर क्या चेंजेस है, आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पर कोई व्यक्ति ऑप्टिमिज्म हो जाता है वो उसको हम इग्नोर मार देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन जहाँ पर कोई पैसिमिस्टिक होता है उस पर हमारा अटेंशन जाता है। तो ऑथर यहाँ पर यही कह रहा है। प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या होती है, आप देखना, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपको सोशल मीडिया पर हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जो प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी उनकी अर्निंग हुई होंगी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वही आपको बताते हैं और उसी स्टॉक को आपको दिलवा देते हैं कि यार इसमें इन्वेस्ट कर, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना। जो लॉस हुआ है वो कभी नहीं आपको बताएंगे, और जो लॉस बताता है वो कहता है यार इस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था, इसमें ये लॉस हो गया। या फिर सपोज करो, जैसे मान के चलो आपने कोई कंपनी की एनालिसिस करी, आपको पता है यार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपने जब पैसा लगाया और आपने ये सोच लिया यार ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसको लेकर कोई इशू हो सकता है, प्रोडक्ट को लेकर इशू कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन हो सकते हैं, मेरा स्टॉक नीचे भी जा सकता है, तो थोड़ा सा आप पैसिमिस्टिक हो गए। तो यहाँ पर ऑथर वही कह रहा है कि जो व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ की डार्क साइड से रूबरू कराए, किसी भी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए, उस पर ध्यान दीजिए, उसकी हर एक बात पर ध्यान दीजिए, ना कि उसकी पे जो सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बोल, जैसे बोलते हैं ना 10 मीठे बोलने वालों से अच्छा है एक कड़क बोलने वाला, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला, जो सच्चाई है वो आपको बताए। और यहाँ पर ऑथर वही कहते हैं, देखो फाइनेंशियल डिसीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके के लोगों के साथ आपका बैठना उठना है, आप कैसे लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे की वीडियोस देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखकर काम करोगे तो सफलता नहीं मिलती और पैसा भी नहीं बनता। अब इसको एंड करते हुए ऑथर ने लास्ट पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, चलो उसको पढ़ते हैं और उसको एंड करते हैं। ऑथर ने कहा है, पैसिमिज्म रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, नैरोइंग द गैप बिटवीन पॉसिबल आउटकम्स एंड आउटकम्स यू फील ग्रेट अबाउट। देखो पैसिमिज्म जो होता है वो रिड्यूस कर देता है आपके एक्सपेक्टेशंस को, और ये जो पॉसिबल आउटकम होता है और एक आउटकम वो होता है जिसको जो आने पर हम अच्छा फील करते हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे कम कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आपने कोई स्टॉक चूज किया, आपने लास्ट 10 ईयर का उसका रिकॉर्ड देखा और आपको पता चला कि इस स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर में 15% का ईयर ऑन ईयर एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, और आपने सोच लिया कि आने वाले नेक्स्ट 10 साल में भी ये 15% तो देगा ही देगा, और आपने ये सोचकर उस स्टॉक में लगा दिया पैसा। अब सपोज करो कि उस स्टॉक ने रिटर्न दिया आपको 10%, सोचने वाली बात है 10% उसने रिटर्न दिया। अब यहाँ पर आप सैड फील करोगे, आप दुखी फील करोगे, और ऑथर नहीं चाहते कि आप दुखी फील करो। आप दुखी फील इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पर आप हो गए ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादी हो गए। आपने जैसे ही पास्ट रिकॉर्ड देखा उसी से उम्मीद लगाकर आपने उसका फ्यूचर डिसाइड कर लिया, आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन गए कि यार इतना तो दे ही देगा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, आप जैसे रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपको अच्छा फील कब होता है, जब 15% रिटर्न आता है, लेकिन जो आउटकम रहा वो कितना रहा, 10%। तो ये जो गैप हो गया वो बड़ा हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आप सैड फील करने लगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं कि भाई आपने इसी सेम स्टॉक का एनालिसिस किया, आपने लास्ट 10 ईयर की देखी कि 15% ऑन एन ईयर ये आपको रिटर्न दे ही रहा है एवरेज, ठीक है। तो आपने उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि जरूरी नहीं है लास्ट 10 ईयर में इसने 15% दिया है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आने वाली 10 साल में भी ये मुझे हर साल 15% का रिटर्न दे। सपोज करो कोई भी कोरोना कोविड जैसा कोई इशू आ गया, ठीक है, किसी ने किसी देश पर अटैक कर दिया, कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरा स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे हर साल एवरेज 8% का रिटर्न दे दे ये स्टॉक, ये मैंने सोचा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैसिमिस्टिक हो गया, मैंने नेगेटिव साइड क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करके अपना जो रिटर्न रखा वो 8% रखा। अब सेम जैसे लास्ट टाइम मुझे 10% मिला, अब इस बार भी 10% मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन सेम है, बस थॉट प्रोसेस अलग अलग है। एक व्यक्ति ने 15% अपना जो एक्सपेक्टेशन रखी और दूसरा व्यक्ति है जिसने सिर्फ 8% रखी है और रिटर्न आया 10%। तो ये जो 8% वाला होगा ना, ये हैप्पी फील करेगा। पता है क्यों? द रीज़न इज कि इसकी जो पॉइंट था, जो ये चाहता था कि एक आउटकम आए, वो इसका 8% था, और जो आया वो 10%, यानी कि इसके जो इसने सोचा था उससे ज़्यादा इसको रिजल्ट मिला, यानी कि इसके एक्सपेक्टेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक पैसिमिस्टिक इंसान था। तो इसका जो पॉसिबल आउटकम और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये अच्छा फील करता है, दोनों के बीच का गैप कम हो गया।
और वही कारण था माय डियर फ्रेंड, ये हैप्पी फील करेगा। पैसा भी इसने उतना ही कमाया जितना उसने कमाया था, ऑप्टिमिस्टिक इंसान ने कमाया था, लेकिन पेसिमिस्टिक ज़्यादा हैप्पी फील करेगा, कूल फील करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यही इस बुक का सारांश है। इस बुक का मतलब ये नहीं कि आप अमीर कैसे बनो, पैसा कैसे कमाओ। इस किताब का मतलब है पैसा कमाने के साथ साथ आप सेटिस्फाई, हैप्पी फील कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं इस दुनिया में, वो खुश नहीं है, हैप्पी फील नहीं करते। तो कोई मतलब नहीं अमीर बनने का अगर आपके अंदर शांति ना हो, आपको अच्छा फील ना हो। तो यही ये किताब सिखाती है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कोड बताया था ना, अब मैं आपको एक्चुअल में उसका सेंस समझाता हूँ। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, इतना आपने समझ लिया। तो उसके साथ साथ जैसे ऑप्टिमिज्म साउंड लाइक अ सेल्स पिच। आप देखना जब भी आपको कोई भी सामान बेच रहा होता है ना, तो वो हमेशा आपको उसकी पॉजिटिव साइड को दिखाता है। इसको ले लो, ऐसा हो जाएगा, इसका यूज़ करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, इसकी ये अच्छा ये अच्छा, आपको 50 हज़ारों अच्छा ये गिना देगा। तो ये एक तरह से सेल्स पिच हो जाती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा है पेसिमिज्म, साउंड लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। और पेसिमिज्म जब कोई भी किसी भी चीज़ की डार्क साइड और नेगेटिव साइड आपके सामने रख रहा है, इट मीन्स वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा जब आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं बेटा तू ये कर तो रहा है पर इसमें ऐसा होता है, तो देखो वो गलत नहीं बोल रहा है। किसी भी बच्चे के साथ में किसी ने कोई करियर चूज़ किया और जब उस बच्चे की वो आपके सामने स्टोरी रखते, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ जैसा वो आपके साथ भी हो जाए। वो आपको इसलिए बताते हैं जिससे कि आप अवेयर हो। जब आपको किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड पता होती है ना, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो। इससे क्या होता है कि अभी भी आपको अगर लॉस होगा, देखो लॉस तो दोनों ही सिचुएशन में, इसमें लॉस होगा ना तो आपको आप दुखी कम होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा होना था, होने के चांसेस थे। लेकिन जब आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो ना, अरे कुछ नहीं होगा, रोड पे निकले हैं, अपनी डेस्टिनी तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर बीच में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आप चोट उतनी लगी लेकिन आप घबरा ज़्यादा जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप देखो सबको पता है रोड पर निकले तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो जब आप ऐसा सोचकर चलोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान होकर गाड़ी चलाओगे, हेलमेट पहनोगे, ठीक है, अपनी जो स्पीड लिमिट है उस पर फोकस करोगे, रेड लाइट पर रोकोगे। तो ऐसी सारी चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू कर देते हो जब आप थोड़ा सा अपने आप को पेसिमिस्टिक बना लेते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पेसिमिस्टिक हो, पूरी तरह से पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी भी है, थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, किसी भी फील्ड में हो, और स्पेशली पैसे की बात आती है, वहाँ पर थोड़ा सा पेसिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की नेगेटिव साइड को भी देखना शुरू कर दो। कैसा लगा आपको? थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके हर एक चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको खुद फील होगा यार चीज़ें समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब आप उसको ऐसा, किताब को मत पढ़ो किताब की तरह, आप जब इसको पढ़ो ना, ऐसा लगना चाहिए कि यार सामने मॉर्गन हाउसेल जी बैठे हुए हैं और उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, तब मज़ा आता है, तब आपको चीज़ें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ आसान तरीके से चीज़ें समझाऊँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो शेयर करो। अगर प्रोडक्टिव चीज़ है तो शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और क्या और जो भी कर सकते करो, वायरल करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर 18 के बारे में। बुक अभी मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा वॉक करने घूमने आए थे, तो हमने सोचा चलो वीडियोस बना दे जिससे कि आपको एक अलग डिफरेंट बैकग्राउंड मिले और आपको एक नई नॉलेज मिले। तो आइए चैप्टर 18 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ऑथर ने एक बहुत प्यारा वर्ड यूज किया है जिसका नाम है अपीलिंग फिक्शन। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। इस वर्ड को ऑथर ने डिफाइन करा है, सेम उसी लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाऊंगा। ऑथर ने लिखा है, देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ दैट वी थिंक आर ट्रू बिकॉज वी डेस्परेटली वांट देम टू बी ट्रू। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें सच लगती हैं, वो हमें ट्रू लगती है। पता है उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब हम अपने बिलीफ सिस्टम में ये बिठा लेते हैं कि ये चीज़ें सच हैं, तो वो एक्चुअल में हमारी लाइफ में सच में होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम अगर शॉर्ट में बात करें, अपीलिंग फिक्शन का मतलब होता है स्टोरी, कहानी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, तो ये एक स्टोरी हुई। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर भी एक स्टोरी आती है। हर चीज़ में कोई सेल्समैन अगर कुछ चीज़ बेच रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहाँ भी वो अपनी स्टोरी का यूज़ कर रहा है। तो जहाँ स्टोरी आ जाए उसे अपीलिंग फिक्शन बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो वर्ड का मतलब कि अपीलिंग फिक्शन का मतलब क्या होता है। अपीलिंग फिक्शन इज ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरी, हर तरह की स्टोरी। अब अपीलिंग फिक्शन में प्रॉब्लम क्या है पता है? अपीलिंग फिक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली अपने माइंड में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपने बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं
और वो हमारे लिए रिस्क की तरह काम करती है। वो कैसे आई है, ऑथर की लैंग्वेज में समझते जो इन्होंने समझाई है। सो माय डियर फ्रेंड, ऑथर ने इसमें लिखा है कार्ल रिचर्ड्स राइट, यानी कि कार्ल रिचर्ड एक ऑथर है, उनका कोट है जो ऑथर ने यूज किया है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑथर कहते हैं रिस्क इज व्हाट्स लेफ्ट ओवर व्हेन यू थिंक यू हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग। रिस्क क्या होती है, जब हमें लगता है कि हमने सारी चीजें सोच ली, तो सारी चीजें सोचने के बाद कुछ चीजें रह जाती हैं, उनको रिस्क बोला जाता है। और यही होता है अपीलिंग फिक्शन में। अपीलिंग फिक्शन में क्या होता है कि आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली। अब जब आपने स्टोरी क्रिएट कर ली, इट डजंट मीन कि आपने सारी की सारी चीजें कवर करी हैं। जो चीजें छूट गई वो सारी चीजें माय डियर फ्रेंड उनको बोला जाता है रिस्क। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप सपोज करो आप बाइक से कहीं घूमने जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जा रहे हो। अब वहाँ पे अब क्या स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली एक लड़का जब अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जाता है तो क्या स्टोरी क्रिएट करता है, बढ़िया बाइक से जाएंगे, हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे, चश्मा लगा हुआ है, पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और बाइक बढ़िया स्पीड में जा रही है, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और बढ़िया हवाएं चल रही है, तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो ये एक स्टोरी क्रिएट करी। अब इसमें क्या गैप हुआ, गैप क्या हुआ कि आपने हेलमेट यूज़ नहीं किया। अगर आप हेलमेट यूज़ करते तो रिस्क फैक्टर दूर हो जाता। हेलमेट यूज़ नहीं किया, ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर गया। तो अपीलिंग फिक्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अब रिस्क को कैसे कम करना, उसके लिए ऑथर ने एक वर्ड का यूज़ किया जिसका नाम है रूम फॉर एरर। ये जो रूम फॉर एरर है, इसके बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। इसके ऊपर ऑलरेडी हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं कि रूम फॉर एरर क्या होता है। रूम फॉर एरर इज नथिंग, ये आपके रिस्क को कम कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब इसको थोड़ा फाइनेंशियल से लिंक करते हैं। सपोज करो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने किसी स्टॉक को स्टडी किया, उसके पास्ट 10 ईयर्स को स्टडी किया एंड यू विल आइडेंटिफाई कि उस स्टॉक ने पास्ट 10 ईयर्स में आपको 15% का रिटर्न दिया है। ऑन एन एवरेज हर साल 15% का रिटर्न दिया है। अब आपने क्या अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर ली उस परफॉर्मेंस को देकर कि आगे आने वाले 10 सालों में भी ये 15% रिटर्न तो देगा ही देगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती है तो 15% तो रिटर्न देना ही देना, इससे कम तो होगा नहीं। अब आपने एक स्टोरी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या होगा, वही सेम चीज़ कि आपने सब कुछ सोचा, यहाँ पर क्या छूट गया। सपोज करो मार्केट डाउन चलेगी, इकोनॉमी क्रैश होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर अगर आपको 15% रिटर्न नहीं मिला तो आपका क्या होगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम कैसे होगा, रूम फॉर एरर का यूज़ करो। अब सेम एग्जांपल यूज़ करता हूँ, मैंने भी स्टडी करी, किसी स्टॉक को समझा, 15 से लास्ट 10 ईयर्स में देखा कि 15% उसने रिटर्न दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन 15% नहीं रखी। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन रखी सिर्फ 8%। मुझे आने वाले 10 साल में ये स्टॉक 8% रिटर्न दे दे। ये मेरे लिए रूम फॉर एरर हो गया। रूम फॉर एरर क्या करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को कम कर देता है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन कम होती है तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी अपीलिंग फिक्शन है, यानी कि आपने एक स्टोरी क्रिएट करी, आपने कुछ सोचा, बट वहाँ पर रिस्क कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने रूम फॉर एरर क्रिएट किया। अब जब आपको रिटर्न अगर 8% मिलता है, 9% मिलता है, 10% मिलता है, तो उसमें आप खुश रहोगे और आपको बेनिफिट भी होगा। तो इस तरीके से रूम फॉर एरर काम करता है। देखिए, अपीलिंग फिक्शन स्टोरीज क्रिएट करना इज नॉट अ बैड थिंग, ज़रूरी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आती है, तभी आप फ्यूचर डिसाइड करते हो। लेकिन सिर्फ अपीलिंग फिक्शन करना ही इज़ नॉट इनफ, बिकॉज इससे आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए रूम फॉर एरर वर्ड का यूज़ किया जाता है। रूम फॉर एरर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आपके एक्सपेक्टेशन को कम करना है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन कम होती है, आपका रिस्क फैक्टर कम होता है और आपके जो रिटर्न्स पाने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 18। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेल फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर दिए। लास्ट 19 चैप्टर बचा था जिसका नाम था ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने कुछ नहीं, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपने जितने भी चैप्टर्स देखे ना, उनको समराइज फॉर्म में ऑथर ने एक चैप्टर के अंदर दे दिया है। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। और लास्ट में ऑथर ने अपनी फैमिली की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो बताई है, जो कि ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, जो ऑथर आपको सिखाना चाहते थे, वो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 देखिए, पूरी सीरीज को आप देखिए, आपको एक अलग क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एंड नेक्स्ट किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आज मैं बुक भी बाय करने आया हूँ, तो जो भी बुक आई गेस आप गैस करके बताओ कि नेक्स्ट सीरीज हम किस बुक पे स्टार्ट करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।